Hello everyone, this is Mayank Kothari and in the second revision lecture we are going to start with the advanced capital budgeting और इस चैप्टर में हम क्या क्या कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। और पर इन सब पे आने के पहले सबसे पहले चलते हैं सर हमारे रिवीजन पे। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया। मोस्टली अगर आप ध्यान दोगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से हमने स्टार्ट करा था, जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और परपेचुटी वाला कॉन्सेप्ट देखा। ये पहला वीडियो था हमारा, पहला पार्ट था हमारा। सेकंड पार्ट था हमारा बेसिक्स बिफोर रिस्क मैनेजमेंट, यानी रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर शुरू करने के पहले के कुछ बेसिक्स, जिसमें हमने रिटर्न कैलकुलेट करना देखा विथ प्रोबेबिलिटी, विदाउट प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना देखा विथ प्रोबेबिलिटी, विदाउट प्रोबेबिलिटी, पोर्टफोलियो का रिटर्न, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, कोवेरियंस हमने छोड़ दिया था। ठीक है, कोरिलेशन कैलकुलेट भी कैसे करना है ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में फिर से आएगा। ओके इसके बाद हमने थर्ड पार्ट शुरू करा था जो एक्चुअल चैप्टर था आपका रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें हमने कुछ 9 कॉन्सेप्ट्स देखे। हमने 9 कॉन्सेप्ट्स को पहले 3, फिर 4 और फिर 2 इस तरह से बांटा। पहले 3 थे कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो रेंज होती है। उसके बाद उसमें आप उस रेंज के लिए जितना कॉन्फिडेंट होते हो उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, और उस कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट में जो रिजेक्शन आता है उसको कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फिर हमने देखा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है बेल शेप्ड कर्व में, उसमें मीन कहाँ आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, और जी टेबल में इन सब की वैल्यूज़ कहाँ होती है। इसी जी टेबल की मदद से आप जी स्कोर निकालते हो और जी स्कोर की मदद से आप वार निकालते हो। वार यानी कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है टी डेज में। टी डेज 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, महीना, 2 महीना, 4 महीना, कितना भी हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन इसमें हमने देखा था कुछ 4 दिन वाला। तो ये सारे पार्ट्स हमने कवर कर लिया और अब हम आते हैं सर एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग पे। कैपिटल बजटिंग आपका सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे भी था, पर वो बेसिक लेवल का था, इसीलिए जो सीए फाइनल में आपको वापस से कैपिटल बजटिंग सब्जेक्ट आया वो वहाँ से ख़त्म होने के बाद आया। यानी जब जहाँ पे हमारा इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट ख़त्म होता है वहाँ पे फाइनल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू होता है आपका कैपिटल बजटिंग का। ठीक है, सो इसीलिए नाम दिया गया एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। ठीक है, आपने इंटर में एक चीज़ सीखी थी, वो थी नेट प्रेजेंट वैल्यू। हम ये इसको वापस से दोहराएंगे बेसिक। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और देखेंगे। पहले तो सबसे पहले बेसिक्स देखेंगे। कैपिटल बजटिंग को 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, बेसिक्स, रिस्क एनालिसिस और उसके बाद अदर टॉपिक्स। अदर टॉपिक्स मिसलेनियस है, जिसमें मोस्टली आपका आएगा रिप्लेसमेंट के डिसीजंस। ओके सर, अब सबसे पहले तो आप ये जानो कि इस चैप्टर के माध्यम से हम क्या देखने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पे जब भी कभी आगे फ्यूचर में आपको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप प्रॉपरली बिजनेस करोगे ना तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा काम आएगा। कैपिटल बजटिंग यानी कि आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करोगे और फिर कुछ कमाओगे कुछ सालों तक, और एक लाइफ होती है उस प्रोजेक्ट की, उस बिज़नेस की, तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मैं अपना रिटर्न कमा पा रहा हूँ या नहीं कमा पा रहा हूँ, ये जानने के लिए एक सबसे बढ़िया बेसिस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्यों एनपीवी का ही इस्तेमाल किया जाता है, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। मान लो कि आपने आज 100 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करा और फिर आपने 50 करोड़ कमाए, फिर 50 कमाए, फिर आपने 20 करोड़ कमाए, और 3 साल बाद में मान लो प्रोजेक्ट हो गया ख़त्म। तो अब आप बताओ कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप बोलोगे, अगर जिसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं पता वो, या विदाउट फाइनेंस के बाहर का जो अगर कोई बंदा आया है वो ये बोलेगा क्या सर देखो 100 रुपये डाल के या 100 करोड़ डाल के 120 करोड़ मिल रहा है, 50, 50 एंड 20, तो वी शुड गो फॉर द प्रोजेक्ट बिकॉज 20 करोड़ रुपए ज़्यादा मिल रहा है। दैट इज़ हाफ ऑफ द नॉलेज एंड दैट विल लीड टू लॉसेस ओनली। बिकॉज आज के 100 करोड़ को कल के 50, फिर उसके बाद के 50 और 3 साल बाद के 20 से कंपेयर नहीं कर सकते। वॉट यू आर डूइंग इज, आज 100 करोड़ रुपीज इस प्रोजेक्ट में डाल रहे हो तो आप ये 100 करोड़ रुपीज एफडी में भी डाल सकते थे, शेयर मार्केट में भी डाल सकते थे, या कहीं ऐसी जगह डाल सकते थे जहां बिना मेहनत के 4, 5 या 7% तो मिल ही जाता। यहां पे तो मेहनत कर रहे हो। आर यू गेटिंग इट? तो ये 100 करोड़ रुपीस जो है वो आप 50, 50 और 20 से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज टाइमिंग उन कैश फ्लोज की सेम नहीं है।
ये है आपका कैश आउटफ्लो जो 100 करोड़ गया, पर उसके बाद जो हो रहा है उसे कहते हैं कैश इनफ्लो। हाँ, आउटफ्लो भी हो सकता है, वहाँ पे हमें सैलरीज पे करनी पड़ेगी, रेंट पे करना पड़ेगा, परचेसेस होंगे, फिर सेल्स भी होगा। उन सब का नेट करके मैंने यहाँ पे इनफ्लो लाया हूँ 50 करोड़ का। आप उसको ऐसा लेके चल सकते हो कि 200 करोड़ का सेल हुआ होगा, 150 करोड़ का आपका खर्चे आए होंगे। सो कैश इनफ्लो आउटफ्लो बाद में भी है, बट दैट इज़ नेट कैश इनफ्लो। ठीक है, तो ऐसे केस में अब आप डिसीजन कैसे लोगे? सर, ऐसे केसेस में डिसीजन लेने का सिर्फ एक तरीका है कि सारी कैश फ्लोज को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लेके आओ और फिर नेट कर दो। आउटफ्लोज को इनफ्लोज को नेट करके देखो कि नेट में अगर पैसा जेब में आ रहा है तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। एक दूसरा, अब सर वो जो एक पॉइंट पे सारी कैश फ्लोज को लाना है, वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है सर जीरो, टाइम जीरो। ठीक है, सबको यहां पे लेके आओ। तो आज का ये 100 करोड़ तो आज का ही है, तो ये 100 करोड़ की वैल्यू आज की 100 करोड़ ही है। पर ये जो 50 करोड़ है, इसे आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा 1 साल के फैक्टर से, इसे डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा 2 साल के फैक्टर से, और इसे डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा 3 साल के फैक्टर से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जब इन्हें डिस्काउंटिंग करना है 1 साल 2 साल 3 साल, तो कोई रेट की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली वो रेट जो होगा उसे कहा जाता है सर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आपको जो रिटर्न चाहिए परसेंटेज में, उस रिटर्न से डिस्काउंटिंग करो, और उसके बाद भी अगर आपका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव आता है तो आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि आप अपने रेट ऑफ रिटर्न से भी ज़्यादा उसमें कमा रहे हो, इसका मतलब होता है। ध्यान देना मेरी बात को। फॉर्मूला नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या है सर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। बहुत सिंपल है, जितने भी इनफ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, आउटफ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, दोनों को नेट ऑफ कर दो, और फिर देखो। कोई भी बंदा ये चाहता है कि मेरे जेब में पैसा बचे, सो इनफ्लो इज़ प्रिफरेबल। अगर आपका इसका आंसर 3 तरीके से आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा, या तो निगेटिव आएगा, और या तो ज़ीरो आएगा। ठीक है, हम ऊपर नीचे ऐसे ले लेते हैं। या तो पॉजिटिव आएगा, या तो ज़ीरो आएगा, या तो निगेटिव आएगा। पॉजिटिव आया इसका मतलब आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, ज़ीरो आया इसका मतलब यू कैन टेक एनी डिसीजन, यू कैन स्टिल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, एंड निगेटिव आया इसका मतलब आप रिजेक्ट करोगे। ठीक है, अब आपको एक सवाल का मैं जवाब देता हूँ। आपके मन में एक चीज़ आएगी कि सर ज़ीरो आने पे हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, हम तो वहाँ पे कुछ भी नहीं कमा रहे। अब आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे ढीला है सर। ज़ीरो का मतलब आप कुछ भी नहीं कमा रहे, ये नहीं होता। इस प्रोजेक्ट में, कोई भी प्रोजेक्ट में, ये प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालने के बाद में आपका अगर वैल्यू ज़ीरो आती है, इसका मतलब आप उसमें एग्जैक्टली कितना कमा रहे हो पता है? जितना आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था, क्योंकि उतना ही आपने डिस्काउंटिंग करा। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर एनपीवी ज़ीरो आ रही है, इसका मतलब आप उसमें एग्जैक्टली मान लो 10% है आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो आप उतना कमा रहे हो। सो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ ताकि आगे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। क्या मतलब है सर? अगर पॉजिटिव आया, ठीक है, मान लो आपको 10% रिटर्न था रिक्वायर्ड, ठीक है, तो अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव आया, यानी कि आप उस प्रोजेक्ट में 10% से ज़्यादा कमा रहे हो। ज़ीरो आया इसका मतलब आप उस प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली 10% कमा रहे हो। और अगर निगेटिव आया इसका मतलब आप उस प्रोजेक्ट में 10% से भी कम कमा रहे हो। लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है ये नहीं बोल सकते आप उसमें कितना कमा रहे हो, आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है कि कम है, ये आप बता सकते हो। अब आप मुझे बताओ, आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर 10% थी और आप उससे ज़्यादा कमा रहे हो तो अच्छी ही बात है। अगर आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% थी और आप उतना ही कमा रहे हो तो भी तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे जितना चाहिए उतना मिल रहा है। तो मैं प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं करूँगा? मैं करूँगा। मैं प्रोजेक्ट को रिजेक्ट सिर्फ तभी करूँगा जब मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम इस प्रोजेक्ट में मुझे मिलेगा। अब मैं अगले पड़ाव पे बढ़ता हूँ। ये 10% कहाँ से निकलता है सर? इसे कहा जाता है एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
अगर आपके कैपिटल में इक्विटी है तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन गया, अगर आपके कैपिटल में ये डेट है तो ये कॉस्ट ऑफ डेट बन गया, अगर इक्विटी और डेट मिक्स है तो ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन गया। ठीक है, आप ये चीज़ें देखोगे, के ई, के डी, के ओ एक्सेट्रा, डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपने इस प्रोजेक्ट की फंडिंग करी है, बाद में बात करेंगे इसकी। ये 10% क्या है सर? ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी है कि आप इस प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल एफडी में डाल के अगर 10% मिल रहा है और इस प्रोजेक्ट में डाल के 10% भी नहीं मिल रहा है, तो मैं इस प्रोजेक्ट में मेहनत ही क्यों करूं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद और टाइम देना है, मेहनत भी करनी है। फ्री फंड में मैं अपना एफडी में डाल के कमा सकता हूं। तो मेरी यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सेट हो जाती है 10%। ठीक है, कोई भी नहीं चाहेगा कि बिना मेहनत के जहाँ पे 10% मिल रहा है तो यहाँ पे मेहनत करके मेरे को 9% मिले, कोई भी ये चीज़ नहीं चाहेगा। इनफैक्ट बिना मेहनत के 10% मिलना यानी कि वो रिस्क फ्री हो गया। यहाँ तो आपको 12, 13, 15% मिनिमम मिलना चाहिए। चलो आगे बात करेंगे। तो ये एक मेजर कॉन्सेप्ट हो गया आपका एनपीवी का। अब मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी सर बहुत सिंपल सा है। प्रोबेबिलिटी वहाँ पे रोल प्ले करती है जहाँ पे आपके किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सिचुएशन में एक से ज़्यादा आंसर आ सकते हैं। कैश फ्लो के आंसर हो गए या एनपीवी के हो गए। मान लो इस प्रोजेक्ट में 4 एनपीवी पॉसिबल है, 4 अगर अलग अलग एनपीवी आ सकती है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके मैं एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल सकता हूँ। अगर इस प्रोजेक्ट में 4 अलग अलग कैश फ्लोज आ सकती है तो उन कैश फ्लोज को मैं प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज निकाल सकता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 4 है तो उन सारे स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके मैं एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी का पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके एएफएम में ध्यान रखना कि पर्पस क्या है। एक से ज़्यादा अगर पॉसिबिलिटीज़ है तो वहाँ प्रोबेबिलिटी रोल प्ले करती है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज के बारे में क्वेश्चन में सीख लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम आगे देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारा पहले क्वेश्चन में आपका कवर हो जाएगा। आइए देखते हैं सर पहला क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। फॉर्मूलेज भी मैं आपको एक बार रिवाइज ज़रूर कराऊंगा कैपिटल बजटिंग के एंड में, और इसके बाद हर चैप्टर के पहले पहले हम पूरे फॉर्मूलाज रिवाइज करते जाएंगे। सो दिस इज 263 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसमें हम तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। इसके अंदर आप देख सकते हो 12 क्वेश्चंस है। एज सुन एज पॉसिबल हमें ये 12 क्वेश्चंस कवर अप करने हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। पर पहला ही क्वेश्चन शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये 12 क्वेश्चंस जो है ये कौन से कॉन्सेप्ट पे कवर्ड हो रहे हैं। सबसे पहले वाला ही क्वेश्चन आप देख लो, उसमें आप एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालने वाले हो। एनपीवी की प्रोबेबिलिटीज अगर होगी ना अलग अलग तो आप एक्सपेक्टेड निकालोगे ऐसे। स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज, सारा का सारा आपका पहले पार्ट में कवर हो जाएगा। इसके बाद फिर से एक बार एक्सपेक्टेड एनपीवी और ये हेलियर्स मॉडल नाम का एक कॉन्सेप्ट आप देखोगे। इसके बाद इन्फ्लेशन, आरएडीआर, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, सेंसिटिविटी, सिमुलेशन, डिसीजन ट्री, इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट, रिप्लेसमेंट, ऑप्टिमम, हर तरह के कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन ले लिया जो आपके सिलेबस में है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए, एकदम बेसिक वाले नहीं लिए, एकदम डिफिकल्ट वाले लिए, ताकि आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से हो सके। पहले क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं सर। सांस ले लो क्योंकि अब स्पीड बढ़ने वाली है। सो आपको दिया हुआ है, फॉलोइंग आर द एस्टिमेट्स ऑफ नेट कैश फ्लोज एंड प्रोबेबिलिटी। एस्टिमेट्स ऑफ नेट कैश फ्लोज, आप देख रहे हो नेट वर्ड यूज़ करा हुआ है, यानी कि एक्सपेंसेस वगैरह और सेल्स ये सब का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी की हर साल की फिगर दी हुई है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट ऑफ मेसर्स एक्स लिमिटेड। आप देखो प्रोबेबिलिटी आपको 3 तरह से दी हुई है। 0.30, 0.50, 0.20, मतलब कितने परसेंट चांसेस है कौन सी कैश फ्लोज होगी। 30% चांसेस है कि मेरा 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 लाख रुपीज़ लगेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद में ये वर्डिंग्स ध्यान देना, एस्टिमेटेड नेट आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज है। क्या आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज, टैक्स वैक्स सब आप दे चुके हो, और ये पर ईयर है। 1 साल से लेके 5 साल तक हर साल 1 लाख होगी, उसके चांसेस 30%। 1,10,000 होगी, चांसेस 50%। 20,000 होगी, 1,20,000 होगी, चांसेस 20%। और उसके बाद में आपको सैल्वेज वैल्यू भी आफ्टर टैक्स दे दिया है। ठीक है, तो ये 5वें साल में आएगी सैल्वेज वैल्यू, यानी कि जब आप प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करते हो तो जो भी स्क्रैप बेचते हो या किसी को मशीन सेल आउट कर देते हो तो उसके बाद आपको कितना पैसा मिलेगा।
3 अलग अलग पॉइंट पे आपको कैश फ्लोज दी हुई है। अब इससे स्टार्ट करने के पहले आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है, वो है सर ये टाइमलाइन। कैपिटल बजटिंग में ये टाइमलाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टाइमलाइन की शुरुआत होती है t=0 यानी कि 0 पॉइंट पे। जनरली आप क्या करते हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये इनिशियल कैश फ्लोज कहलाई जाती है। एक बार प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो एक सर्टन लाइफ होती है, उस लाइफ तक ये प्रोजेक्ट चलता है, लेट्स से 5 साल, और हर साल आपको कुछ ना कुछ कैश फ्लोज देगा। सेल्स और इनकम और एक्सपेंसेस माइनस प्लस करके पूरा डेप्रिशिएशन वगैरह एडजस्ट करके आपको ऑपरेशनल कैश फ्लो आएगी। ये 5 साल रिपीट होगी। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 5 साल में ये लोग हो सकता है आपको सेम कैश फ्लो दे दे, जैसे कि 2 3 4 एक्स 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 एक्स। अगर डिफ़िकल्ट बनाना है क्वेश्चन को तो वो दे देंगे एक्स वाई जेड एक्स जेड, ऐसा कुछ भी, तो वो आपके लिए फिर कैलकुलेशंस बढ़ जाते हैं यहाँ पे। पर अगर सेम कैश फ्लोज दे दी तो आपने एक कॉन्सेप्ट सीख रखा है एन्युटी नाम का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। इसकी मदद से आप पूरे 5 साल का एक ही बार में प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। और उसके बाद होती है टर्मिनल कैश फ्लोज, जिसे हम इस क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। सारा का सारा डिसीजन डिपेंड करता है हर पॉइंट पे जो कैश फ्लो हो रही है उसको डिस्काउंट करके लेके आने में। जनरली इनिशियल कैश फ्लो जो होगी, क्योंकि वो टाइम 0 पे ही होती है, तो 0 पॉइंट पे आपको और किस प्रेजेंट वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद प्रेजेंट वैल्यू में ही है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये पार्ट आ गया। ऑपरेशनल कैश फ्लोज अगर सेम दी है तो एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा। हमने आप एक कॉन्सेप्ट देखा था ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी नाम का, यहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगा। पर अगर ये ऑपरेशनल कैश फ्लोज आपको अलग अलग दी हुई है तो हर साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेके अलग अलग निकाल के टोटल करो, तो ये सेकंड पार्ट आ गया। टर्मिनल कैश फ्लोज भी अगर आपकी 5वें साल की है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी 5वें साल का ले लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और इन सब का टोटल कर लो, तो यू विल गेट द एनपीवी। अगर ये आई पॉजिटिव यू विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, नेगेटिव रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, 0 स्टिल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये आपको ये टाइमलाइन समझ में आया। आओ इसी बेसिस पे हमें काम करना है। सबसे पहले निकालना क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द प्रोजेक्ट इज 10%। बहुत कहानी आसान कर दी 10% देके। 10% से आपको ओवर अ पीरियड प्रैक्टिस अगर आपकी काफ़ी अच्छी हो गई है तो रट जाना चाहिए कि 5 साल के फैक्टर जो है आपके, वो आपको निकालते आना चाहिए। ठीक है, हम आगे देखेंगे, अभी फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते। एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन ने सिर्फ एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट नहीं बोला, उन्होंने बोला एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, तीनों अलग अलग सिनेरियो में आप पता लगा लो कि एनपीवी कितनी आती है। तो आपको यहाँ पे 3 एनपीवी निकालना पड़ेगा। तीनों एनपीवी निकालने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी से उसको मल्टीप्लाई करके टोटल कर दो, यू विल गेट द एक्सपेक्टेड एनपीवी। इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा जो तरीका अपनाया है वो बेटर किया जा सकता था, ये भी ठीक है, गलत नहीं, अल्टीमेट आंसर आपका सेम ही आता है। पर और अगर बेटर करते तो आपके 1 2 3 आंसर एक साथ निकल जाते। हम निकाल के देखते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पे मैंने ये सारी वर्किंग कर रखी है, मैं आपको धीरे धीरे से समझा देता हूँ। 3 सिनेरियो है हमारे पास में, 1 2 3। पहले सिनेरियो में हमने क्या करा है, ये जो टाइमलाइन है ध्यान देना, ये जो आपकी टाइमलाइन है यहाँ पे आपने 4 लाख का इन्वेस्टमेंट करा है। तीनों सिनेरियो में इन्वेस्टमेंट आपका सेम है। सबसे पहले लेकिन मैंने ऑपरेशन कैश फ्लो से शुरू करा, फिर मैंने टर्मिनल कैश फ्लो लिया और आखिरी में मैंने इनिशियल कैश फ्लो लिया। तो ध्यान देना यहाँ पे ऑपरेशनल कैश फ्लो ये मेरा पहला पार्ट है। 1 लाख 1,10,000 1,20,000 ले लिया। उसके बाद में ये 5 साल के लिए सेम है, हर साल सेम कैश फ्लो हो रही है, 10% से हो रही है, तो मैंने 10% से 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ले लिया। इंस्टीट्यूट ने आंसर में 3.790 लिया है, हमने 3.791 लिया है। एक्चुअल कैलकुलेटर पे 3.791 ही आता है जब आप टोटल करते हो। इंस्टीट्यूट ने भी बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करा है यहाँ पे, आप अगर नोट करोगे कि स्टूडेंट्स में हैव 3.791 ऑल्सो, द वैल्यूज़ विल चेंज अकॉर्डिंगली, तो थोड़ी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये रहा, आई बात समझ में। तो हमने क्या करा, जितने भी ऑपरेशनल कैश फ्लोज है उसको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी तीनों केसेस में कि ऑपरेशनल कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी। फिर हमने ये पार्ट बी था, ये पार्ट सी है और ये पार्ट ए है। सी पार्ट में क्या था, टर्मिनल कैश फ्लोज। सैल्वेज वैल्यू आपकी अलग अलग थी, 20, 50 और 60,000। उसको 5वें साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि वो 5वें साल में इनकर हो रही है ना, तो 5 साल के फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे। 5 साल से उसको खींच के लेके आना है तो 0.621 आता है 10% से 5 साल का, आपने लाया। इसके बाद आपने क्या करा,
ये ऑपरेशनल कैश फ्लोज की टोटल, ये टर्मिनल कैश फ्लो की, और ये आउटफ्लो ABC, तीनों को आप टोटल कर लो क्योंकि आउटफ्लो हमने निगेटिव लिखा है इसलिए टोटल कर रहे हैं, अदरवाइज मैं बोलता कि आउटफ्लो को माइनस कर दो इनफ्लोज में से। तो आपकी 3 NPV आ जाएगी, ये आ गई आपकी 3 NPV, -8480, 48060 और 92180, 3 NPV आ गई। क्वेश्चन NPV तीनों निकालने के लिए नहीं बोल रहा, पहला पार्ट जो है वो बोल रहा है एक्सपेक्टेड NPV निकालो। ये तीनों तो NPV हमें हो नहीं सकती क्योंकि ये एक ही प्रोजेक्ट है सर, इन तीनों में से कोई एक सिनेरियो एक्चुअल में होगा। इसलिए हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, जो भी पॉसिबल आउटकम है यानी कि ये 3, उसको अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल कर दोगे तो आंसर आएगा 39,922। ये आपकी हो गई एक्सपेक्टेड NPV। ठीक है, ये पहला आंसर आपका मैच करेगा यहाँ पे 39,922। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा क्या बोल रहा है, बेस्ट केस और वर्स्ट केस NPV, यानी कि तीनों सिनेरियो में से सबसे बढ़िया सिनेरियो कौन सा था और सबसे वर्स्ट सिनेरियो कौन सा था। आप यहाँ से थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि देखो इन्वेस्टमेंट तो सेम है हर जगह पे, तो इसके बेसिस पे तो कोई डिसीजन निकलेगा नहीं बेस्ट कौन सा वर्स्ट कौन सा। हाँ, ये जो कैश फ्लो है हमारी, इस पे निकल सकता है बाकायदा, कि मतलब ये जो टर्मिनल कैश फ्लो है काफ़ी कम होने की वजह से हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आप देखो कि वर्स्ट केस सिनेरियो कौन सा होगा जहाँ पे सबसे कम ऑपरेशनल कैश फ्लो होगी, और बेस्ट केस सिनेरियो कौन सा होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। तो आपको क्या देना है, बेस्ट और वर्स्ट, तीनों में से बेस्ट और वर्स्ट NPV कौन सी थी। बहुत सिंपल सर, आपका सेकंड का आंसर जो है ये बन जाएगा वर्स्ट केस NPV, बेस्ट केस NPV। वर्स्ट केस NPV थी सर -8480। यहाँ तो आप प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि 10% से भी कम कमा रहे हो, इसको आप लॉस नहीं बोल सकते, पर प्रॉफिट आपको आपके एक्सपेक्टेशन से कम है। और बेस्ट केस NPV कौन सी है, 92,180। इंस्टीट्यूट का आंसर थोड़ा वेरी करेगा बिकॉज हमने फैक्टर लिया था 3.791, इंस्टीट्यूट ने लिया 3.790, सो मामूली सा आपको फ़र्क समझ में आएगा। अब इंस्टीट्यूट ने जो तरीका अपनाया पहले वाले केस में ही, उसके बाद उनको वापस से NPV निकालनी पड़ी यहाँ पे, एक्सपेक्टेड NPV ऑफ द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में देखो 8580 आया और बेस्ट केस में उनका 92060 आया। ठीक है, 92060 ये रहा वर्स्ट केस, थोड़ा सा फ़र्क आएगा पर दोनों आंसर सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे बढ़िया वाले क्वेश्चन पे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द वर्स्ट केस अगर कैश फ्लोज आर परफेक्टली डिपेंडेंट ओवर टाइम एंड इंडिपेंडेंट ओवर टाइम। अब वो बोल रहा है कि सिर्फ वर्स्ट केस पे फोकस करो। वर्स्ट केस कौन सा है सर, ये वाला, पहले वाले पार्ट की ही NPV निगेटिव आई थी ना, वर्स्ट केस आपने इस वाले पार्ट में यही बताया था कि 0.3 जिसकी प्रोबेबिलिटी है वो वर्स्ट सिनेरियो है। तो अब आपको बताना है कि 5 साल में मेरी वर्स्ट केस सिनेरियो रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा इस प्रोजेक्ट में सिनेरियो ये वाला आएगा अगर कैश फ्लोज डिपेंडेंट है ओवर टाइम और इंडिपेंडेंट है ओवर टाइम। अब डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया ये समझो, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। सारा खेल है सर ऑपरेशनल कैश फ्लोज का, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो सब में सेम है। ऑपरेशनल कैश फ्लो कितनी, 1 लाख। अब पहले साल आपकी ऑपरेशनल कैश फ्लो कितनी हो सकती है, 1 लाख, 1,10,000 और 1,20,000। ठीक है, इसके होने के चांसेस लिख लो 0.3, 0.5, 0.2। ठीक है, अब इसमें से ये बताओ कि 1 लाख जो वर्स्ट केस है उसके होने के चांसेस कितने सर, 0.30। राइट, लिख लिया। अब अगर कैश फ्लोज डिपेंडेंट है ओवर टाइम, यानी अगले साल की कैश फ्लोज मेरी पहले साल की कैश फ्लोज पे डिपेंड करती है, और पहले साल अगर कैश फ्लो 1 लाख आ गई तो दूसरे साल कितनी कैश फ्लो हो सकती है सर, 1 लाख। क्या 1,10,000 अब हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे सेकंड ईयर की कैश फ्लोज फर्स्ट ईयर पे डिपेंड करती है, और फर्स्ट ईयर में हम 1 लाख
अगर हो गई, ये मान के चल रहे हैं, इतनी प्रोबेबिलिटी ले ली हमने, मान लो 1 लाख हो गई, तो दूसरे साल 100% प्रोबेबिलिटी है कि 1 लाख ही होगी। तो यहाँ पे अब जो प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी वो है सर 100%। फिर उसके अगले साल भी कैश फ्लोज डिपेंडेंट है पिछले साल पे, तो 100% प्रोबेबिलिटी आएगी। अब कैश फ्लोज सिर्फ 1 लाख ही होगी और हर बार प्रोबेबिलिटी 100% है। यानी आपके पहले साल में ही सिर्फ आपको थोड़ा चांस रहेगा तीनों में से कोई एक कैश फ्लो होने का। उसके बाद कैश फ्लो आपकी सिमिलर जाएगी चारों साल तक, और अब आग बचे हुए चारों साल तक। क्यों सर, ऐसा किसने बोला ऐसा होता है? क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है कि कैश फ्लोज डिपेंडेंट है ओवर टाइम। मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और आपको सीए का आपका रिटर्न फाइल करना है। बहुत बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। आप मुझ जैसे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में आते हैं जो कहीं टेबल चेयर डाल के बढ़िया अपने ऑफिस में सीए की प्रैक्टिस करता है। आप आते हैं और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास में देते हैं। अब 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप पहले ही पूछ लेते हैं कि सर आपकी हर साल की फीस कितनी रहेगी। जब आप आए थे तो आपको पूरा नॉलेज मार्केट का लेके आए थे, आपको लगा था शायद मैं 10,000 रुपये पर ईयर बोलूँगा, 20 बोलूँगा या 30 बोलूँगा। तो जब पहले साल का जो रहेगा मेरा फीस, वो वेरी कर सकता है, 10, 20, 30 में से मैं कुछ एक बोल सकता हूँ, लेकिन आपने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो पहले साल जो मैंने फीस रखी वही अगले चारों साल रखूँगा मैं। आ रही है बात समझ में आपको? बहुत कॉम्प्लेक्सिटी डालेंगे तो इंक्रीमेंट होगा, पर फीस मोस्टली ये सेम रहेगी। आप एयरटेल का रिचार्ज भी कराओ 2, 3, 4 साल तक, तो वो एक ही पैकेज चलता है ना साल साल भर का। तो एक बार जो डिसाइड होता है उसमें चांसेस होते हैं ऊपर नीचे होने के, पर उसके बाद सेम 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 होता जाता है, तो तब प्रोबेबिलिटी 100% हो जाती है। अब सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको 1,10,000 या 1,20,000 की कैश फ्लोज नहीं होगी सर। तो ओवरऑल 5 साल में मेरी कैश फ्लोज 1 लाख होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी सर? probability of worst case cash flows in case the cash flows are dependent। तो ऐसे केस में मेरी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 0.3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज़ 0.3। क्योंकि मेरे को 5 साल की कैश फ्लोज बतानी है ना, कि 5 साल में 1 लाख रुपए ही होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ पहले साल की कितनी? 0.3। दूसरे साल की तो डिपेंडेंट होने की वजह से पूरी 100% आ गई। मज़ा तो अब आता है जब इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज की बात होती है। अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, टाइम बचाता हूँ। अब आप बताओ, अगर कैश फ्लोज इंडिपेंडेंट है, ज़रा सा सोचो, ठीक है? कैश फ्लोज अगर इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब सेकंड ईयर में जो कैश फ्लो होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर है। मतलब फर्स्ट ईयर की कैश फ्लोज से कोई लेना देना नहीं है सेकंड ईयर की कैश फ्लोज को। तो सेकंड ईयर में अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 1 लाख हो सकता है, 1,10,000 हो सकता है, 1,20,000 हो सकता है। फिर थर्ड ईयर में भी यही चीज़ रिपीट होगी कि 1 लाख हो सकता है, 1,10,000 हो सकता है, 1,20,000 हो सकता है। आप देख रहे हो, आपको अब कैश फ्लोज इंडिपेंडेंट होने की वजह से तीनों कैश फ्लोज में से कोई भी एक कैश फ्लो हो सकती है किसी भी साल। ये सिचुएशन है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने की वजह से कुछ भी सेकंड ईयर, देखो पहले साल हो सकता है ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए। ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि बिकॉज कैश फ्लोज आर इंडिपेंडेंट एवरी ईयर एंड एवरी ईयर एनी कैश फ्लो कैन इनकर आउट ऑफ द 3। बट हमें क्या बताना है? हर साल 1 लाख होगी इस सिचुएशन में, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। सर बहुत सिंपल है, पहले साल 1 लाख होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। दूसरे साल होगी 0.3, 0.3। क्योंकि अब तीनों में से कोई भी कैश फ्लो हो सकती है, तो हर साल वर्स्ट केस वाली ही कैश फ्लो होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.3 ही है, 1 नहीं है। इंडिपेंडेंट होने की वजह से हर बार डिसाइड करना पड़ रहा है एक में से, 100% में से। सो नाउ इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी कि 5 साल में हमारी कैश फ्लोज 1 लाख होगी, ये आ गया इस तरह से 0.3 टू द पावर 5।
0.00243, दैट इज 0.243%। सिर्फ इतने चांसेस है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। 0.00243 अगर परसेंटेज में निकालना है तो 0.243% इज द चांस। 1% भी चांस नहीं है कि हर साल कैश फ्लो 1 लाख ही होगी, अगर इंडिपेंडेंट है तो। ठीक है, आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत आसान है लिखना। इंस्टीट्यूट में जब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो बहुत सिंपल है। अगर डिपेंडेंट है तो 0.3, इंडिपेंडेंट है तो 0.3 टू द पावर 5, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी टू द पावर टी कर देना अगर इंडिपेंडेंट है तो। पर लॉजिक समझो, टू द पावर 5 का लॉजिक ये है, दोनों केसेस में टू द पावर 5 ही करा है हमने, दोनों केसेस में। यहाँ दिखने में ऐसा दिखता है कि इसमें पावर लगाया, इसमें नहीं लगाया, दोनों केसेस में पावर है। सिर्फ इसमें यह है कि हर बार 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 0.3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया, तो इसलिए पावर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ पहले केस में। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। ठीक है, अज्यूमिंग दैट देर आर ओनली 3 स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लोज। 3 कैश फ्लोज कौन सी है सर? विच आर रिप्रेजेंटेड बाई ईच कॉलम ऑफ द टेबल विद द गिवन प्रोबेबिलिटी। खत्म। देखो 3 कैश फ्लोज वो कौन सी बोल रहे हैं? जो 3 कैश फ्लोज आपकी एंड में आई है और कुछ भी नहीं, वो एनपीवी की बात कर रहे हैं। एनपीवी देख रहे हो आप, 3 स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लोज, या एनपीवी ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका जो आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, 8480 जो येलो में मार्क करा हुआ है ना, वो उसके बाद आपने उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाला है। तो आपने इस एनपीवी के साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, उसी के बाद तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, ध्यान देना। मैं लेता हूँ यहाँ पे, आपको बताता हूँ कहाँ गया। हाँ, ये 0.243 अपना कंप्लीट हो गया था। इसके बाद का स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने निकालना सीखा था, रिटर्न वाला पार्ट देखा था पहले। हम रिटर्न को, पॉसिबल रिटर्न को एक्सपेक्टेड रिटर्न में से माइनस करते हैं, कुछ निगेटिविटी आती है तो उसको स्क्वायर करते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करते हैं, क्या नहीं, समेशन करते हैं और फिर स्क्वायर रूट में डालते हैं। ये था परसेंटेज में जब रिटर्न होता था। पर अगर इसी को एनपीवी के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो हम क्या बनाएंगे उसको, ध्यान देना फिर से। एनपीवी लेंगे, जो हमारी 3 एनपीवी आई है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालेंगे, और उस एक्सपेक्टेड एनपीवी में से एनपीवी माइनस करेंगे तो कुछ निगेटिव आंसर्स आएंगे। निगेटिविटी हटाने के लिए हम स्क्वायर करेंगे पूरे कॉलम को और फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल कर देंगे, और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। जब टोटल करा तब वेरिएंस आता है। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे। सबसे पहले हमने क्या ले लिया सर, ध्यान देना, एनपीवी ले ली तीनों और उसकी ले ली प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद में हमने एनपीवी को प्रोबेबिलिटी से करा मल्टीप्लाई, तो आपका आया 39,922। ये आंसर पहले भी आ चुका था पहले वाले पार्ट में, देख रहे हो इतना। अब आपको करना क्या है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हर पॉसिबल एनपीवी में से मीन को माइनस कर दो, तो ये पता चलता है कि डेविएट कितना हो रहा है हमारे पॉसिबल रिटर्न से, हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न या पॉसिबल एनपीवी से एक्सपेक्टेड एनपीवी कितना डेविएट हो रही है। तो 3 आपके आंसर आएंगे यहाँ पे। ये 3 आंसर क्या है सर, एनपीवी में से एक्सपेक्टेड एनपीवी माइनस कर दिया तो आप देख रहे हो कुछ निगेटिव आंसर्स आ गए। तो हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, इस 48,402 को स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो एक ही बार में, क्योंकि अब फिगर बड़ी है तो आपके कैलकुलेटर पे भी आंसर्स बड़े आएंगे। ये 3 आंसर आएंगे आपको, कर दिया, स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल कर लो, तो ये आपका आ गया एनपीवी का वेरिएंस। उसी को स्क्वायर रूट कर दोगे तो एनपीवी का स्टैंडर्ड डेविएशन। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है क्या, क्योंकि प्रोसीजर सारी सेम है। परसेंटेज में रिटर्न ना होते हुए कैश फ्लोज में, दैट इज़ 35,807। इंस्टीट्यूट का आंसर से कंपेयर कर लेते हैं, ये रहा 35,800। क्यों वेरी करा सर, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने 3.790 लिया था और हमने 3.791 लिया था एन्युटी फैक्टर में। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, फटाक से। बहुत सिंपल सा और इजी कॉन्सेप्ट है। आपके 2 आंसर जो आए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एनपीवी हो गया एक्सपेक्टेड,
जिसको हम प्रॉफिट बोल सकते हैं। हाँ, अब आपका जो चौथा सेकंड का फोर्थ का सेकंड पार्ट है वो बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या बताता है? सिंपल भाषा में रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, यानी एक रुपए की कमाई के लिए मुझे कितना रिस्क उठाना पड़ता है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मान लो 0.5 है और 0.6 है। दोनों केस में रिटर्न जो है आपका ये 1 रुपये का ही है। तो आप बताओ कौन सी सिचुएशन आप प्रिफर करोगे? 1 रुपये के रिटर्न के लिए 0.5 का रिस्क उठाना पसंद करोगे या 1 रुपये के रिटर्न के लिए 0.6 का रिस्क उठाना पसंद करोगे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या दिखाता है सर? रिस्क दिखाता है, और रिस्क हमेशा कम होना चाहिए। सो आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लोअर द बेटर, ये कम होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया? बेसिक फॉर्मूला है उसका रिस्क डिवाइडेड बाय रिटर्न। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से चैप्टर में किस एंगल से इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो। कैपिटल बजटिंग में अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे लिए रिस्क हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन एनपीवी का, ठीक है, और रिटर्न हो गया हमारा एक्सपेक्टेड एनपीवी। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है सर? 35,807 और एनपीवी कितना है सर? 39,922। ये ऊपर में जो येलो मार्क करा है, एक है रिस्क, एक है रिटर्न, एक है रिस्क, एक है रिटर्न। इससे क्या आ जाएगा आपको? 0.90 CV, यानी हर 1 रुपए के एनपीवी के लिए 0.90 का रिस्क उठाना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। 1 रुपए के काफ़ी नज़दीक आ गया ना 0.90, यानी 1 रुपए मैं कमा सकता हूँ, लेकिन वो कल जाके 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इतना कुछ वेरी थोड़ी करता है। एग्जाम्पल और लेता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ कमा सकता हूँ, लेकिन हो सकता है वो 200 हो जाए या 0 हो जाए। इतना थोड़ी वेरी करता है प्रैक्टिकली लाइफ में। तो ये जो रिस्क आपका आ रहा है बहुत ज़्यादा आ रहा है, एनपीवी भी उतना ही है और रिस्क भी उतना ही है। रिस्क तो थोड़ा कम होना चाहिए ना। चलो ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया 0.90। अब आपको याद रहेगा इट इज़ रिस्क, और ये कम होना चाहिए। अगर कभी क्वेश्चन आए कि 2 सीवी में से एक कौन सा वाला प्रोजेक्ट हमने चूज करना है, तो वो प्रोजेक्ट चूज करो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो बहुत आसान है, मैं फटाफट ले लेता हूँ, ध्यान देना। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स लिमिटेड। अब आपको वापस से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। कुछ तो चेंज करा होगा ना उन्होंने, पर फॉर्मूला तो वही रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय आपका एनपीवी, ठीक है। ऑन इट्स एवरेज प्रोजेक्ट विच इज इन द रेंज ऑफ 0.95 to 1। अच्छा, निकालने नहीं बोला है उन्होंने, बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इस कंपनी का ना, जितने भी प्रोजेक्ट में ये इन्वेस्ट करता है वो इस रेंज में रहता है 0.95 to 1। अगर हमारा कोएफिशिएंट इस प्रोजेक्ट का जो अभी अभी हमने निकाला है, जो कि है 0.90, इज फाउंड टू बी लेस रिस्की देन एवरेज। सीधी बात है, आप देखो हमारा ये प्रोजेक्ट तो और बेटर है। जो कंपनी के एवरेज प्रोजेक्ट होते हैं उनका उन्होंने सीवी निकाला तो वो आया 0.95 से 1, यानी कि और ज़्यादा रिस्की। और हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा कम रिस्की है, क्योंकि 0.90 ही आंसर आ रहा है, उस रेंज के पहले ही आ जा रहा है। तो 100 बेसिस पॉइंट आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब वो एनपीवी निकालने बोल रहे हैं फिर से। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, ध्यान देना। 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% होता है। 50 बेसिस पॉइंट यानी कितना हो जाएगा? 0.5%। 20 बेसिस पॉइंट यानी कितना हो जाएगा? 0.20%। उन्होंने कितना डिडक्ट करने बोला? पूरा 100 बेसिस पॉइंट डिडक्ट करने बोला। यानी 10 में से 1% हटा दो, 9% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो और फिर से एनपीवी निकालो। बस फिर से एनपीवी निकालना है तो करना क्या है आपको, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यही वाली सारी प्रोसीजर आपको रिपीट करनी है। रिपीट करने में आपको ये फैक्टर बदलने हैं, ये 10% से निकाले हुए 9% से निकाल लो, ये फैक्टर बदलने हैं 10% से निकाले हुए 9% से निकाल लो, बाकी सब कुछ सेम। इंस्टीट्यूट ने आंसर जो दिया है वो भी हम एक बार देख लेते हैं।
अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि एक ही एनपीवी निकालनी है। तो एक चीज़ अच्छी है अब जो इंस्टीट्यूट ने करी है, अब इतना बड़ा आंसर अगर आप निकालोगे तो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। व्हाट यू कैन डू इज़, आप ये सारी कैश फ्लोज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक कैश फ्लो निकाल लो, ये भी सारी कैश फ्लोज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक कैश फ्लो निकाल लो। अब आपके पास में एक रहेगा 4 लाख, एक रहेगा ये, एक रहेगा ये, और उस पर 9% लगा दो। ये देखो, एक है आपका 4 लाख, ये आपका 1,09,000। आप बोलोगे कैसे आया, तो सारी कैश फ्लोज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 लाख को 0.3 से, 1,10,000 को 0.5 से, और 1,20,000 को 0.2 से, वैसे ही ये आया आपका। ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मेरे को, जो फाइनल आंसर आया है ये मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। सैल्वेज वैल्यू 1,52,000 तो काफ़ी ज़्यादा है। सैल्वेज वैल्यू आनी चाहिए 20,000 इंटू 0.3, 50,000 इंटू 0.5, 60,000 इंटू 0.2, दैट गोज़ टू 43,000। तो वो आना चाहिए सिर्फ 43। मैं फिर भी एक बार, हाँ नहीं चलो ठीक है, इन्होंने ना थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दिया, नहीं करना चाहिए था। 4 साल की कैश फ्लोज अलग ले ली और 5वें साल की कैश फ्लो और 5वें साल का सैलवेज सब मिला दिया, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। बाकी आंसर एक सिंपल तरीके से निकल सकता था, ऐसे ही करना था। यहाँ पे आप ऑपरेशनल कैश फ्लोज ले लेते 5 साल के एक्सपेक्टेड, और यहाँ पे टर्मिनल कैश फ्लो ले लेते 5वें साल का एक्सपेक्टेड, और आंसर आपका फिर भी सेम ही आता। 51,960 इज़ द करेक्ट आंसर। जो करा इंस्टीट्यूट ने करेक्ट है, बट थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो गया। ठीक है, चलो एनपीवी निकालना तो आपको आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। देखो, अब आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये दूसरे कॉन्सेप्ट पे। हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब इसमें से आप नोटिस करना कि हमने क्या क्या कर लिया। हमने एनपीवी देख लिया, हमने प्रोबेबिलिटी देख ली, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सीख लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन सीख लिया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी सीख लिया। अब बात करते हैं हिलियर्स मॉडल की। ये थोड़ा सब्जेक्टिव है इन नेचर में, और लॉजिक भी थोड़ा सा डिफ़र करता है प्रैक्टिकल लाइफ से, बट पार्ट ऑफ द सिलेबस है। एग्ज़ाम के एंगल से देखो, थोड़ा सा समझो और आगे बढ़ो। ठीक है, हिलियर्स मॉडल क्या होता है ये मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन के साथ में। आइए क्वेश्चन देखते हैं। Aeroflot Airlines is planning to procure a light commercial aircraft for flying class clients at an investment of 50 lakhs। क्या प्रोक्योर करना चाहते हैं? कमर्शियल एयरक्राफ्ट। ठीक है, 50 लाख का वो एयरक्राफ्ट आएगा, पता नहीं कौन से ज़माने की बात है, पर ठीक है। और एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर इज एज फॉलोज। आप देख सकते हो कैश फ्लोज आपको अगले 3 सालों की दे दी। अगेन, किसी भी कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन को इस एंगल से देखो हर बार। इनिशियल कैश फ्लो कितनी है? -50 लाख की। फिर अगले 3 साल तक आपको कुछ कैश फ्लोज दिखेगी, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 ऑपरेशनल कैश फ्लोज कहते हैं उसको। टर्मिनल कैश फ्लोज आपको नहीं दी हुई है इस क्वेश्चन में, तो वो भूल जाओ। अब आपको सिर्फ 2 ही हिस्से हैं कैलकुलेशन के, इनिशियल कैश फ्लोज और ऑपरेशनल कैश फ्लोज। ऑपरेशनल कैश फ्लोज को आपको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है, तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपको कैश फ्लोज दे दिया, आफ्टर टैक्स और प्रोबेबिलिटी दे दिया, ऐसे 3 साल के लिए दिया है। व्हाट यू कैन डू द बेस्ट इज, आप हर कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक कैश फ्लो निकाल लो। कैश फ्लो फॉर ईयर 1, कैश फ्लो फॉर ईयर 2 और कैश फ्लो फॉर ईयर 3। ऐसे 3 कैश फ्लोज आपकी आ गई। अब आपके पूरे टाइमलाइन में एक तो है इनिशियल कैश फ्लो 50 लाख की, और 3 कैश फ्लो आपके हाथ में है, कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2, कैश फ्लो 3। एनपीवी निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे बस डिस्काउंटिंग कर लो, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा क्वेश्चन में उससे डिस्काउंटिंग कर लो, 1 साल 2 साल 3 साल का फैक्टर, और टोटल कर लो, यू विल गेट द एनपीवी। क्वेश्चन क्या बोलता है? द कंपनी विशेस टू कंसिडर ऑल पॉसिबल रिस्क फैक्टर। ठीक है, एक्सपेक्टेड एनपीवी आपको निकालना है अज्यूमिंग द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 6% रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले तो वो बिना रिस्क के आपको कैलकुलेट करना बोल रहा है। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया 6% का। ठीक है, क्या करोगे? 6% से डिस्काउंटिंग कर लो सर, आपकी एनपीवी आ जाएगी। यही करा हुआ है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान देना। प्रोबेबिलिटी से कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कर लिया तो एक कैश फ्लो आ गई, इसी तरह से दूसरे साल की आ गई, इसी तरह से तीसरे साल की आ गई। ये तीनों कैश फ्लोज आपने यहाँ रखी। ठीक है, और उसको 6% के फैक्टर से, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करा।
और तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गई 70 लैक्स, आउटफ्लो था स्टार्टिंग का 50 लाख का, तो एनपीवी आ गई। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप पहले भी देख चुके हो। जो इस क्वेश्चन में सीखने वाले हैं वो है पॉसिबल डेविएशन ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यूज। अब आपको इस पूरे प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि हिलियर्स मॉडल इस्तेमाल करो, पर कैपिटल बजटिंग में ये चीज़ याद रखना। ये मतलब एक तरह से रटने वाला काम है कि अगर थोड़ा सा स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट ने होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ पे अब आपको जब तक इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक नहीं होती, हमें तो एग्जाम में मार्क्स लाके आगे बढ़ना है। तो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब इंस्टीट्यूट ने बोला, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने बोला, तो बाय डिफॉल्ट आप हिलियर्स मॉडल लगा दो, ठीक है। हिलियर्स मॉडल में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे सर, ध्यान देना। कैश फ्लोज लोगे, उसमें से आपकी एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज माइनस करोगे तो कुछ निगेटिव कैश फ्लोज आएगी। उसको निगेटिविटी हटाने के लिए स्क्वायर करो, फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल करो, तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा? गलत सर, इससे सिर्फ वेरिएंस आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो आता है स्क्वायर रूट डालने पे, ठीक है। पर अब हम कौन सी कैश फ्लोज को, तीनों में से कौन सी कैश फ्लोज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें सर? ईयर 1 की करें, ईयर 2 की करें, या ईयर 3 की करें? सर आप बोलोगे ये ईयर की छोड़ो, ये वाली जो एक्सपेक्टेड 3 कैश फ्लोज निकाली थी ना, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में एनपीवी को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करी थी। पर थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पे अलग है। इन तीनों कैश फ्लोज की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है आपको। 24.4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? नहीं दी हुई है ना क्वेश्चन में। पूरे प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अब आपको हर साल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कैश फ्लोज फॉर ईयर 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कैश फ्लोज फॉर ईयर 2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कैश फ्लोज फॉर ईयर 3। इनफैक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, आप सिर्फ वेरिएंस निकालो, काम हो जाएगा। तीनों साल का वेरिएंस निकाल लो। तीनों साल का वेरिएंस निकाल के आप कहाँ पे पहुँचोगे? ध्यान देना मेरी बात पे। 1 2 3, तीनों साल का आप वेरिएंस निकाल लो और फिर डिस्काउंटिंग कर लो। हाँ, इसको भी डिस्काउंटिंग कर सकते हैं। तो आपका पूरे प्रोजेक्ट का वेरिएंस आएगा तीनों साल का मिला के, टोटल कर लोगे ना आप। ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू, और इसको डाल दो स्क्वायर रूट पे, तो आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्ट का। नॉर्मल केस में आप क्या करोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कैश फ्लो अगर पहले साल का है तो आप उसको पहले साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, जो आप 6% से निकालोगे। अब हम थोड़ा सा पॉज लेके पहले क्या करते हैं, तीनों साल का वेरिएंस निकाल लेते हैं। तीनों साल का वेरिएंस निकाला जा सकता है क्या? हाँ सर, आपको कैश फ्लोज दी हुई है, आपको एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज दी है 24.4, 15 में से 24.4 माइनस कर लो, डेविएशन आ जाएगा। अब आगे देखो, मैं एक साल का बताऊंगा, बाकी आप पे है। 15 में से 24.4 माइनस कर लिया, आपका डेविएशन आ जाएगा। उसका इन्होंने क्या करा, यहाँ पे सीधा सीधा स्क्वायर करके लिख दिया स्टेप्स बचाने के लिए, ठीक है। स्क्वायर करा, स्क्वायर करके, अच्छा यहाँ पे से फॉर्मूला रखा है, आगे जाके स्क्वायर करा, यहाँ डेविएशन लिखा जा सकता था, दैट कुड हैव बीन बेटर। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे एक कैलकुलेटर की ट्रिक है जो आपको समझनी चाहिए। लेट मी गो थ्रू दिस, राइट। ये देखो, आपको ये चीज़ पता है यहाँ पे कि 24.4 हर बार माइनस हो रहा है, तो आपको हर बार माइनस 24.4 रखने की ज़रूरत नहीं है कैलकुलेटर पे, टाइम बचाना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ध्यान देना मेरे कैलकुलेटर पे, मैंने पहला कैलकुलेशन करना है 15 माइनस 24.4, तो आपका आंसर आएगा कुछ 9.4 माइनस में। अब अगली बार क्या करो, वैसा ही रहने दो कैलकुलेटर, अब अगली बार क्या करो, 18 रखो कैलकुलेटर पे और इक्वल्स टू दबा दो, माइनस 6.4, 22 माइनस 2.4, 35 10.6, आपका आंसर आता जाता है। आई बात आपको समझ में? अब मैं आपको एक कैलकुलेटर की ट्रिक यहाँ पे समझा देता हूँ। थोड़ा सा पॉज लेंगे ना हम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, ऐसा नहीं हल्के में मत लेना। ये चीज़ मैं अब आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जब भी प्लस, आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। प्लस करना हो, कोई कॉमन वैल्यू ऐड करनी हो, क्या कहते हैं, डिडक्ट करनी हो, या फिर आपको डिवाइड करनी हो, ठीक है, कॉमन वैल्यू। तो आप क्या करोगे, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं
2 + 3, 3 + 3, 4 + 3, कॉमन वैल्यू बाद में रखी गई है। 2 + 3 इक्वल्स दबाया, आया कितना आंसर 5। अब क्या करूँगा, मैं सिर्फ 3 लूँगा और इक्वल्स दबाऊँगा, देखो 6 आ गया। 4 लिया, इक्वल्स दबाया, देखो 7 आ गया। ये एक फैक्टर। अब मैं लेता हूँ 2 - 3, 3 - 3, 4 - 3, -3 करा तो आ गया आंसर -1। 3 दबाया और फिर इक्वल्स दबाया तो देखो बराबर 0 आ गया, और 4 दबा के इक्वल्स दबाया तो देखो बराबर 1 आ गया। ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही डिवीजन में भी आएगा। लेट्स से आपने 50 डिवाइडेड बाई 2 करना हो, या 20 डिवाइडेड बाई 2 करना हो, या 10 डिवाइडेड बाई 2 करना हो, तो कॉमन वैल्यू बाद में है 50 डिवाइडेड बाई 2। पहले तो आपने पूरा दबाया, कैलकुलेटर पे सारे बटन्स आपने प्रेस कर दिए। अब सिर्फ आपको जो डिफरेंट नंबर है वो प्रेस करना है, यानी कि 20 और इक्वल्स। तो ये आ गया 10, 10 इक्वल्स, ये आ गया 5। ठीक है, आप नोटिस करना आपका कॉमन फिगर जो है हर बार सेकंड नंबर पे है, पर आप जब मल्टीप्लिकेशन करते हो ना तब आपको वो पहले नंबर पे रखना है, जो भी कॉमन वैल्यू है। लेट्स से 10 × 2, 10 × 3 और 10 × 4। सो आप क्या करोगे, 10 × 2 कितना आया 20। पहली बार में सारे बटन्स दबाए, उसके बाद सिर्फ 3 दबाओगे और इक्वल्स करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 4 दबाओगे, इक्वल्स करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें आपका एग्ज़ाम में टाइम बचाती है और आप फटाक से आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज़ बहुत टाइम लगेगा। वापस आता हूँ सर क्वेश्चन पे, ये अभी हम बंद कर देते हैं। तो आपने इस तरह से डेविएशन निकाल लिया, इस डेविएशन का आपने यहाँ पे स्क्वायर निकाला। स्क्वायर निकालते ही आपका क्या, निगेटिविटी हट जाती है सारी की सारी, और आपका आंसर पॉजिटिव आता है। इसको आपने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा और आपने टोटल कर लिया, तो ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का वेरिएंस। उस वेरिएंस को स्क्वायर रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। हालांकि हमें सिर्फ वेरिएंस चाहिए। इसी तरह से आपने सेकंड ईयर का निकाला, इसी तरह से आपने थर्ड ईयर का निकाला। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, जो सीखने वाली बात है इस क्वेश्चन में। आपके तीनों वेरिएंस में ले लेता हूँ 53.04, 95.25। सर आप स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों नहीं ले रहे? देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हमने ना वेरिएंस, रिस्क मैनेजमेंट वाले पार्ट में भी ना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस निकाला जाएगा। हर बार जब स्टैंडर्ड डेविएशन आता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की टोटल कभी भी मत करना। ये जो आप करोगे ना 7.282 या 9.76, इसको मत लो, आंसर गलत आएगा। 95.2 स्टैंडर्ड डेविएशन आप समझो वो निकलता है वेरिएंस से, तो बेस उसका हमेशा वेरिएंस होता है 94.24। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो आप क्या करते ये मैं बता देता हूँ, और हम क्या करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। इन तीनों को आप डिस्काउंटिंग करो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लोगे 6% का, 1 डिवाइडेड बाई 1.06, मैं फैक्टर्स लिख लूँगा। .943। ध्यान से देना क्योंकि आंसर आपका इंस्टीट्यूट का वेरी करेगा, और वो क्यों करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 0.890 और 0.840। वो आ गया 50.02 या 50 ले लो, चलो 95.25 इंटू 0.89, दैट्स 84.77, 79। आप इन तीनों का टोटल करोगे तो ये आ गया आपका 213.77। ये अभी भी वेरिएंस है सर। अब ये पूरे प्रोजेक्ट का वेरिएंस हो गया, क्योंकि तीनों कैश फ्लोज एडअप ही होएगी ना आपकी। जब तीनों साल कमाओगे तो वो टोटल ही करते हो आप, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू का, स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रेजेंट वैल्यू का भी हमने टोटल ही करा है। अब यहाँ से आपको वेरिएंस निकालना है तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 213.77, तो आपका कुछ आंसर इस तरह से आना चाहिए 14.3
62 लैक्स। पर अब देखना, परसेंटेज नहीं सॉरी, ये रुपीज़ में आएगा, लैक्स है तो लैक्स, करोड़ है तो करोड़। पर अब देखना इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। हमने ये तीनों कैश फ्लोज तो यहाँ पे ले ली थी वेरिएंस, ठीक है। नीचे में जो दिख रहा है आपको वो डिस्काउंटिंग करा हुआ है 1+0.06 का, और उसके बाद हमने टोटल करी हुई है। पर हमारा ये जो टोटल है ये 189 आ रहा है, पर यहाँ जो आ रहा था वो 213 आ रहा था। अब इसका डिफरेंस मैं बताता हूँ क्या है, करा क्या है। यहाँ पे फिर से लेना पड़ेगा एक बार तो आपको मतलब समझ में आएगा। और आपको करना क्या है ये भी आप थोड़ा सा समझो, हमको फिर से लिखना ही पड़ेगा। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 53.04, 95.25 और 94.24। अब एक्चुअल में हुआ क्या है, 53.04 पहले साल का वेरिएंस होने की वजह से पहले साल का फैक्टर लगने के बजाय वो लग गया दूसरे साल का फैक्टर, यानी कि 53.04 को हमने 2 साल से डिस्काउंटिंग करा जबकि वो हो पहले ही साल रहा है। 95.25 जो है उसको हमने 4 साल से डिस्काउंटिंग करा, और 94.24 जो है उसको हमने 6 साल से डिस्काउंटिंग करा। क्या मतलब निकलता है सर, पहले साल की कैश फ्लो को दूसरे साल के फैक्टर 2 साल के फैक्टर से डिस्काउंटिंग करना, दूसरे साल की कैश फ्लो को 4 साल के फैक्टर से डिस्काउंटिंग करना, तीसरे साल की कैश फ्लो को 6 साल के फैक्टर से डिस्काउंटिंग करना। एक तरह से ये डबल डिस्काउंटिंग हो गई, एंड दैट इज व्हाट हिलियर्स मॉडल इज। हिलियर्स मॉडल ये बोलता है कि कैश फ्लोज जो होती है ये रिस्की होती है, सो उस रिस्क को एडजस्ट करने के लिए हमें और ज़्यादा डिस्काउंटिंग करनी चाहिए। अब और ज़्यादा डिस्काउंटिंग करने के पीछे का लॉजिक रिस्क को एडजस्ट करना है, पर उसके पीछे कितना और ज़्यादा तो कुछ होना चाहिए ना, तो उन्होंने 1 साल की जगह 2 ले लिया, 2 की जगह 4 ले लिया, यानी उन्होंने बोला डबल डिस्काउंटिंग करो टू द पावर 2t। आपका जो फॉर्मूला नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्काउंटिंग करने का बनता है वो है 1+r⁻t, ठीक है, ये वेरिएंस हो गया, तो इससे आंसर वेरिएंस का आएगा। पर हिलियर्स मॉडल के हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी किसी भी साल का अगर है आपके पास वेरिएंस, तो हिलियर्स मॉडल के हिसाब से इट शुड बी 2t। आप देखना दोनों फॉर्मूले में सिर्फ एक ही चीज़ जो डिफ़र कर रही है वो है डिस्काउंटिंग जो डबल हो रही है, जितना भी टाइम होगा उसको डबल कर दो, ये है। आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक चीज़, ये देखो यहाँ पे 2 लिया है जबकि 1 लेना चाहिए था, यहाँ पे 4 लिया है, दूसरे साल का कैश फ्लो है तो डबल कर दिया, यहाँ पे 6 लिया है। फॉर्मूला ये देखो 2t। सो इतना ही आपको ध्यान रखना है हिलियर्स मॉडल में कि डबल डिस्काउंटिंग होनी चाहिए। डबल डिस्काउंटिंग करोगे तो दूसरे साल का फैक्टर चौथे और छठवें साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, प्रेजेंट वैल्यू लाओ, टोटल करो तो वेरिएंस आएगा, और स्क्वायर रूट डाल दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 13.75 का। लैक्स में है ये, परसेंटेज में नहीं है। दैट्स इट। हिलियर्स मॉडल समझ में आया सर? समझ में तो क्या आया, आपने तो रटने बोल दिया बस। कुछ चीज़ें होती है सर जो आपको याद करके आगे चलना है, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, क्वेश्चन आ गया तो हमें अब मार्क्स चाहिए। अब हम यहाँ पे लड़ नहीं सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और ना ही हमको करना चाहिए। बस उसके पीछे का एक लॉजिक ये है कि हमें रिस्क ज़्यादा लेना चाहिए, रिस्क है तो रिस्क काउंट करना चाहिए, और 1 साल के बजाय डबल लेना चाहिए। तो ये डबल डिस्काउंटिंग वाला सिस्टम याद रखना। इसी के साथ सर ये वाला पार्ट हमारा ख़त्म हुआ। अब हम कैपिटल बजटिंग के और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। एनपीवी हर जगह पे आएगा, तो एनपीवी बार बार आने वाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत बार आएगा, तो ये चीज़ें याद रखना। अब हम अगला पार्ट डिस्कस करते हैं सर। सबसे सेकंड पार्ट आएगा आपका इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, किस तरह से कैपिटल बजटिंग में कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है तो इन्फ्लेशन का हम उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। आइए देखते हैं। आइए सर,
अब बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से आप यहाँ पे 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको इस 100 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पे 10% का रिटर्न चाहिए। तो आप क्या करोगे, 10% के रिटर्न के लिए 1+R से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 1.10। बराबर कह रहा हूँ, 100 को 1.10 से आपने मल्टीप्लाई करा। सिंपल भाषा में लिखते हैं पहले, फिर आगे देखेंगे। आपको अगर इस पर 10% रिटर्न चाहिए तो यहाँ पे कितना हो गया, 110 रुपीज़। पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपके अब वो जो 110 रुपये हाथ में आए हैं उसकी वैल्यू 110 नहीं है, वो गिर चुकी है। क्यों? क्योंकि जिस दौरान आपने ये 10% कमाए, 10% कमाए, उस दौरान इन्फ्लेशन भी आपका पैसा खा गया। खा गया का मतलब इन्फ्लेशन आपके पैसों को हर दिन, पैसे की वैल्यू को हर दिन कम करता है। तो जो चीज़ आप 5 रुपए में आज से 10 साल पहले खरीद सकते थे, वो चीज़ आज 5 रुपए में वापस खरीद के दिखाओ, नहीं मिलेगी, पार्ले जी बिस्किट छोड़ के। तो इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो ओवर अ पीरियड पैसों की वैल्यू को कम करता है, ये हम सब जानते हैं। सो वो जो 110 रुपये मेरे हाथ में आया है, एक्चुअल में देखा जाए तो 110 उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू उससे भी कम है। कितनी होगी सर? इसके लिए ये हमें पता करना ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन इस दौरान कितना हुआ। लेट्स अज्यूम द इन्फ्लेशन इज़ 2% ओनली, बहुत कम है, पर मान के चलो कि इस दौरान हमारी पैसों की वैल्यू 2% से गिर गई। अब आप एक काम करो, 2% इसमें से हटा दो, तो आपकी पैसों की वैल्यू पता चलेगी 107.80। दिस इज द रियल वैल्यू ऑफ योर मनी एट द एंड ऑफ द ईयर। सो एक्चुअल में देखा जाए तो आपने कितना कमाया, 100 का 107.80 करा, 100 का 107.80 करा, तो दैट इज़ ओनली 7.80%। पर हमें कितना कमाना था सर, 10%। तो अब हम क्या करेंगे कि सर देखो 2% से वैल्यू कम हो रही ना, तो पहले ही 2% से ज़्यादा कमाने की रिक्वायरमेंट डाल दो। पहले ही बोल दो कि हमें 10% नहीं, हमें 10 कमाने के लिए 12% का रिटर्न हासिल करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट में या कोई भी इन्वेस्टमेंट में। तो अगर ये भी देख लो क्या होता है, 100 इन्वेस्ट करके अगर 12% आपने कमाया, दैट विल गो टू 112 रुपीज़। एम आई राइट? उस 12% में आपने क्या बोला कि 10% तो हमारी वो कमाई है और 2% हमने इन्फ्लेशन को भी कवर कर लिया, तो दैट इज़ 12%। अब एक काम करते हैं, उस 112 की रियल वैल्यू जानते हैं इन्फ्लेशन हटा के। 112 माइनस 2% करूँगा तो आप नोटिस करोगे -2%, तो वो वैल्यू आएगी 109.76। अभी भी आप 10% नहीं कमा पा रहे हो सर। अब क्या करें? हमने इन्फ्लेशन तो ऐड कर दिया था ना, जब हमें पता था बाद में माइनस करना है तो हमने ऐड कर दिया। आपने ऐड किया, ये बहुत अच्छी बात है, पर आपने एक छोटी सी गलती कर दी वहाँ पे। आपने क्या करा, ये जो 12 है ना, इसको दो हिस्सों में बांटा, 10 और 2। ये 10% और ये 2%। 10% कहाँ लगा, 100 पे, और 2% भी कहाँ लगा, 100 पे। तो आपका आंसर आ गया 10 रुपये और 2 रुपये, 112। जबकि लॉजिक अगर देखो तो ये जो 2% का इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे लगा था क्या? नहीं ना। तो ये वाला पार्ट आप सिर्फ प्रिंसिपल पे क्यों लगा रहे हो? क्वेश्चन यही है कि इन्फ्लेशन जब लगता है तब वो ये नहीं देखता कि कौन सी कैश फ्लो प्रिंसिपल है और कौन सा इंटरेस्ट है, वो सारी कैश फ्लो पे लगता है। यानी एक चीज़ हमें और करनी पड़ेगी यहाँ पे, ये जो 2% का इन्फ्लेशन आपने प्रिंसिपल पे लगाया, इसको आपको इंटरेस्ट पे भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कैश फ्लो होने वाली है, इसकी भी वैल्यू गिरेगी। हर कैश फ्लो की वैल्यू गिरती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। इन्फ्लेशन ये थोड़ी देखता है लगने के पहले कि मैं प्रिंसिपल पे लगूंगा, मैं इंटरेस्ट पे नहीं लगूंगा, तो वो सब पे लगेगा। तो आपको ये 2% 10% के रिटर्न का भी लेना पड़ेगा। तो एक्चुअल में आपका आंसर कैसा हो जाएगा, 100 का 2% इज़ 2, 10 का 2% इज़ 0.2, दैट इज़ 2.2। यानी कि 10 में आप 2.2, 12.2% रिटर्न कमाओगे, तब जाके आपका एक्चुअल रिटर्न आएगा। सो आपने यहाँ पे 100 लिया, 12.2% का रिक्वायरमेंट डाली, तो आपका आंसर आया 112.20। उसमें से आपने इन्फ्लेशन माइनस करके देखा
तो वो आंसर आएगा आपका राउंड ऑफ में 110। अब आप एग्जैक्टली 10% कमा रहे हो। वो 10% का रियल रिटर्न कमाने के लिए आपको 12.2% का नॉमिनल रिटर्न कमाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न एंड रियल रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान देना सर मेरी बात पे। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है सर। आपने ये जो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न निकाला 12.20% का, ये आया था 10 प्लस 2.2 करके, ठीक है। इसको आप डेसिमल में या फॉर्मूले के रूप में इस तरह से लिख सकते हो, 1 प्लस नॉमिनल रिटर्न। 10% का रियल रिटर्न कमाना था तो आपने इसको रियल रेट नाम दे दिया, प्लस 1 प्लस इन्फ्लेशन का रेट। ये आपका बन जाता है फॉर्मूला। आप 1 प्लस क्यों कर रहे हो सर? आप थोड़ा सा बताओ तो सही कि 1 प्लस क्यों कर रहे हो। 1 प्लस करने का मतलब आप वो जो रेट है वो प्रिंसिपल पे भी लगा रहे हो और इंटरेस्ट पे भी लगा रहे हो। तो यहाँ अगर हम लेके देखें, ये आ जाएगा 1.10 और ये आ जाएगा 1 प्लस 1.02। अब आप नोट करना ये जो 2% का रिटर्न है ये इस पे लग रहा है और इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक ये प्रिंसिपल और एक ये इंटरेस्ट, यानी 2% का इन्फ्लेशन अब हम दोनों पे लगा रहे हैं। तो आंसर आएगा 1 प्लस नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 1.1220 इफ आई एम राइट। हाँ, सो 1 दोनों साइड से हटाओगे, नॉमिनल रेट आ जाएगा 0.1220, नॉमिनल रेट विल बी 12.20%। आया समझ में आपको? व्हाट इज़ द लॉजिक? इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी पैसों की वैल्यू कम हो जाती है। इस क्वेश्चन में ये जो 10% था ये था रियल रेट, 2% जो था ये था इन्फ्लेशन का रेट। ये जो 110 वैल्यू आई थी आपकी रियल कैश फ्लोज आई थी, रियल कैश फ्लोज बोल सकते हो आप उसको। और ये जो 112.20 थी उसको नॉमिनल कैश फ्लोज बोलेंगे। अब ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ, ध्यान देना। आपका इन्वेस्टमेंट 100 का है, उस पर अगर आप रियल रेट ऑफ रिटर्न ऐड करते हो तो रियल कैश फ्लो मिलेगी। बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये रेट ऑफ रिटर्न रियल है तो कैश फ्लो भी रियल होगी। पर अगर आपने 100 का इन्वेस्टमेंट करा और 12.20 का रेट लगाया, यानी कि आपने नॉमिनल रेट लगाया। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा नॉमिनल और रियल के बीच का। जो डिफरेंस होता है वो है इन्फ्लेशन, और वो फॉर्मूले से माइनस करना है, ऐसे 2% 12 में से निकाल मत देना। और अगर नॉमिनल रेट ने लगाओगे तो 112.20 आता है, तो वो नॉमिनल कैश फ्लो कहलाई जाती है। सिंपल, नॉमिनल कैश फ्लो। एक चीज़ और समझो, ये जो वैल्यू है 100 की, दोनों केसेस में आज की वैल्यू, रियल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू जो भी बोलो सेम होती है। इसमें इन्फ्लेशन नहीं होता। इसका इन्फ्लेशन क्या होता है? ज़ीरो। सो ऐसे केस में आप इसको 100 को रियल भी बोल सकते हो, इसको नॉमिनल भी बोल सकते हो, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है ना 1 प्लस नॉमिनल रेट का इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट और 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। आप देखो यहाँ पे अगर आप ज़ीरो रख दोगे इन्फ्लेशन, क्योंकि आज तो ज़ीरो होता है, तो ये पूरा पार्ट ज़ीरो हो गया, ज़ीरो नहीं सॉरी 1 हो गया। 1 प्लस 0 इज़ 1, 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये रियल रेट और ये नॉमिनल रेट। तो आप उसको नॉमिनल बोलो या रियल बोलो, बात सेम है। ये नॉमिनल और रियल का डिफरेंस कब आता है? जब टाइम बदलते जाता है। तो आज तो ये दोनों सेम है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है, ये तो मैं 100 को यानी प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे गया था, पर अगर आपको फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे आना है तो एक आपको और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर कैश फ्लोज रियल दी है तो आपका डिस्काउंटिंग रेट भी रियल होना चाहिए, तब जाके 100 आएगा। आपकी अगर कैश फ्लोज नॉमिनल दी है तो डिस्काउंटिंग रेट भी नॉमिनल होनी चाहिए, तब जाके 100 आएगा। क्योंकि बेस वैल्यू तो सेम रहेगी सर किसी भी केस में। गलती से
आपने रियल कैश फ्लोज को नॉमिनल से डिस्काउंटिंग कर दिया तो आंसर आपका कुछ गलत ही आएगा, या फिर आपने नॉमिनल कैश फ्लोज को रियल रेट से डिस्काउंटिंग कर दिया तो आंसर आपका गलत ही आएगा। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, अगर आपको रेट रियल दिया है तो कैश फ्लोज को रियल में कन्वर्ट कर लो या फिर रेट को नॉमिनल में कन्वर्ट कर लो। कोई भी एक चीज़ को दूसरे में कन्वर्ट कर लो, दोनों बेसिस सेम होना चाहिए। द रूल इज रियल कैश फ्लो शुड बी डिस्काउंटेड विथ रियल रेट, नॉमिनल कैश फ्लो शुड बी डिस्काउंटेड विथ नॉमिनल रेट, दैट्स इट। अब हम एग्जाम्पल लेंगे और उसमें क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरह से इंटरेस्ट रेट को हम इंक्लूड कर सकते हैं, सॉरी इन्फ्लेशन रेट को हम इंक्लूड करके कैश फ्लोज का प्रोजेक्ट का एनपीवी निकालेंगे। अल्टीमेटली करना क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अगर यही मैं आपको बोलता कि इस प्रोजेक्ट में आपको 112.20 की कैश फ्लोज होगी और रियल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है और प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो क्या निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते। नॉमिनल कैश फ्लोज को रियल रेट से डिस्काउंटिंग नहीं करना, आपको इस 10% में इन्फ्लेशन रेट ऐड करना पड़ेगा और 10+2 करके ऐड नहीं होता। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 10 इन ब्रैकेट 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट लेना है, तब जाके आपका रियल रेट नॉमिनल रेट आएगा। ये नॉमिनल रेट आ गया, कैश फ्लो भी नॉमिनल थी, तो आपने प्रेजेंट वैल्यू ले ली। एक चीज़। दूसरी चीज़ सर, बाय डिफ़ॉल्ट जब तक स्पेसिफिकली नहीं दिया जाता तब तक आप हर रेट को नॉमिनल रेट मानते हो और हर कैश फ्लो को नॉमिनल मानते हो। कहीं ना कहीं हिंट दी जाएगी कि वो रेट रियल है या कैश फ्लोज रियल है। आई बात समझ में? ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। आने वाले चैप्टर्स में विदाउट इन्फ्लेशन के जितने भी कैश फ्लोज देखोगे तो उसको नॉमिनल ही मानेंगे सर हम, वहाँ हम दिमाग नहीं लगाएंगे। जब स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन की बात की जाएगी तब आपको ध्यान देना है कि कैश फ्लोज नॉमिनल है कि रियल है। आपका ये वाला कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम के चैप्टर में भी आएगा। आइए सर क्वेश्चन देखते हैं। देखो सर, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, KLM लिमिटेड रिक्वायर्स 15 लाख रुपीज़ फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। ये आपका इन्वेस्टमेंट बन गया, इसको हम क्या कह सकते हैं, कैश आउटफ्लो। 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 3 ईयर्स, सैल्वेज वैल्यू नील है, डेप्रिसिएशन 5 लाख पर एनम है। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती डेप्रिसिएशन की तो भी हम यही मानते, बिकॉज दिस इज़ नॉर्मल। जब कुछ नहीं दिया होता तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लेंगे, ये मानते हैं। सैल्वेज वैल्यू नहीं दी होती तो हम 0 ही मानते हैं। सो ऐसे केसेस में क्या हो जाता, 15 लाख की टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट माइनस 0 सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, तो 5 लाख का डेप्रिसिएशन अपने आप कैलकुलेट होके आता है। इसलिए बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और ये दो इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कैलकुलेट करना नहीं आता। गिवन बिलो आर प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज एंड कॉस्ट। अब अगले 3 साल में क्या क्या मेरा सेल्स होगा, क्या क्या मेरा एक्सपेंसेस होगा, ये सब आपको दिया है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। नीचे जो कॉस्ट दी है उसमें डेप्रिसिएशन नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में पूछा ही नहीं जाता तो ये अलग से वर्डिंग देने की ज़रूरत नहीं थी। इग्नोर किया है इन्फ्लेशन को, इसका मतलब ये क्या है कि ये रियल कैश फ्लोज है, रेवेन्यू की भी कॉस्ट की भी। ठीक है सर, अब आ जाओ, आपको कॉस्ट भी दिया है, रेवेन्यू भी दिया है। टैक्स रेट बोला है 35% लगेगा। बहुत सिंपल है, कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर लेंगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। ठीक है, अब इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो ये, अच्छा पहला वाला जो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आया। अब डेप्रिसिएशन भी माइनस कर लोगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस करोगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पर हम कभी भी प्रॉफिट को डिस्काउंट नहीं करते, हम जो करते हैं डिस्काउंटिंग वो करते हैं कैश फ्लोज को। और कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो एक फ़र्क आता है वो है नॉन कैश आइटम का। ये प्रॉफिट ज़रूर है, जो भी होगा, मान लो 15 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, पर वो कैश फ्लो नहीं है। कैश फ्लो कब होगी, जब हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे, क्योंकि हमने पहले डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया था। आप नोट करना, आपका जो जेब से पैसा जाएगा 15 लाख रुपए का, तो वो तो आज 0 टाइम पे चला जाएगा। फिर हर साल 5-5 लाख का खर्चा जो आप ले रहे हो डेप्रिसिएशन के रूप में, क्या आपके जेब से पैसा वो जा रहा है? नहीं सर, वो सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के लिए। और वो भी क्यों लेते हैं, क्योंकि टैक्स में इम्पैक्ट आता है उसका। सो एक्चुअल में देखा जाए तो आप इस तरह से कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ले सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन निकालेंगे, उसके जस्ट बाद आप टैक्स निकाल लो।
सीधा सीधा PBDT पे, ठीक है। और इसमें आप ऐड कर दो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिशिएशन, तो भी आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल छोटा सा लेके समझाता हूँ, आने वाले कई क्वेश्चंस में आपको ज़रूर काम आएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिशिएशन। इसमें से आपने डेप्रिशिएशन माइनस करा तो आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करा तो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें आपने डेप्रिशिएशन वापस ऐड बैक करना है तो आपका आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कुछ फिगर्स ले लेते हैं। लेट्स से ये 100 है, ये 50 है, तो ये 50 आ गया। डेप्रिशिएशन 10 का मान के चलते हैं, 40 का प्रॉफिट, और सिंपल रखने के लिए कैलकुलेशन पूरा 50% हम टैक्स लगा देते हैं, ठीक है। तो 20, ये 20, डेप्रिशिएशन कितना ऐड बैक करूँगा मैं, 10 का, तो मेरा आंसर क्या आया, 30 का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका अपना रहा हूँ, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो मेरा आ जाएगा PBTD, कितना है सर, 100, 50 और ये आ गया 50। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेप्रिशिएशन माइनस नहीं कर रहा। तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर मैं डेप्रिशिएशन माइनस नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे डेप्रिशिएशन ऐड भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इम्पैक्ट जो लेना था वो सिर्फ टैक्स का लेना है, वो हम ले लेंगे, ठीक है। अब आप सीधा सीधा इस पर टैक्स लगा दो 50%, तो कितना माइनस करा, 25, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका 25। अब आप इसमें एक काम करो, टैक्स की जो सेविंग्स हुई है, आपकी सेविंग होती है क्योंकि डेप्रिशिएशन खर्चा है, ऑन डेप्रिशिएशन वो कैलकुलेट कर लो। डेप्रिशिएशन आपका कितना था सर, ध्यान देना, डेप्रिशिएशन था 10 लाख रुपीज़ का, और उस पर 50% टैक्स, तो वो आ गया 5। आप इसमें ऐड कर दो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कहानी ख़त्म। दोनों केस में आपने देखा, डेप्रिशिएशन माइनस करके प्लस करो तो भी आंसर सेम आता है, माइनस ही नहीं किया तो प्लस भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अलग से टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिशिएशन ऐड कर लो तो भी आपका आंसर सेम आता है। हम दूसरे वाला तरीके से इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल उन्होंने दी है 14%, ये हमेशा आफ्टर टैक्स होती है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं लिखा होता तो भी हम आफ्टर टैक्स ही मानते। इन्फ्लेशन रेट्स फॉर रेवेन्यूज़ एंड कॉस्ट, रेवेन्यू का हर साल का इन्फ्लेशन रेट आपको दिया हुआ है 9, 8 और 6%, और कॉस्ट का अलग दिया हुआ है। आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 साल के दिए हुए हैं यहाँ पे, और यही इस्तेमाल करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, इंस्टीट्यूट ने एग्ज़ाम में अगर PVF निकाल के दिया है तो वो ही एग्जैक्ट आपको यूज़ करना है, अपने कैलकुलेटर से निकाल के यूज़ मत कर लेना, मार्क्स कट जाएंगे। आपको नियरेस्ट रुपी में कैलकुलेशन करना है, डेसिमल सारे हटा देना, मार्क्स कट जाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट NPV ऑफ द प्रोजेक्ट, बहुत सिंपल। अब आपने नोटिस करा कि इन्फ्लेशन का कोई एक रेट नहीं है सर। ये मैंने सिंपल वाला क्वेश्चन अगर लेता रेगुलर बैच में तो पहले वहाँ से शुरू करता कि एक ही रेट सारे सालों के लिए अप्लीकेबल है, और फिर इस पे आता, पर अलग अलग रेट है। इसका क्या मतलब निकलता है ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। अब आपको ईयर 1 की कैश फ्लो, ईयर 2 की, ईयर 3 की बिना इन्फ्लेशन की दी है, और बिना इन्फ्लेशन का यानी कि टाइम 0 पे दी है। लेट्स से ये आपको 1 लाख रुपए, और ये भी ये 2 लाख रुपए, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, अगर ये ईयर 1 की कैश फ्लो है तो इसे कहाँ ले जाना है हमें, इसको यहाँ पे ले जाना है नॉमिनल बनाने के लिए। तो इसमें 9% के हिसाब से 1.09 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। पर अगर दूसरे साल मेरा इन्फ्लेशन रेट 8% है तो मैं क्या करूँगा सर, 2 लाख की जो कैश फ्लो है इसे हमें लेके जाना है यहाँ पे। देखो, कोई भी कैश फ्लो जो 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे है वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में जंप नहीं कर सकती, उसको पहले साल का इन्फ्लेशन झेलना ही पड़ेगा। यानी कि पहले ये 2 लाख रुपए जो है उसको 9% से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, और फिर 8% से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तब जाके मेरी यहाँ की नॉमिनल कैश फ्लोज आएगी। बहुत सारे बच्चे 8% सेकंड ईयर का है बोलने के बाद में उनको लगता है 8% 2 साल का है। सर, 2 साल का होना और दूसरे साल का होने में बहुत फ़र्क है। 2 साल का होता तो 8 और 8 होता,
क्योंकि ये सिर्फ दूसरे साल का है तो पहले साल का 9 और दूसरे साल का 8 ही रहेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में देखना, यहाँ पे क्लियर लिखा है पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, ठीक है। अलग अलग ईयर का अलग अलग इन्फ्लेशन है एंड दैट इज प्रैक्टिकल। लाइफ में ऐसा ही होता है, इकोनॉमी में हर साल इन्फ्लेशन अलग अलग होता है, तो सारी कैश फ्लोज को उन इन्फ्लेशंस को झेलना पड़ता है। तीसरी कैश फ्लो जो होगी उसमें 1.09 लगेगा, 1.08 लगेगा, 1.06 लगेगा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तब जाके वो तीसरी कैश फ्लो 0 से थर्ड ईयर में पहुंचेगी। आओ सर, अब हम क्या करेंगे, रेवेन्यूज जो रियल कैश फ्लोज में दिए उसको हम नॉमिनल में कन्वर्ट करते हैं, कॉस्ट को भी नॉमिनल में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू 3 साल के दिए, आप देखना मैंने यहाँ पे 1.09 से मल्टीप्लाई करा 10 लाख को, यानी एक साल आगे ढकेला उसको, ठीक है। पर अगले साल का जो 13 लाख रुपए है उसको मैंने पहले साल से आगे ढकेला 1.09 से मल्टीप्लाई करके, फिर दूसरे साल से भी आगे ढकेला, दूसरे साल का भी इन्फ्लेशन लगाया, यानी कि वो 0 पॉइंट से पहले से दूसरे पे जाके गिरा। फिर ये 0 पॉइंट पे, तो इसको पहला, दूसरा और तीसरा ले जाने के लिए तीनों साल के इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका जो आंसर आता है ना, ये इन्फ्लेशन सारे मल्टीप्लाई करके उसको इन्फ्लेशन इंडेक्स कहा जाता है। तो ये अब हमारी नॉमिनल कैश फ्लोज आ गई, पहले साल के एंड की, दूसरे साल के एंड की और तीसरे साल के एंड की। उसी तरह से हमने कॉस्ट में भी करा, 5 लाख 10%, 6 लाख तो पहले साल का और दूसरे साल का, और जो तीसरे साल का है जो 0 पॉइंट पे दिया है 6.5 लाख रुपए यानी 6,50,000, उसको पहले साल के इन्फ्लेशन से गुजरना पड़ेगा, दूसरे साल के इन्फ्लेशन से गुजरना पड़ेगा और तीसरे साल के भी इन्फ्लेशन से गुजरना पड़ेगा, तब जाके वो थर्ड ईयर एंड का कहलाएगा। तो अब हमारी रेवेन्यूज की 3 फिगर आ गई और कॉस्ट की भी 3 फिगर आ गई, कहानी खत्म। इन्फ्लेशन जो हमने सीखना था वो खत्म। अब एनपीवी पे ध्यान दो, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट आएगा डेप्रिसिएशन के पहले का। ये देखो, ये जो दिख रहे हो आप नोटिस करना, 10,90,000, 15,30,000, यही हमने आगे नीचे टेबल पे ले लिया। यहाँ पे 1090, 50, 30, 17, ये जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेवेन्यू है वो ले लिया, उसमें से इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट हमने माइनस कर दिया, तो हमारा ये प्रॉफिट आया है बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है। इस प्रॉफिट पे हमने सीधा 35% का टैक्स लगा लिया और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, बट बिफोर डेप्रिसिएशन। क्या करना है अगला स्टेप, हम कौन से स्टेप पे आ गए हैं सर, इसमें हमने ये कैलकुलेट कर लिया ये। तो अगला स्टेप क्या है, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। आप क्या करोगे, अब ध्यान दो, ये वाला प्रॉफिट ले लो यहाँ पे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, आप उसमें टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, सिर्फ डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग। सर 1,75,000 कैसे आया, 5 लाख पे 35% कैलकुलेट करके, 5 लाख का डेप्रिसिएशन था, उस पर 35% कैलकुलेट करा तो 175 आ गया, वो ऐड कर दिया, आपका कैश इनफ्लो आ गया। सवाल ये उठता है कि सर इन्फ्लेशन डेप्रिसिएशन पे लगेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं लगता। आपका इन्फ्लेशन 5, 10, 15, 20, 25% भी होता तो भी डेप्रिसिएशन की फिगर आपके बुक्स में 5 लाख रुपए ही होती, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अपना स्ट्रेट लाइन मेथड से लग रहा है और वो नॉमिनल फिगर है सर, कोई रियल में मेरा कैश तो जा नहीं रहा जब मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ 5 लाख का, वो तो 15 लाख मेरा स्टार्टिंग में चला गया था। तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डेप्रिसिएशन पे नहीं पड़ता, लाना भी नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा हमने 3 हमारे पास फिगर्स है, रेवेन्यू, कॉस्ट और डेप्रिसिएशन। हमने इन्फ्लेशन इसको एडजस्ट करा, इन्फ्लेशन से इसको एडजस्ट करा, पर इन्फ्लेशन से डेप्रिसिएशन को एडजस्ट नहीं करना है, ठीक है। टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन ले लिया हमने, कैश इनफ्लोज आ गई, 14% से जो क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिए वो ले लो, मल्टीप्लाई करके ये आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब तो एनपीवी का सिंपल तरीका है, आपका इनफ्लो आ गया, आउटफ्लो में से माइनस कर दो, ये इनफ्लो है, आउटफ्लो 15 लाख का, ये आपकी फाइनल आंसर। मैं एक और तरीका बताता हूँ, इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है वो थोड़ा कैसा है, बहुत आपको टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में, आप जबकि एक टेबल में सिर्फ इतने से में ख़त्म कर सकते हो, वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, आपकी मर्ज़ी जो फॉलो करना है। देखो, सबसे पहले हमने रेवेन्यू का कैलकुलेशन करा, हमने रियल रेवेन्यूज़ लिए, रियल कैश फ्लो वाले, उसको इन्फ्लेशन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके नॉमिनल रेवेन्यू निकाला। देखो एक ही टेबल में ये इन्फ्लेशन इंडेक्स हो गया आपका। उसी तरह से हमने कॉस्ट को भी करा। अब हमारे पास में ए रेवेन्यू है, बी कॉस्ट है,
तो हमने क्या करा, A माइनस बी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ले लिया, उसमें से टैक्स हटा दिया, तो आपका आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन अगर लिखना है तो। उसमें हमने टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन ऐड कर दी, कैश फ्लो आ गया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया, प्रेजेंट वैल्यू आ गया, कहानी खत्म। स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से मैंने आपको ये समझाया ना, एक 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 स्टेप, उसी स्टेप्स में ये सारा लिखा हुआ है, तो आप उसी स्टेप्स को फॉलो करो, तो आपको एक फॉर्मेट मन में बैठेगा जो आप प्रैक्टिस के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हो। आंसर सेम ही आना है सर, थोड़ा सा बस मामूली सा डिफरेंस आया है क्योंकि इन्फ्लेशन इंडेक्स का फ़र्क आया था, 19954 है यहाँ पे और यहाँ पे 19965 है, 9 रुपये 10 रुपये का फ़र्क मान के चलो। पर ये बार बार 4 टेबल बनाना, और एक चीज़ आप समझो इसमें, ये जो 1090 की 3 बार आप फिगर एग्जाम में लिख चुके हो, वापस इस चीज़ को यहाँ पे लिखने में तो टाइम वेस्ट होगा ही ना, तो डबल डबल लिखने में टाइम वेस्ट होता है। कोशिश करो ना हो, तो टाइम बचेगा। एग्ज़ाम में सिर्फ नॉलेज और प्रैक्टिस काम नहीं आएगा, टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ यू शुड एडजस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे एडजस्ट करना है, नॉमिनल कैश फ्लो क्या होती है, रियल कैश फ्लो क्या होती है, नॉमिनल डिस्काउंट रेट क्या होता है, रियल डिस्काउंट रेट क्या होता है, ये हमने देखा। नॉमिनल डिस्काउंट, रियल डिस्काउंट का और एक क्वेश्चन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं देख लेंगे। और हमने देखा कि डेप्रिसिएशन पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं आता, उस पर सिर्फ टैक्स सेविंग लेनी है। ठीक है सर, यहाँ पे हमने इन्फ्लेशन वाला भी हमारा एक क्वेश्चन जो लेना था वो कंप्लीट करा। अब देखो हम कहाँ पे आ चुके हैं, हम स्टार्टिंग से हमने बेसिक्स देखे, रिस्क एनालिसिस शुरू करा। एनपीवी में हम क्या कर रहे हैं, अब प्रोजेक्ट में रिस्क डालते जा रहे हैं। पहले हमने डबल डिस्काउंटिंग वाला रिस्क डाला, इन्फ्लेशन भी हमने देख लिया। अब देखते हैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। बहुत आसान है सर, ये तो इन्फ्लेशन वाले से भी ज़्यादा आसान है। जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको फेस करना पड़ेगा वो है सर सेंसिटिविटी एनालिसिस। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर दूंगा अगली बार, सिमुलेशन एनालिसिस, वो भी आपके सिलेबस में, वो और भी सिंपल है। चलो सर, आओ एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, पानी वानी पी लेता हूँ और वापस आता हूँ और फिर RADR से शुरू करते हैं, फटाफट फटाफट निपटाएंगे। सो वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डिस्काउंट रेट का इस्तेमाल करने के पहले हम उसमें रिस्क एडजस्ट करेंगे। सिंपल सी बात है। लेट्स टेक द कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन। मान लो कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ले लेते हैं 100, चलो इन्वेस्टमेंट जो भी करा ठीक है, आपको एक साल बाद 110 रुपये 110 रुपीज़ मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट किस में करा सर, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने इन्वेस्टमेंट करा है बैंक के फिक्स डिपॉजिट में, जिसे हम रिस्क फ्री मानते हैं। तो इसका रिस्क कितना हो गया, 0 लेके चलेंगे, ठीक है। और FD का जो रेट था वो था 5%, ठीक है। तो ये जो आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हुआ है एक्स अमाउंट का, ये आपको निकालना है कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे जिस पे 5% ऐड होके वो 110 रुपये हो जाएगा। या हम बोले कि अगर हमें एक साल बाद 110 रुपये मिलने वाले हैं 5% के रेट से FD में, तो आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, 110 डिवाइडेड बाई 1.05 करेंगे, तो आंसर आएगा 104.76। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ FD में 110 ना मिलते हुए यही 110 रुपीज़ आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे भी 5% का रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि कंपनी का एक कुछ रिस्क फैक्टर होता है, ज़ीरो रिस्क तो नहीं होता। लेट्स अज्यूम कि कंपनी का रिस्क है 1 और उस 1 के रिस्क पे हमको 15% रिटर्न एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो आप अब क्या करोगे, 110 डिवाइडेड बाई 1.15, क्योंकि रिस्क 0 से सीधा 1 पे आ गया। आप नोट कर रहे हो, 0 से 0.1 होता, 2 होता, ऐसे करते करते 5 आता, 9 आता और फिर 1 आता। आप सीधा यहाँ से यहाँ पे जंप कर चुके हो, तो आपका रिटर्न भी देखो डिफरेंस बढ़ गया आपका, ठीक है। तो वो आंसर आएगा 95.65। चलो ठीक है, मान लिया। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको रिस्क नहीं उठाने के लिए कितना रिटर्न मिल रहा था, 5%, और रिस्क उठाने के लिए कितना रिटर्न मिल रहा है, 15%। तो जो आपको प्रीमियम मिला वो किस बात का प्रीमियम मिला, 5 से 15 में कितना गैप आ रहा है आपका, 10% का गैप आ रहा है। नोटिस करो, 10% का गैप आ रहा है। वो किस चीज़ के लिए था, वो
वो 0 और 1 का बीच का डिफरेंस यानी इतना रिस्क उठाने के लिए था। एक्चुअल में रिस्क उठाने के लिए तो आपको 10% ही मिला, 5% तो फ्री रिस्क पे भी मिल रहा है। 0 रिस्क पे 5% तो बेस बैठ गया। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो मिनिमम 5% रिटर्न तो है। अब डिपेंड करता है कि रिस्क कितना उठा रहे हो। चलो ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कि यही 110 रुपीज़ आपको मिलते इसी कंपनी के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पर इस प्रोजेक्ट का रिस्क कंपनी के एवरेज रिस्क से थोड़ा सा ज़्यादा है, 20% ज़्यादा ले लो। अगर कंपनी का रिस्क 1 है तो प्रोजेक्ट का रिस्क 20% ज़्यादा यानी 1.2 हो गया। अब बताओ कि इस प्रोजेक्ट में डिस्काउंटिंग के लिए क्या रेट इस्तेमाल करना चाहिए। क्या यहाँ पे भी मैंने 15 लेना चाहिए? सर ये आंसर गलत है। तो सिंपल सी बात है सर, एक काम करो 15 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 कर दो यानी हो गया 18%। सर ये भी गलत है। मैं रीज़न बताता हूँ क्यों गलत है। आपने जो 1.2 यानी 0.2 का एक्स्ट्रा रिस्क का इम्पैक्ट लिया वो पूरे 15% पे ले लिया, जबकि उसमें से 5% तो 0 रिस्क पे ही मिलता है रिटर्न। इस पे रिस्क का इम्पैक्ट डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, बिना रिस्क उठाए इतना मिल जाता है। तो जो रिस्क का इम्पैक्ट डालने की ज़रूरत थी वो थी सिर्फ 10% पे, 5% तो बेस बैठ गया। तो आप क्या करोगे, आपका जो कांस्टेंट बैठ गया है उसको अलग से निकाल लो 5%, और आपको जो प्रीमियम मिला ना रिस्क उठाने के लिए वो था 10% का। और हमारे प्रोजेक्ट का रिस्क 10% का प्रीमियम किसका है? कंपनी का, जिसका रिस्क है 1, और हमारे प्रोजेक्ट का जो रिस्क है वो 20% ज़्यादा है। तो यहाँ आप 1.2 से मल्टीप्लाई करो। अब देख रहे हो पूरे 15% पे 1.2 नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें से 5% तो 0 रिस्क ही है, उस पर रिस्क का इम्पैक्ट नहीं आएगा। सिंपल। अब आपने अगर निकाल लोगे तो आपका रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट आ गया, दैट इज 17%। देख रहे हो 1% कम आया। So this is called as risk adjusted discount rate. This is also called as capital asset pricing model. ये हम बाद में पोर्टफोलियो में देखेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर में। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है सर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का। क्या है फॉर्मूला? मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज़ नथिंग बट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले तो आपका एक कॉन्स्टेंट फिगर, रेट ऑफ रिटर्न विदाउट रिस्क एंड रेट ऑफ रिटर्न विथ रिस्क, बस इन दोनों को ऐड करना है। रेट ऑफ रिटर्न विदाउट रिस्क और विथ रिस्क। विथ रिस्क में क्या आएगा, आपने ये जो 10% निकाला ये क्या रहेगा, कंपनी का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें से आप रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस कर दो तो आपका प्रीमियम आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे आप रिस्क इंडेक्स से। रिस्क इंडेक्स क्या है? 1.2, जो मेरे प्रोजेक्ट का रिस्क इंडेक्स है। किसका रिस्क इंडेक्स है सर? प्रोजेक्ट का, जिसमें आप एनपीवी निकालना चाह रहे हो, जिसके लिए आप डिस्काउंट रेट निकाल रहे हो। सो इस तरह से डिस्काउंट रेट को रिस्क से रिलेटेड एडजस्ट करा जाता है। नॉर्मल ऐसे नहीं है सर 5% इधर मिल रहा है 15 इधर मिल रहा है, जिसका रिस्क 1 है तो 1.2 वाले का रिस्क 18 हो जाएगा, 15 इंटू 1.2। ये गलत तरीका है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया सीधा। बट लॉजिकली देखा जाए तो 5% पे तो रिस्क फ्री था ही। ठीक है, तो आपने ये सीख लिया कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कैसे निकालते हैं। मैं 2 फैक्टर ले लेता हूँ। ये फैक्टर है आपका रिटर्न विदाउट रिस्क, और ये वाला फैक्टर है प्रीमियम, बोल सकते हैं हम प्रीमियम फॉर रिस्क। अब रिस्क पे डिपेंड करता है, रिस्क इंडेक्स बदलता जाएगा, आपका प्रीमियम यहाँ पे बदलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। न्यू प्रोजेक्ट लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग 3 प्रोजेक्ट्स P1, 2 और 3। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू। आप ध्यान देना 3 प्रोजेक्ट में आपको सबसे पहले जो दी है वो कैश आउटफ्लो दी है 0 पॉइंट पे। ठीक है, आपकी ये टाइमलाइन है, 0 पॉइंट पे कैश आउटफ्लो दिया है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट चलने वाला है वो है 1, 2, 3 और 4 साल के लिए। 1, 2, 3 और 4 साल के लिए प्रोजेक्ट में इनफ्लोज आएंगे। ठीक है, ये कैश इनफ्लो। ठीक है, अब हर प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोज अलग अलग है और रिस्क भी अलग अलग है।
अब ध्यान देना, न्यू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एक ये कंपनी है, इसको हम फर्म बोलेंगे। इसका जो रिस्क होगा, रिस्क इंडेक्स होगा, वो 1 होगा। बेस तो वही लेके चलेंगे। उसके कंपैरिजन में, एज अ होल कंपनी के कंपैरिजन में, प्रोजेक्ट P1 इज 1.8 टाइम्स रिस्कियर। ये जो प्रोजेक्ट 2 है उसका रिस्क और हमारे कंपनी का रिस्क सेम है, 1:1। प्रोजेक्ट 3 का रिस्क 0.6 होने का मतलब यह है कि पूरे कंपनी से कम रिस्की है प्रोजेक्ट 3 मेरा। अब आप एक चीज और ध्यान देना, जब रिस्क बढ़ता जाता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क जब बढ़ते जाता है तो आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंटिंग रेट भी बढ़ता जाता है। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा रिस्कियर रहेगा इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा मुझे रिटर्न चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि तीनों का रिस्क अलग अलग होने की वजह से तीनों प्रोजेक्ट्स में डिस्काउंटिंग का रेट सेम नहीं हो सकता। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म इज 15%। ये फर्म का है जिसका रिस्क 1 है और टैक्स रेट 40%, रिस्क फ्री रेट इज 10%। रिस्क फ्री रेट कितना दे दिया? 10%। तो आपके पास में कंपनी का रिस्क है, मैं उसको KO ले लेता हूँ। कंपनी का रिटर्न है 15%, रिस्क फ्री रिटर्न है 10%। यानी कंपनी जितना रिस्क उठाने के लिए आपको प्रीमियम कितना मिलता है? 5% का। ठीक है। फाइंड आउट द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट फॉर दीज प्रोजेक्ट्स एंड विच प्रोजेक्ट इज बेस्ट। क्या करना है सर? अब आप सिंपल फॉर्मूला रखोगे, ये आपका रिस्क फ्री रेट है, ये आपका प्रीमियम है फर्म का, और उसको रिस्क फैक्टर से या इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको हर प्रोजेक्ट का डिस्काउंटिंग रेट मिल जाएगा। 10% ले लिया, ये कंपनी का है, और ये डिफरेंस आ गया 5% का। सिर्फ इतना पार्ट बदल रहा है हर इक्वेशन में क्योंकि रिस्क बदल रहा है, तो हर एक का हमको डिस्काउंटिंग रेट आ गया। कहानी ख़त्म। अब आपके पास कैश फ्लोज दी है, डिस्काउंटिंग रेट रेडी है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो और आपको प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। एक चीज़ जो गुमराह करने के लिए यहाँ पे आपको दी है वो है सर अप्लीकेबल टैक्स रेट इज़ 40%। टैक्स जो है हमेशा प्रॉफिट पे लगता है। जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है कैश इनफ्लोस, यानी ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है, टैक्स के बाद का ही फिगर है इनफ्लोस, तो वो ऑलरेडी दिया हुआ है तो अब टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, आपकी कहानी आसान बन जाती है प्रोजेक्ट A में, क्योंकि आपकी एन्यूटी दी हुई है, हर साल 6 लाख रुपए की कैश फ्लो है। प्रोजेक्ट 1 को डिस्काउंट करोगे 19% के एन्यूटी फैक्टर से 4 साल के, बाकी प्रोजेक्ट को 15 और 13, ये 15, 13, ये 19, 13 आ रहा है ना? हाँ, बस अब क्या करना है ध्यान देना। प्रोजेक्ट 1 को हमने एन्यूटी फैक्टर से निकाला, ये हमारी एन्यूटी थी, ये प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर था, मल्टीप्लाई करा तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है, और ये NPV है। ये तो हमने NPV का कॉन्सेप्ट सीख रखा था, यहाँ मैं और डिस्कशन नहीं कर रहा। और जो एन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट था ये हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सीख रखा था। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आया तो वापस से आई विल सजेस्ट टू गो विद द टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लेक्चर, ठीक है? वो यहाँ के लिए ही पढ़ाया था, आगे भी आएगा। प्रोजेक्ट 2 देख लो, बहुत सिंपल, एक कॉलम ईयर का आएगा, दूसरा कॉलम में कैश फ्लोज रखो। जो आपका डिस्काउंटिंग रेट अभी आया है रिस्क के हिसाब से, उसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 डेसिमल में ले लेना, कहानी ख़त्म। 3 डेसिमल में राउंड ऑफ करो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को, और प्रेजेंट वैल्यू, इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिए तो 3 हो, 4 हो, 2 हो, जितने डिजिट हो वही उठाना है, आपको अपने मन से कैलकुलेट नहीं करना। पर अगर इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया तो 3 डेसिमल में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आएगा, यहाँ कैश आउटफ्लो डालो, NPV आ गया। वैसे ही प्रोजेक्ट 3 में भी आपको करना है, यहाँ सिर्फ रेट बदल जाएगा। तो RADR में क्या हुआ? सिर्फ रेट बदला, और रेट निकालने का आपने तरीका भी देखा, ठीक है सर। अब मैं बात करता हूँ सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच के। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि तीनों प्रोजेक्ट की NPV निकालो, हमने तीनों प्रोजेक्ट की NPV निकाल के बता दिया कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है। प्रोजेक्ट नंबर 3 आपका बेस्ट आ रहा है क्योंकि उसमें NPV सबसे ज़्यादा आ रही है,
क्योंकि रिटर्न भी तो आपने सबसे कम उसी में एक्सपेक्ट करा था, तो ऑब्वियस सी बात है। चलो, जितना ज़्यादा रेट रहेगा उतनी ज़्यादा डिस्काउंटिंग होती है, एनपीवी आपकी कम आती है सेम कंडीशंस पे। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच पे आते हैं। देखो, एक तो हमने जो अभी अभी करा ना, वो क्या था कि कैश फ्लोज हमने सेम रखे, हमने डिस्काउंट रेट को जो था एडजस्ट कर दिया। मैं आपको एक तरीका यहाँ पे समझाता हूँ। या चलो नीचे ले लेते हैं। एनपीवी निकालने का एक बेसिक तरीका तो आपने समझ लिया, फॉर्मूला, ठीक है। ईयर लिया, कैश फ्लोज लिया, डिस्काउंट रेट लिया, डिस्काउंट रेट यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट डिस्काउंट रेट लिया, और आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, ठीक है। आरएडीआर में हमने क्या करा था, इस चीज़ को एडजस्ट करा था, ठीक है। रिस्क के हिसाब से डिस्काउंटिंग रेट को एडजस्ट करा था। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में हम कैश फ्लोज को ही एडजस्ट कर देंगे। एक और चीज, हमने डिस्काउंट रिस्क अगर ज़्यादा है तो हमने हमारे कंपनी के डिस्काउंटिंग रेट को और बढ़ाया था, ठीक है, रिस्क इसमें ऐड करा था। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में क्या करेंगे, जो भी कैश फ्लोज दिए उसमें से रिस्क हटा देंगे, और जो कैश फ्लोज आए वो रिस्क फ्री कैश फ्लोज बना देंगे, यानी कि सर्टन कैश फ्लोज। सर्टनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में सबसे पहला वर्ड है सर्टन। सर्टन का मतलब 100% श्योर होना। 100% आप तभी श्योर हो सकते हो जब रिस्क ज़ीरो है, उसी को रिस्क फ्री कहा जाता है। रिस्क फ्री कैश फ्लोज बोलो या सर्टन कैश फ्लोज बोलो। तो अब आप क्या करोगे, आपका सिस्टम क्या रहेगा, मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ। आप अभी भी एनपीवी ही निकालोगे, ठीक है। आप ले लेना ईयर 1 2 3 4। अब यहाँ पे आएंगी टोटल कैश फ्लोज, ठीक है। टोटल कैश फ्लोज बोलो या अनसर्टन कैश फ्लोज बोलो, ठीक है। अब यहाँ आप लोगे सी कोइफिशिएंट। सी कोइफिशिएंट क्या है, लेट्स से द टोटल कैश फ्लो इज 100। मुझे लग रहा है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके अगले साल का मेरा कैश फ्लो 100 होगा, पर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। 100 तो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, रिस्क है ना इसके अंदर तो, कि एग्जैक्ट 100 तो नहीं होगा, लेकिन गिरे से गिरे हाल में 60 रुपीज़ का कैश फ्लो तो सर्टन है ही है। इसका मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ 100 60 इज माई सर्टनटी। 60 रुपीज़ का इनकम होने का, कैश फ्लो होने की तो मैं गारंटी 100% दे सकता हूँ। बाकी का 40 रिस्की है, तो आप ये 40 हटा दो ना, तो आपका सर्टनटी कोइफिशिएंट बन जाता है यहाँ पे 0.6। ये जैसे ही 0.6 रखोगे तो अब आपका आएगा सर्टन कैश फ्लोज। आप उसको रिस्क फ्री कैश फ्लोज भी बोल सकते हो, क्योंकि आपने 100 में से दो हिस्से थे, 60 का रिस्क फ्री कैश फ्लो था और ये रिस्की कैश फ्लो था, आपने ये हटा दिया। और कैसे निकालना है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, बहुत सिंपल सर। न्यूमरेटर में ले लो ऐसी कैश फ्लोज जिसके बारे में आप सर्टन हो, और डिनोमिनेटर में ले लो टोटल कैश फ्लोज जिसमें सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, रिस्क फ्री, रिस्की सब इंक्लूडेड है। उसमें से आपको सर्टन कैश फ्लोज निकालना है, तो वो सी कोएफिशिएंट बन गया, कहानी खत्म। अब आपके क्या आएंगे, सर्टन कैश फ्लोज आ जाएंगे 60। अब आप मुझे बताओ, अगर 60 को डिस्काउंट करना है तो कंपनी का अगर डिस्काउंट रेट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पिछले क्वेश्चन में कंपनी का था 15%, क्या मैंने 15% लेना सही है? नहीं सर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 15% के अंदर तो रिस्क इंक्लूडेड है। जिसके अंदर रिस्क इंक्लूडेड है उस रेट को मैं रिस्क फ्री कैश फ्लोज पे लगा सकता हूं क्या? गलत बात है ना। ये 15% तो 100 पे लगता तब ठीक था, क्योंकि 15 में भी रिस्क है, कैश फ्लो में भी रिस्क है, बेस सेम है। अगर मेरी कैश फ्लोज रिस्क फ्री है, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर मेरी कैश फ्लोज रिस्क फ्री है तो मेरा डिस्काउंटिंग रेट भी रिस्क फ्री होना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट रिस्क फ्री रेट। आपको सर्टेनिटी इक्विवेलेंट पे कोई क्वेश्चन आया तो आपको दोनों रेट दिए जाएंगे, कंपनी का डिस्काउंट रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क फ्री रेट, पर आपको जो इस्तेमाल करना है वो सिर्फ रिस्क फ्री रेट इस्तेमाल करना है।
5%, 10%, जो भी होगा। इसके बाद की कहानी बिल्कुल सेम है, प्रेजेंट वैल्यू निकालो, टोटल करो, कैश इनफ्लोज आएगी, आउटफ्लोज माइनस करो, एनपीवी आ गया, कहानी खत्म। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से और क्लैरिटी आएगी। एक कंपनी है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और वो कंसिडर कर रही है 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल। व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में से कोई एक ही प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हो, मतलब दोनों में फ़ायदा होगा तो मैं दोनों प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है। ये करा तो वो नहीं कर पाओगे, वो करा तो ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब दोनों में कैश आउटफ्लो आपको दिया हुआ है 8,50,000 और 8,25,000 का। सी कोइफिशिएंट अप्रोच से आपको रिस्क इनकॉर्पोरेट करना है। इनकॉर्पोरेट करने का मतलब हर बार ऐड करना नहीं होता, किसी किसी में रिस्क हटाना भी होता है, रिस्क से रिलेटेड एडजस्टमेंट। द करंट यील्ड ऑन द गवर्नमेंट बॉन्ड पे 6% है, ये आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आपको दी है, सी कोइफिशिएंट भी दिया है। ध्यान देना, मैं प्रोजेक्ट एम की बात करता हूँ, 3 साल तक ये प्रोजेक्ट चलेगा और तीनों साल मुझे जो कैश फ्लोज होंगी वो है ये, लेकिन इसका सी कोइफिशिएंट 0.8 है। इसका मतलब क्या है, 4,50,000 मैं एस्टिमेट तो कर रहा हूँ मेरी कैश फ्लो होगी, लेकिन आई एम नॉट सर्टन अबाउट इट। आउट ऑफ दैट 4,50,000 आई एम 100% कॉन्फिडेंट अबाउट द 80% ऑफ द कैश फ्लोज, यानी इसका 80% आता है 3,60,000। इसके लिए तो मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं, इसमें कोई रिस्क नहीं है। बाकी का 20% इज रिस्क। तो जब आप सी अप्रोच यूज करते हो तो आप रिस्क वाला फैक्टर जो है हटा देते हो। आप बोलते हो कि भाई सेफ चलो, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना नहीं करना उसको डिसाइड करने के लिए सेफ चलो, जो कैश फ्लो श्योर है सिर्फ उतना लो। तो आप सी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके टोटल कैश फ्लो को सर्टन कैश फ्लो में कन्वर्ट करते हो, जो कि कहा जाता है रिस्क फ्री। ध्यान देना, आपने यही करा, आपने रिस्क फ्री में कन्वर्ट कर दिया। अब क्योंकि ये कैश फ्लो रिस्क फ्री है तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न भी रिस्क फ्री होना चाहिए। यहां सबसे ज़्यादा गलती होती है बच्चों की, यहां आप कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इस्तेमाल कर लेते हैं। ध्यान देना, यहाँ तो बहुत क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6% से आपको दिए हुए है, वो इस्तेमाल करना है और कोई रेट दिया हुआ नहीं है। लेकिन कंफ्यूज करना होता तो मैं ज़रूर डालता कि कंपनी का रेट है 10%, इस प्रोजेक्ट पे कंपनी की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो आधे बच्चे या आधे से ज़्यादा बच्चे 10% से डिस्काउंटिंग करके आते, जिन्हें लॉजिक नहीं पता। वो कैश फ्लोज को तो सर्टन में कन्वर्ट कर लेंगे कि हाँ ऐसा कुछ तो पड़ा था, तो आप 360 तक तो आ जाओगे, पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर आपने 10% से ले लिए तो यहाँ गलती हो गई, पूरा जीरो मिलेगा, 1% भी कुछ मार्क नहीं मिलने वाले। तो ये चीज़ इंश्योर करना, सिर्फ सी कोएफिशिएंट नहीं, आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेना है। और बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार, जब कैश फ्लोज में रिस्क नहीं है तो मेरे डिस्काउंटिंग रेट में रिस्क क्यों हो? कैश फ्लोज में रिस्क है तो मैं डिस्काउंटिंग रेट में भी रिस्क लूंगा। बाकी कहानी सिंपल, आपका एनपीवी आ जाएगा। आप ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गई, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो लेना, ये एनपीवी आ जाएगा। ऐसे दूसरे प्रोजेक्ट में करोगे तो देखो प्रोजेक्ट 2 का एनपीवी ज़्यादा आ रहा है, यू शुड गो विद दिस प्रोजेक्ट एन। बाकी तो कहानी सिंपल। ये हो गया आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द कॉन्सेप्ट्स, RADR और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। अब थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब ये नाम से ही आप थोड़ा सा समझने लग जाओ, सेंसिटिविटी यानी झंझनाहट जो होती है, एकदम से कभी आप ठंडा कुछ खा लेते हो आइसक्रीम या एकदम से गर्म कुछ खाने, सेंसिटिविटी होने लग जाती है दांतों में। चलो तो अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं सर, सेंसिटिविटी एनालिसिस का। सेंसिटिविटी एनालिसिस बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है जो कि ये बताता है कि कोई भी फैक्टर में कितना % हम बदलाव लाएं एडवर्स साइड में, जो कि हमारे फेवर में ना है, नहीं है, तो एनपीवी आपकी ज़ीरो आ जाती है। अब इन सब चीज़ों के पीछे का रीज़न भी मैं बताऊंगा, एक एग्जांपल के साथ में इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मैंने कुछ बेसिक तैयारी करके रखी है ताकि आपका टाइम बचाऊं। आ जाओ, यह है सेंसिटिविटी एनालिसिस। लेट्स से कि हम कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट बनाने वाले हैं और वो मार्केट में बेचेंगे। अब मार्केट में उसके बेचने की प्राइस आप लेके चलो 100 रुपीज़ है, और वेरिएबल कॉस्ट उसको पूरा रॉ मटेरियल लेबर जो आपने कॉस्टिंग में पढ़ा है वो 50 है। तो आपका कंट्रीब्यूशन आ गया 50 रुपीज़ पर यूनिट का। एंड लेट्स अज्यूम कि हम टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो मार्केट में बेचेंगे वो है 5 करोड़,
यानी 5 करोड़ उस प्रोडक्ट के, लेट से मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ तो वो कैलकुलेटर मैं इतने में बेचूंगा और मेरे को हर कैलकुलेटर पे 50 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो आपका हो गया वो हो गया सर 250 करोड़ का। एम आई राइट? और लेट से कि जैसे रेंट हो गई और डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन तो खैर छोड़ो, रेंट वगैरह ये सारा फिक्स कॉस्ट जो है वो है टोटल मिला के 50 करोड़ का। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना बचा? 200, सॉरी, प्रॉफिट कितना बचा? 200 करोड़ का। अब टैक्सेस वगैरह आप भूल जाओ इसमें, तो अगर टैक्स नहीं है तो प्रॉफिट भी यही है, कैश फ्लो भी मेरा यही हुआ, 200 करोड़ रुपीज़ ईयर, 1 साल का। और लेट्स अज्यूम कि इस पूरे प्रोजेक्ट, या यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट जो आपका चलेगा ये चलेगा 3 साल तक। अब अज्यूम करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो है 400 करोड़ रुपीज़ का। अब 200 करोड़ हर साल मिलने हैं तो इन्वेस्टमेंट तो कुछ ऐसे ही रहेगा इसी के आसपास। तो 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 200 करोड़ रुपए आपका हर साल का इनफ्लो होगा। लेट्स कैलकुलेट द एनपीवी। एनपीवी के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए जो रेट लेंगे वो लेट्स से 6% ले लेते हैं। अब एनपीवी निकालने का आपका फॉर्मूला क्या है? एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और डिटेल में हम बनाते हैं कि ये सारी चीज़ें इसमें आ जाए, ठीक है। अब कैश इनफ्लो के लिए हमने क्या करा? एनुअल कैश फ्लो 200 करोड़ का आना चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे? एन्यूटी, सही लिख रहा हूँ क्या? इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 6% से 3 साल का, और ये आ गया आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो आउटफ्लो है वो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और डिटेल में लिखते हैं थोड़ा सा। एन्यूटी आपने कैसे निकाली वो देख लो। आपने एन्यूटी निकाली सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करा, तो इससे आ गया कंट्रीब्यूशन, और आपने नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स, तो आपका आ गया अब ये टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन में से आपने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी। सही लिख रहा हूँ क्या? देख लो, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा, 100 माइनस 50 इंटू 5 माइनस 50, हाँ, तो ये 200 आ गया। और इसमें से अब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी माइनस कर दो। अच्छा, पर एन्युटी फैक्टर नहीं लिया ना हमने, एन्युटी फैक्टर भी तो लिखना पड़ेगा। तो इतना पार्ट बन गया आपका एन्युटी का, मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ले लो, और माइनस अब ले लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये डिटेल में बन गया हमारा एनपीवी निकालने का फॉर्मूला। जो टेबल फॉर्मेट था वो हमने इक्वेशन फॉर्मेट में ले लिया। अब कैलकुलेट भी तो करते हैं, चलो। सेलिंग प्राइस है हमारी 100 की, माइनस 50 इंटू 5 माइनस 50 करोड़, इंटू एन्युटी फैक्टर 6% से 3 साल का, 1 2 3, सो दैट इज 2.673 माइनस 400 करोड़। सो ये आएगा कुछ 200 करोड़ इंटू 2.673 माइनस 400 करोड़। सो दैट्स 134.60 करोड़ नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर आप क्या बताना चाहते हो? नेट प्रेजेंट वैल्यू तो हमको निकालना आता है, आप समझो बात को जो मैं बताना चाहता हूँ। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि एनपीवी निकालने के लिए कितने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट, फिक्स कॉस्ट, इनफैक्ट डिस्काउंट रेट, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, लाइफ भी आगे पीछे हो सकती थी, 3 साल है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिफरेंट वेरिएबल्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल which has led to 134.60 करोड़ का एनपीवी। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब आप क्या करोगे? एनपीवी आपकी पॉजिटिव आई है, सही कह रहा हूं? एनपीवी आपकी पॉजिटिव आई है, आपकी पूरी कंपनी बोर्ड मीटिंग वगैरह जो भी हुई होगी वो ये बोलेगी कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अब आपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अभी तक आपने ये सब यहाँ तक देखा, पर कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए। एक और रिपोर्ट इसके बेसिस पे बननी चाहिए कि कोई भी फैक्टर इनमें से अगर एडवर्स गया तो हमें शायद डिसीजन बदलना पड़े।
अब आप ये बताओ प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने का डिसीजन कब बदलेगा, जब आपकी एनपीवी जो है ये ज़ीरो से नीचे आएगी। ज़ीरो से नीचे आई यानी निगेटिव आई तो आपका प्रोजेक्ट का डिसीजन क्या हो जाएगा, रिजेक्शन वाला। ठीक है, अगर ये ज़ीरो से नीचे लाना यानी मैक्सिमम इसको ज़ीरो लाना। ठीक है, अभी हम ज़ीरो की बात करते हैं कि कैसी सिचुएशन आ सकती है कि एनपीवी ज़ीरो हो जाए। बहुत सिंपल सर, मेरी सेलिंग प्राइस जो मैं एस्टिमेट करके चल रहा हूँ 100 रुपीज़ में मैं हर प्रोडक्ट बेचूंगा अगले 3 साल तक, क्या प्रैक्टिकली सही लग रहा है? आज तो मैं ये सोच रहा हूँ, पर प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद में मार्केट में डिमांड अगर नहीं रही तो शायद प्राइसेस कम करनी पड़े। ये सेलिंग प्राइस मान लो 60 तक आ गई तो क्या एनपीवी ज़ीरो आ सकता है या निगेटिव आ सकता है? पॉसिबल है सर। आपको नहीं पता कि सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 100 तो ठीक है, उस पर पॉजिटिव आ रहे ठीक है, पर अगर ये एडवर्स गया तो सेलिंग प्राइस वाला फैक्टर हमारे फेवर में काम नहीं करा तो चलो सेलिंग प्राइस भी 100 आपने मैनेज कर ली, पर आपको अगर वेरिएबल कॉस्ट ही ज़्यादा पड़ गई, हम एडवर्स यानी बुरी सिचुएशन देख रहे हैं। अगर 50 रुपये की जगह 70 या 80 रुपीज़ का पर यूनिट पड़ गया तो हो सकता है एनपीवी निगेटिव आ जाए। हो सकता है 5 करोड़ यूनिट में हर साल ना बेच पाऊँ, मैंने 100 और 50 तो मैनेज कर लिया पर 5 करोड़ यूनिट नहीं बेच पा रहा, 4 या 3 करोड़ यूनिट ही बेचे, तो उससे भी एनपीवी नीचे आ सकती है। सो एडवर्स कुछ भी हो सकता है हर फैक्टर में जिससे मेरी एनपीवी नीचे आ सकती है। क्या गारंटी देते हो आप कि सारे के सारे फैक्टर एग्जैक्टली सेम रहेंगे अगले 3 साल तक? कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा ही होगा। दैट इज़ वेयर द सेंसिटिविटी प्लेज। यहाँ पे एक अलग से रिपोर्ट बनती है जहाँ पे आप ये दिखाते हो कि इस प्रोजेक्ट में सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी कितनी, वेरिएबल कॉस्ट की सेंसिटिविटी कितनी, यूनिट्स की, फिक्स कॉस्ट की, डिस्काउंट रेट की, लाइफ की और इनिशियल इन्वेस्टमेंट की सेंसिटिविटी कितनी। अब इसकी सेंसिटिविटी निकालना यानी कि हर उस वेरिएबल में परसेंटेज ऑफ चेंज निकालना कि वो फैक्टर कितने परसेंट से एडवर्स गया। फेवरेबल गया तो उसकी तो चिंता है ही नहीं ना, चिंता तो होती है जब एडवर्स जाता है कि वो फैक्टर कितने परसेंट से एडवर्स गया तो मेरी एनपीवी ज़ीरो हो जाएगी, ये पता लगाना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप सेलिंग प्राइस में निकाल लो। सेलिंग प्राइस में हम सेंसिटिविटी निकालते हैं तो हम क्या निकालेंगे पहले कि एनपीवी ज़ीरो ले लेते हैं सबसे पहले। अब उल्टा कैलकुलेशन, एनपीवी ले लो ज़ीरो क्योंकि हमें वहाँ तक पहुँचना है, और सेलिंग प्राइस को ले लो एक्स, और पूरे इक्वेशन में वापस कैलकुलेशन करो तो आपका एक आंसर आएगा। मैं एक निकाल के दूंगा सिर्फ, एनपीवी आपने ले ली ज़ीरो, ठीक है, ये मैंने ज़ीरो एनपीवी ले ली। अब मैं पूरा इक्वेशन फिर से लिख रहा हूँ, x माइनस 50। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी ऐसी कौन सी सेलिंग प्राइस होगी, बाकी चीज़ें कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस होगी जिस पे एनपीवी ज़ीरो आ जाती है, इंटू 5 माइनस 50 इंटू 2.673 का आपका एन्युटी फैक्टर माइनस 400। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। 5x माइनस 250 माइनस 50 इंटू 2.673 माइनस 400। अब ये माइनस 400 इधर आने के बाद प्लस 400 हो जाएगा, और 5x ये मैं सॉल्व कर लेता हूँ, that comes to 13.365x minus 300 into 2.673, that's 801.9। ठीक है, ये 801.9 भी उधर जाके ऐड हो जाएगा प्लस 400, सो इट विल बी समथिंग 1201.9 इज इक्वल टू 13.365x। इससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, सो आपका आंसर आता है समथिंग 89.93। यानी आप रख के देख लेना, आपका सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपीज़ से गिर के 89.93 पे आ गया तो आपके प्रोजेक्ट की एनपीवी ज़ीरो पे आ जाती है, यानी बॉर्डर लाइन पे आ गई। यानी आप सिर्फ सेलिंग प्राइस 89.93 से अब एक पैसा भी गिरा दो नीचे तो निगेटिव एनपीवी आ जाएगी, इतना इम्पैक्ट है। So, what is the sensitivity in your selling price? Therefore, sensitivity in selling price कि कितना सेलिंग प्राइस चेंज होना चाहिए, 100 में से 89.93 रुपीज़ गिरना चाहिए। पर हमें सिर्फ रुपीज़ में सेंसिटिविटी नहीं निकालनी, परसेंटेज में निकालनी है। कहाँ से गिर रहा है? बेस वैल्यू इज़ 100, दैट इज़
10.07 डिवाइडेड बाय 100, सो ये आ गया 10.07%, क्योंकि प्राइस भी वो है। दिस इज योर सेंसिटिविटी। अब इसको पढ़ते आना चाहिए। सेलिंग प्राइस में सेंसिटिविटी 10% की है, इसका मतलब ये हो जाता है कि 10% से अगर मेरी सेलिंग प्राइस नीचे गिरी, एडवर्स गई, हाँ, सब कुछ नीचे गिरना नहीं होता, कॉस्ट ऊपर बढ़ी, सेलिंग प्राइस नीचे गिरी, क्वांटिटी आपकी नीचे आई, एडवर्स। अगर मेरी सेलिंग प्राइस 10.07% से एडवर्स गई तो मेरी एनपीवी 0 आ जाएगी। ये होता है सेंसिटिविटी कैलकुलेट करना। सेंसिटिविटी कैलकुलेट करना दांतों में भी, इसका मतलब ये होता है कि आइसक्रीम किस हद तक खानी चाहिए कि आपको यहाँ पे इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज सेंसिटिविटी। एग्जाम्पल के तौर पे और एक चीज़ बताता हूँ। मान लो कि अपना एक लड़का है और उसके पापा है, उस लड़के ने कुछ गलती करी, पापा ने थोड़ा सा झापड़ मारा, कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। और थोड़ा ज़ोर से मारा, कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। और थोड़ा ज़ोर से मारा और अब फ़र्क पड़ा ना फ़र्क, दैट इज़ कॉल्ड एज सेंसिटिविटी। अब हुई सेंसिटिविटी। इसका मतलब क्या होता है कि सेंसिटिविटी निकालना यानी इतना चेंज निकालो कि हमारे प्रोजेक्ट के डिसीजन पे फ़र्क पड़ता है। डिसीजन पे फ़र्क पड़ना यानी जो हाँ है वो ना हो जाना, एक्सेप्ट करा था प्रोजेक्ट वो रिजेक्ट कर देना, दैट इज़ व्हाट इज सेंसिटिविटी। अब आप हर एक फैक्टर की सेंसिटिविटी निकाल सकते हो इस इक्वेशन में। सिर्फ उस फैक्टर को एक्स रखो, बाकी सब सेम रखो और एनपीवी 0 कर दो। जब आपका नया फैक्टर आ जाएगा कि ये वो फैक्टर इतना होना चाहिए, उसमें चेंज निकाल लो कि पहले कितना था 100, अब है 89। वेरिएबल कॉस्ट भी आप निकाल के देखो, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, 50 रुपये से ऊपर जाएगा वो 10 रुपये ही ऊपर जाना है, वो भी आप कैलकुलेट करके देखना, तो आपका चेंज आ जाएगा 59.07, नहीं 60.07 तक जाएगा वो 50 रुपये से। तो उसकी सेंसिटिविटी का परसेंटेज अलग आएगा क्योंकि उसमें बेस आएगा नीचे 50। ठीक है, ये सेंसिटिविटी वाला लॉजिक आपको समझा। मैंने क्यों पूरे टेबल फॉर्मेट को छोड़ के इक्वेशन वाला फॉर्मेट बनाया, ताकि एक फॉर्मूले से हम बाकी सब की सेंसिटिविटी निकाल सकें। ये तो हो गया सर, सेलिंग प्राइस को 10.07% से बदला तो एनपीवी 0 आ जाएगी। क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है कि आप सेलिंग प्राइस को 5% से बदलो। चलो, सेलिंग प्राइस को 2.5% से बदल के बताओ एनपीवी में कितना बदलाव आया। बहुत सिंपल है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? मैं एक करके दिखाता हूँ। लेट्स से हम सेलिंग प्राइस को बदल देते हैं 2.5% से, और एडवर्स ही जाता है, फेवरेबल नहीं। 2.5% से सेलिंग प्राइस एडवर्स जाना यानी कि हमारी सेलिंग प्राइस अब 2.5% से गिर के 97.50 हो गई, ख़त्म। बाकी तो आपका सब कुछ सेम है। 5 करोड़ यूनिट ये कंट्रीब्यूशन आ गया, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करी, एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, 2.673 माइनस 400 करोड़। अब आपकी एनपीवी जो आई है 101.19 करोड़, ठीक है। सो व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन एनपीवी? बहुत सिंपल है, पहले एनपीवी हमारी कितनी थी 134.60 करोड़, अब कितनी है 101.19 करोड़, और बेस तो 134.60, आपका परसेंटेज आ जाएगा। सो परसेंटेज आता है 24.82। सो दैट इज़ योर परसेंटेज चेंज इन एनपीवी। 24.82% से आपकी एनपीवी नीचे गिर गई सर। तो ऐसा आपको कुछ भी दिया हो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और एक चीज़ बताता हूँ, जब आपकी सेंसिटिविटी निकाली होती है ना, तो ये 24.82% निकालना और भी आसान हो जाता है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, ध्यान देना। एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग इट्स न्यू प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल्स। इनिशियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 400 करोड़,
एनुअल यूनिट जो आप बेचोगे 5 करोड़, सेलिंग प्राइस आपको दी है, वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया है, फिक्स कॉस्ट भी दिया है, डिस्काउंट रेट भी 6% दिया है। जो अभी अभी हमने देखा ये वही एग्जाम्पल है। मैंने फिगर्स भी जानबूझ के यही वाली ले ली थी ताकि हमारे लिए आसान जाए। टैबुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। ध्यान दो, एनपीवी निकला क्या प्रोजेक्ट का? 134.60। ठीक है, इतना ही आया था हमारा भी, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एनपीवी आ गया। सबसे पहले एनपीवी पे जाते हैं। सेलिंग प्राइस ले ली, वेरिएबल कॉस्ट ले लिया, कंट्रीब्यूशन आ गया 50 रुपये का, उसको 5 करोड़ से मल्टीप्लाई करा तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आया, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो टोटल आपका कैश फ्लो आ गया एनुअल। ये पर ईयर है और ये 3 सालों तक होने वाला है। इन्होंने यहाँ पे टेबल निकाला है, टेबल निकालने की ज़रूरत नहीं। जब एन्यूटी होती है तो आप क्या करते हो, एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फटाक से आंसर निकालते हो। अगले पेज पे आ रहा है 134.60। ठीक है, ये कहानी हो गई यहाँ पे ख़त्म, सिंपल एनपीवी निकालने वाली। जब भी कभी सेंसिटिविटी के क्वेश्चन होते हैं, आपको लग रहा है ये सेंसिटिविटी पूछी गई है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टेबल फॉर्मेट में एनपीवी मत निकालो, इक्वेशन फॉर्मेट में निकालो, ताकि आगे जाके अगले स्टेप पे आपको आसानी हो जाएगी। हमने भी देख लो, हमने पहले टेबल फॉर्मेट लिया, उसके बाद में वापस से तो ऐसा निकालना ही पड़ा। तो इक्वेशन फॉर्मेट विल हेल्प यू, बाकी तो और कुछ नहीं, टाइम बचेगा। अब देखो ध्यान से सेकंड वाला पार्ट। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ 2.5% एडवर्स वेरिएंस इन ईच ऑफ द वेरिएबल। कितने वेरिएबल है सर? सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, आपका नंबर ऑफ यूनिट, फिक्स कॉस्ट, सब हर वेरिएबल में 2.5% का 2.5% का एडवर्स सिचुएशन लाओ। एडवर्स का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस का गिरना, वेरिएबल कॉस्ट का बढ़ना, नंबर ऑफ यूनिट जो आप बेच रहे हो उसका गिरना, ठीक है, फिक्स कॉस्ट का बढ़ना, इनिशियल कॉस्ट का बढ़ना, ये आपके एडवर्स सिचुएशन है। ठीक है, लाइफ का कम हो जाना, जो प्रोजेक्ट की लाइफ है 3 साल से, अगर वो कम हो गई, 3 में से 2.5% माइनस कर देना, 2.5%। चलो, अब आपको ये बताना है कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है। किस पे इम्पैक्ट निकालोगे सर? एनपीवी पे। हर फैक्टर को 2.5% से एडवर्सली चेंज करो। जैसे हमने सेल्स प्राइस को तो करा था 97.5, वैसे ही हर फैक्टर को करना है, डिस्कस करेंगे। और फिर बताओ कि कौन से फैक्टर का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, यानी कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एनपीवी को सबसे ज़्यादा चेंज कर रहा है, वो सबसे रिस्की फैक्टर है। क्योंकि सबको चेंज तो हम 2.5% से कर रहे हैं, पर एनपीवी उन सब की वजह से अलग अलग चेंज होगी, आप देखोगे। क्रिटिकली एनालाइज द सेंसिटिविटी एनालिसिस एज द मेथड ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये थ्योरी वाला पार्ट। अब इंस्टीट्यूट ने देखो यहाँ पे क्या करा, इन्होंने सबसे पहले तो ये बेस ले लिया, बेस में वही 134.60 का निकाल लिया कैलकुलेशन। ये बेस रहेगा हर बार एनपीवी का चेंज निकालने के लिए। अब उन्होंने कितनी फैक्टर्स लिए हैं ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। उन्होंने इनिशियल कैपिटल कॉस्ट लिया, सेलिंग प्राइस ली, वेरिएबल कॉस्ट लिया, फिक्स कॉस्ट लिया, यूनिट सोल्ड लिया। 2 चीज़ें जो उन्होंने नहीं ली वो है सर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट और डिस्काउंट रेट। नहीं लेने का एक फैक्टर ये भी है कि लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट में हमारा इंटर का पे बैक पीरियड वाला, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा, और डिस्काउंट रेट में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाला फैक्टर काम आता है वैसे तो, बट ये दोनों लिए जा सकते थे। चलो कोई बात नहीं, 2.5% से कम करना लाइफ को और डिस्काउंटिंग रेट को कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कैलकुलेशन, इसलिए उन्होंने नहीं लिया। अब देखो क्या है, सेम इन्होंने टेबल फॉर्मेट में निकाला है। आई विल सजेस्ट यू टू गो विद द इक्वेशन फॉर्मेट, वो फटाफट आंसर निकलेगा। मैं यहाँ पे आपको बस दिखा देता हूँ। इनिशियल कॉस्ट को 400 करोड़ में, ध्यान देना, 400 करोड़ में 2.5% ऐड करो, 410 करोड़ हो जाएगा। तो ये रहा 410 करोड़, बाकी सब कुछ सेम। हमारे इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 400 की जगह पे 410 रख दो, तो एनपीवी आनी चाहिए 124.6। ये रहा 124.6। क्या करा, बाकी सब कुछ सेम रखा, इनिशियल कॉस्ट को 2.5% से बढ़ा दिया। अब कैसे चेंज निकाला ये भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 134.60 में से 124.60 हो गई। एनपीवी पहले कितनी थी?
अब कितनी है, उन दोनों का डिफरेंस इज एनपीवी गिरी कितनी, डिवाइडेड बाय 134.60, दैट इज 7.43% से एनपीवी गिरी। यानी मैं अगर इनिशियल कॉस्ट को 2.5% से 2.5% से बढ़ा देता हूँ तो मेरी एनपीवी 7%, 7.5% से गिर जाती है। ठीक है, सेलिंग प्राइस में देखो 24.82% हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। ये रहा सेलिंग प्राइस की एनपीवी, सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी 24.82%। क्या मतलब है कि अगर सेलिंग प्राइस 2.5% से गिरी तो एनपीवी मेरी 24.82% से गिरेगी। ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट की सेंसिटिविटी आ गई। ये आपकी और क्या लिया इन्होंने, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट 50 करोड़ का था सर, उसमें 2.5% ऐड कर दो और बाकी फिर से वापस निकालो, तो ये आ गया 2.48%। ये एनपीवी, एनपीवी का चेंज है सर, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी, इससे सबसे कम अफेक्ट हो रही है। और आप लास्ट में देखोगे तो ये क्या आ रहा है, क्वांटिटी सोल्ड, 5 करोड़ यूनिट आप बेच रहे थे, उसमें से 2.5% माइनस कर दो, सो दैट्स, अगर अब आप 4.875 करोड़ यूनिट्स ही बेचो तो आपकी नई एनपीवी आती है इतनी, उसको बेस वाली एनपीवी से कंपेयर करके देखो, 134.60 माइनस 117.89 डिवाइडेड बाय 134.60, तो आपको पता चलेगा कि हमारी एनपीवी में परसेंटेज चेंज कितना आता है। ये आ गया फैक्टर आपको समझ में। बहुत क्वेश्चन आसान था, बार बार रिपीट करा गया, इतना बड़ा टेबल देख के हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे बढ़िया तो आपका ये रहता कि आप इक्वेशन फॉर्मेट में लिखते, ये फॉर्मेट में आपको आसानी से समझ में आता। फॉलो क्या करना है, सिर्फ इतना करना है, ये सेलिंग प्राइस के लिए सबसे पहले तो आप एक्स की वैल्यू निकालो कि वो फैक्टर कितना, अच्छा ये तो फिर सेंसिटिविटी निकालने का तरीका है, आपको तो सिर्फ इसी फॉर्मेट में परसेंटेज चेंज करना है। क्वेश्चन में सेंसिटिविटी निकालने के लिए नहीं पूछा गया, ये बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें निकाल सकते हैं, वो इस तरीके से निकालना है जो मैंने अभी आपको बताया। पहले तो वो फैक्टर ले लो कितना आना चाहिए जिससे सेंसिटिविटी मेरा एनपीवी 0 आए, और फिर उस फैक्टर में चेंज कितना आया, 100 रुपये से 89 होना यानी कितना परसेंट चेंज, 10.07, दैट इज़ द सेंसिटिविटी। ठीक है, अब मज़ेदारी वाली एक बात बताता हूँ, आपने क्या करा था, सबसे पहले सेंसिटिविटी निकाली। इस क्वेश्चन में सेंसिटिविटी नहीं दी थी, अगर सेंसिटिविटी देते ना वो लोग, ध्यान देना, सेंसिटिविटी देते ना तो मेरे को इतना सारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं फटाक से निकाल सकता था आंसर। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये 24.82% ले लो, अगर मुझे सेंसिटिविटी 10.07% दी हुई है तो मैं क्या करूँगा, ध्यान देना। सबसे पहली चीज़ सेंसिटिविटी अगर आपको दी हुई है 10.07%, यानी इतना परसेंट अगर सेलिंग प्राइस एडवर्स गया तो मेरी एनपीवी 0 पे आ जाती है, राइट। ठीक है, इसको सेकंड स्टेप में आप क्या करो, इन्वर्स कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 10.07 कर दो, क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाय 10.07%। ठीक है, परसेंट डाल दो सीधा सीधा, तो आपका आंसर आएगा परसेंट में ही 9.93%। अब इसका मतलब समझो क्या होता है, उसका उल्टा लिया हमने, इसका मतलब होता है फॉर एवरी 1% एडवर्स चेंज इन सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी थी, एनपीवी विल रिड्यूस बाय, रिड्यूस यानी कि एडवर्स जाएगा 9.93%। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस 1% से गिरती है तो एनपीवी 9.93% से गिरेगी, अप्रॉक्स लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत कभी वेरिएशन आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर, दैट इज़ अगर हमें 1% नहीं, सेलिंग प्राइस को 2.5% अगर एडवर्स डालना था तो इफ सेलिंग प्राइस
changes by 2.5%, NPV will change by 9.93 into 2.5 करके देखो 24.83%। चेक करो सही है क्या, ये रहा 24.82%। अगर सेलिंग प्राइस दी, मतलब अगर आपको सेंसिटिविटी दी है किसी फैक्टर की, उसको जैसे ही इन्वर्स करोगे तो आपको क्या मिलता है, उस फैक्टर में 1% एडवर्स इंपैक्ट आने से आपके फाइनल एनपीवी में कितना परसेंट चेंज आएगा। अब क्वेश्चन आपको 5% चेंज बोलता, 2.5% बोलता, 7% बोलता, तो भी आप आसानी से निकाल सकते थे इतने से में। अगर सेंसिटिविटी दी है तो देखो 10.07 जहाँ पे मेरे पास है वहाँ पे मैं सीधा सीधा 24.83% फटाक से निकाल लिया। इसमें भी आधी चीज़ें सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है, नहीं तो एक लाइन का आंसर है सिर्फ। गेटिंग इट? इस तरह से सेंसिटिविटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे पास क्वेश्चन में सेंसिटिविटी नहीं थी, इसलिए पूरा हर बार आपको एक्स वाई जेड में 2.5% कम करना पड़ा और एनपीवी वापस निकालनी पड़ी। वेरी गुड। इस क्वेश्चन में आपके लिए इतना ही, आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेना। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। अगला क्वेश्चन रिवर्स कैलकुलेशन का है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब हमारे पास सेंसिटिविटी दी होगी और हमें पुराने फैक्टर निकालने पड़ेंगे, जैसे कि सेलिंग प्राइस बताओ कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, इनिशियल कॉस्ट कितनी थी। आइए क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। इजी गोइंग कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर अ प्रोडक्ट नेम्ड एज सर्वाइवल। एस्टिमेट किया जा रहा है कि IRR ऑफ द प्रोजेक्ट इज 16%, हैविंग एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। ध्यान देना, प्रोजेक्ट का IRR क्या होता है, ये सीए इंटर पे आपने एक बार देखा था, मैं फिर से बताता हूं। IRR इज अ रेट ऑफ रिटर्न वेयर NPV इज इक्वल टू 0। और सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम यही पता लगाते हैं कि हमारा जो क्या ऐसा रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए कि NPV 0 आ जाए। सिंपल। तो जो भी डिस्काउंट रेट है उसको IRR तक लाना होता है अगर आप सेंसिटिविटी डिस्काउंट रेट में निकालना चाहते हो। अगर आपका डिस्काउंट रेट लेट से फॉर एग्जांपल पहले 20% था और अब 16% हो गया, जिस पे NPV 0 आ रही है, तो सेंसिटिविटी क्या हुई सर, डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी होगी 20 - 16/20, 4/20, दैट इज अराउंड कितना आ जाएगा आपका ये 20%। 20% आता है। 20% इज योर सेंसिटिविटी इन द डिस्काउंट रेट। तो क्वेश्चन में तो ऑलरेडी IRR आपको कैलकुलेट करके दे दिया। एस्टिमेटेड लाइफ आपको 5 साल की दी हुई है। आगे देखो, फाइनेंशियल मैनेजर हैज स्टडीड दैट द प्रोजेक्ट विद अ सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड इन्फॉर्म दैट एनुअल फिक्स कॉस्ट सेंसिटिविटी इज 7.8416%। उन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट की भी सेंसिटिविटी दे दी सर। क्या क्या दिया है लिखते जाओ, क्योंकि अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। लाइफ प्रोजेक्ट की दी है 5 साल, IRR आपको दिया है 16%, सेंसिटिविटी ऑफ द फिक्स कॉस्ट की सेंसिटिविटी ले लेता हूँ 7.8416%। क्या मतलब निकलता है इसका कि अगर फिक्स कॉस्ट 7.8416% से बढ़ी तो NPV 0 आ जाएगी। जो भी फिक्स कॉस्ट होगी, लेट से X है, तो X को इतने परसेंट से बढ़ाओ तो NPV 0। ठीक है, आगे। Whereas the cost of capital, that is the discount rate sensitivity is 16%। ये लो, डिस्काउंट रेट सेंसिटिविटी आपको 60% दे दी। अब आपको ये दो चीज़ें काम आएगी, ये और ये, इससे आपका डिस्काउंट रेट निकल जाएगा रिवर्स कैलकुलेशन करोगे तो। मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। अदर इंफॉर्मेशन इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 70%, वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपये, एनुअल कैश फ्लो 57,500, डेप्रीशिएशन इग्नोर करो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे डेप्रीशिएशन इग्नोर करो, टैक्सेशन भी इग्नोर करो। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, पहले तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताओ, कितना इन्वेस्टमेंट करा प्रोजेक्ट में, NPV बताओ, फिक्स कॉस्ट बताओ, कितने यूनिट्स बेच रहे हो, और ब्रेक इवन बताओ। ब्रेक इवन यूनिट्स क्या होता है सर, जहाँ पे आपका प्रॉफिट 0 आए, ठीक है, कॉस्ट सारी रिकवर हो जाए।
ठीक है, आपको डिस्काउंटिंग के एन्युटी फैक्टर्स भी दिए हुए हैं 8% से लेके 18% तक। जो यूज़ करना है कर लो, आप सही उठाना पड़ेगा उसमें से। ठीक है, सबसे आसान जो मुझे अभी लग रहा है वो है डिस्काउंट रेट निकालना, बिकॉज एक ही चीज़ निकालने के दो आपको फिगर्स दिए हुए हैं। देखो देखो सर, अब आपको ये एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि डिस्काउंट रेट बढ़ने पे एनपीवी ज़ीरो आएगी या गिरने पे एनपीवी ज़ीरो आएगी। ये फैक्टर मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूँ। कोई भी फिगर, लेट्स से 10% डिस्काउंटिंग का रेट है मेरा, तो उसका फैक्टर कितना आता है 0.909, है ना। उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आएगा, यहाँ ले लेता हूँ, ऐसा ले लो 0.909। उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी वैल्यू आएगी 90.90। अब आप एक काम करो, डिस्काउंट रेट बढ़ा के देखो और फैक्टर निकालो एक साल का, दैट कम्स टू 0.893 इंटू 100। अब आप देखोगे कि डिस्काउंट रेट बढ़ने पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू गिरती है और हमको एनपीवी गिरानी होती है। जो भी एनपीवी आ रही है वहाँ से ज़ीरो पे लाना है ना, सेंसिटिविटी को पता लगाने के लिए। तो हमको तो एनपीवी गिरानी है, तो डिस्काउंट रेट बढ़ाना पड़ेगा। आई बात समझ में? आपको डिस्काउंट रेट बढ़ाना पड़ेगा और सेंसिटिविटी कभी भी निगेटिव में नहीं आनी चाहिए। इसलिए जो नया रेट आपका आएगा जिस पे एनपीवी गिरेगी वो हम पहले रखेंगे यहाँ पे 12% और पुराना रेट बाद में। सो पहला पार्ट देखो, सेंसिटिविटी इन डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू आपका जो भी आईआरआर आ रहा है माइनस डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। क्या लेते हैं हम? एक ऐसा डिस्काउंट रेट जिस पे एनपीवी ज़ीरो आए यानी कि आईआरआर, माइनस हमारा ओरिजिनल डिस्काउंट रेट जिस पे कुछ एनपीवी आई है, और वही डिस्काउंट रेट हमारा बेसिस बन गया। अब ये हमारी एनपीवी सेंसिटिविटी क्वेश्चन में दी है 0.60 की, 16 हमें पता है, डिस्काउंट रेट हमें निकालना है। कहानी ख़त्म। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इक्वेशन को, तो 1.6 यानी 16 बाय 1.6 आएगा 10%। ये आपका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। 10 से 16 चला जाता है तो एनपीवी ज़ीरो आती है, एंड दैट इज़ 60% ऑफ द चेंज इन डिस्काउंट रेट। ठीक है, एक फैक्टर तो आपका आ गया। अब दूसरा फैक्टर देखो, एनपीवी का फॉर्मूला क्या है सर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एक चीज़ आपको पता है कि अगर आईआरआर 16% होता है डिस्काउंटिंग का रेट, तो एनपीवी ज़ीरो आ जाती है। ठीक है, हमें अब क्या पता करना है? ध्यान देना, एनपीवी ज़ीरो आती है। कैश इनफ्लो हम कैसे निकालेंगे? फैक्टर्स देख लो, आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिए हुए हैं। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, क्वांटिटी। अच्छा, तो हम फॉर्मूला बना लेते हैं पहले। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिक्स कॉस्ट भी है ना, हाँ, माइनस फिक्स कॉस्ट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट 16%। 16% क्यों ले रहे हैं सर? 10% लेना चाहिए अगर एक्चुअल एनएवी निकालनी है तो, पर हमें एनएवी ज़ीरो, एनपीवी ज़ीरो चाहिए, तो हम 16% लेंगे। कितने साल का है? 3 साल, लाइफ 5 साल। 16% से 5 साल का रेट देखो, क्वेश्चन में जो दिया है वही लेना है अपन को, 5 साल माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ध्यान देना, ये जो है वो आएगा 3.274। अब बाकी अंदर की जितनी भी फिगर्स है वो आपको अलग अलग से नहीं दिए, लेकिन एक चीज़ क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है, एनुअल कैश फ्लो इज़ 57,500। यानी कि ये सारा जो झमेला आपको दिख रहा है ना, इन सब का टोटल जो है दैट इज़ 57,500। लिख लो बहुत आसानी से, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इससे आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा
57,500 इंटू 3.274 188,255 कहानी ख़त्म। देखो थोड़ा बहुत मैच करे 188,255 सिंपल तरीके से। एनपीवी जब जीरो आ ही रही थी, दिमाग लगाना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे डालने पे क्या निकल रहा है। कुछ उल्टा सीधा ले भी लिया तो कोई बात नहीं, बाद में कैलकुलेट और कर लेना, जगह छोड़ दो। तो एक चीज़ हमारी आ गई 188,255। जब अब हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट पता है, ध्यान देना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे आया सर, 57,500 इंटू आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि अब पता चल गया 188,255। अब आप मुझे बताओ 16% से तो एनपीवी ज़ीरो आ रहा था ना, वो तो आईआरआर था। एक्चुअल डिस्काउंट रेट ले लो। अब एक्चुअल डिस्काउंट रेट भी हमने निकाल लिया है, वो है 10%। तो आप एक काम करो, 10% से ले लो फैक्टर 5 साल का, और एक्चुअल एनपीवी निकाल लो। वही आपके सेकंड पार्ट में करा हुआ है। 10% से लोगे तो 3.791 फैक्टर आता है। 57,500 हर साल का कैश फ्लो, एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, ये जो अभी अभी निकला हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करा, हमारी एक्चुअल एनपीवी आ गई जो होनी चाहिए। तो हमारा 29,727 ये भी निकल गया। अब क्या निकालना है, फिक्स कॉस्ट निकालना है। तो अब देखो फिक्स कॉस्ट के लिए हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में, कि फिक्स कॉस्ट की हमें सेंसिटिविटी दी हुई है, यानी कि हमको परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, जिस पे एनपीवी ज़ीरो आ जाती है। ठीक है, ये देखो एनपीवी अगर हमें ज़ीरो लाना है, बाकी सब चीज़ें हमें सेम रखनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे सर, मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। ये तो हमारा इनिशियल को इन्वेस्टमेंट का था, तो हमने लिया ये 16 की जगह वापस हम 10% रख देंगे, और हम क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट को x मान लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या आंसर आएगा। हम क्या चाहते हैं कि फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी हो। सो एनपीवी जो हम चाह रहे हैं ज़ीरो, और वो पूरे पार्ट को हमने x मान लिया। 10% से अगर आप फैक्टर निकालोगे तो दैट विल बी 3.791 माइनस 188,27 कितना आ रहा है आपका, 255। ये था इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ज़रा सा बस इसका आंसर निकालो। अब हम अगर इसका आंसर निकालने चाहें तो वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 188,255 डिवाइडेड बाय 3.791, दैट समवेयर अराउंड 49,658। ये क्या है सर, ये आपकी एनुअल कैश फ्लो है, जो आती है आपकी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी माइनस फिक्स कॉस्ट करके। ठीक है, अब वो एनुअल कैश फ्लो आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 57,500। 57,500 की एनुअल कैश फ्लो, ध्यान देना, गिर के अगर 49,658 हो जाती है तो एनपीवी ज़ीरो आ जाएगी। क्योंकि 57,500 पे क्या हुआ था, ये देखो 57,500 है तो एनपीवी इतनी है। इसी पूरे इक्वेशन में 57,500 को रख दो x, और फिर से निकालोगे तो एनपीवी आपकी ज़ीरो आती है। एनपीवी ज़ीरो रख लो तो आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी कि कितना एनुअल कैश फ्लो होना चाहिए जिस पे एनपीवी ज़ीरो आए। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमारी एनुअल कैश फ्लो 49,658 होनी चाहिए। व्हाट इज द चेंज, देयरफॉर चेंज इन annual cash flow will be 57,500 minus 49,658, 7,842। इतने रुपए से हमारी एनुअल कैश फ्लो अगर गिर गई तो एनपीवी ज़ीरो आ जाएगी। और ध्यान देना, जैसे ही फिक्स कॉस्ट की सेंसिटिविटी आपको क्वेश्चन में दी हुई है, उसका मतलब क्या है, 7 जो भी फिक्स कॉस्ट होगी 7.8416 जो भी परसेंटेज से अगर आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ती है तो ये फिगर इतनी आएगी कि एनपीवी ज़ीरो आ जाएगी। यानी कि कितनी आनी चाहिए सर, 49,658। बोलने का मतलब चेंज इन एनुअल कैश फ्लो विच ब्रिंग्स द एनपीवी टू ज़ीरो
is equal to therefore change in fixed cost which brings the NPV to 0, 7842. सेंसिटिविटी आपको दी हुई है. सेंसिटिविटी कैसे निकालते हो? बहुत सिंपल है सर. न्यू फिक्स कॉस्ट माइनस ओल्ड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओल्ड फिक्स कॉस्ट. ये आपको परसेंटेज दिया हुआ है चेंज इन सेंसिटिविटी, सॉरी सेंसिटिविटी इन फिक्स्ड एसेट्स 7.8416%. 0.078416 इज इक्वल टू चेंज इन फिक्स कॉस्ट कितना आया सर? पूरा ऊपर का 7842 डिवाइडेड बाय ओल्ड फिक्स कॉस्ट. कहानी खत्म. ओल्ड फिक्स कॉस्ट को इधर ले जाओ और बाकी चेंज को इधर ले आओ तो आपका फिक्स कॉस्ट आ जाएगा ओरिजिनल वाला 1 लाख. आप चेंज करके देखो. आप इसी 1 लाख को 7.8416% से बढ़ा दोगे तो वो हो जाएगा 1,07,804.20. ठीक है. जैसे ही 7,842 रुपये से फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी एनुअल कैश फ्लो जो 57,500 अभी आ रही है वो गिर के हो जाएगी 49,658 और उसकी वजह से एनपीवी हो जाएगी 0. कहानी खत्म. रिवर्स कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, कोई बात नहीं. तो ये हमारा आ गया 1 लाख. अब आपको एस्टिमेटेड एनुअल यूनिट्स ऑफ सेल्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी. सिंपल है. यहाँ पे आप रखो एनुअल कैश फ्लो. कैसा आया था सर? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी माइनस फिक्स कॉस्ट. यहाँ आपका आ रहा है 57,500. सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? अभी हमने देखा कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जो आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, ऐसा आता है ना. अगर आपकी सेलिंग प्राइस 100 की है, वेरिएबल कॉस्ट 30 का है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 70. सो इफ़ दिस इज 70% कंट्रीब्यूशन तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? 30%. और हमको क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 60. 60 को 30% से डिवाइड करो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 200. यानी कि आपकी सेलिंग प्राइस है 200 एक्चुअल, ये 60 है और ये आ गया 140. सो 200 60 क्वांटिटी हमें पता करना है, फिक्स कॉस्ट हमें पता है. इससे हमारे क्वांटिटी निकल के आ जाएगी. बहुत सिंपल. 140 क्वांटिटी. सो 57,500 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 140. सो द क्वांटिटी इज़ 1125. इतने यूनिट्स आपने बेचे. पर ये तो था आपके टोटल यूनिट्स जिस पे एनपीवी 29,727.50 आती है. ये तो एनपीवी हो गई. आपको निकालना है ब्रेक इवन यूनिट्स. ब्रेक इवन यूनिट्स जहाँ पे प्रॉफिट आपका कितना आएगा सर? 0. प्रॉफिट 0 यानी कि कैश फ्लो की बात कर रहे हैं सर, वो प्रेजेंट वैल्यू की बात नहीं. कैश फ्लो आपका यहाँ पे 0 रखो और फिर क्वांटिटी निकाल लो. दैट विल गिव यू द ब्रेक इवन क्वांटिटी. 1 लाख डिवाइडेड बाय 140 दैट्स 714.29. एक बार देख लेते हैं. ये रहा. ब्रेक इवन यूनिट इज़ नथिंग बट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. आपको ऐसा नहीं समझ में आया होगा तो मैं ऐसा समझा देता हूँ. अपना पहला ऐसा सीन था 57,500 इज इक्वल टू 200 में से 60 गए, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी माइनस 1 लाख. तो ये क्वांटिटी आई थी 1125. अभी यही निकालनी है पर ब्रेक इवन पे. ब्रेक इवन यानी कि कैश फ्लो हमारी 0 हो जाएगी एनुअल. तभी तो प्रॉफिट और लॉस, ये कॉस्ट, ये प्रॉफिट और ये कॉस्टिंग, ये सब नेट ऑफ हो जाएगा. तो हमें कवर अप क्या करना है? कवर अप सिर्फ हमें जो करना है वो ये 0 रख लिया, इसको x रख लो और क्वांटिटी सॉरी इसको 140 आ गया, ये क्वांटिटी माइनस 1 लाख. यानी कि क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 140. 714.29. यही करा इन्होंने. डायरेक्ट लिखा है 1 लाख बाय 140, लेकिन डिराइव कैसे हुआ ये आपको समझ में आना चाहिए. ब्रेक इवन यूनिट्स, नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कि 0. एनपीवी 0 लाने पे मत चले जाना. एनपीवी इज़ अ डिफरेंट थिंग.
तो इसी के साथ सर सेंसिटिविटी एनालिसिस हमारा हुआ क्वेश्चन ख़त्म। सेंसिटिविटी एनालिसिस में आई होप आपको समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिक फार्मूला अगेन मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ सेंसिटिविटी कैलकुलेट करने का। सेंसिटिविटी निकालना किसी में भी, यानी कि उस फैक्टर में इतना चेंज निकालना, परसेंटेज चेंज कि एडवर्स, वो भी कि एनपीवी आपकी जो भी है वहाँ से ज़ीरो पे आ जाए, क्योंकि उसके बाद अगर वो फैक्टर और चेंज हुआ तो आपका डिसीजन बदल जाता है। अगर सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी 10% आ रही है, इसका मतलब ही यही है कि अगर सेलिंग प्राइस 10% से गिरी तो एनपीवी ज़ीरो आ जाएगी, यानी कि अब इससे ज़्यादा अगर कुछ भी गिरा तो हमारा डिसीजन बदल जाएगा सेलिंग प्राइस में। ठीक है, अब लेते हैं सर एक आसान सा कॉन्सेप्ट। सेंसिटिविटी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बोल सकते हैं, पर इतना भी नहीं है, बहुत प्रैक्टिस के साथ में तो काफ़ी आसान बन जाता है। और हमने जो 2 क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट वाले थे, आसान वाले तो इसके पहले हो चुके थे जो हम रेगुलर बैच वगैरह में करते हैं। अभी यहाँ पे तो इतना पॉसिबल है नहीं। अब आता है सर आपका सिमुलेशन एनालिसिस। सिमुलेट करना यानी कि रैंडम नंबर्स के साथ में जनरेट करना एनपीवी को। ये मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको बता देता हूँ। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही लिया हुआ है, सो ध्यान देना। कंपनी इन इंडिया इज इवेल्युएटिंग अ प्रोजेक्ट यूजिंग सिमुलेशन एनालिसिस टू अकाउंट फॉर अनसर्टनिटीज इन द प्रोजेक्ट्स एनुअल कैश फ्लो एंड प्रोजेक्ट लाइफ। अब आपको एक डेटा दिया हुआ है, एक प्रोजेक्ट है जिसकी साल की कैश फ्लोज ये हो सकती है। एनुअल कैश फ्लो कैन बी 10,000, 15,000, 20, 25, 30, 35, 40,000, मतलब 5-5 हज़ार से बढ़ा दी और सबकी प्रोबेबिलिटी ले ली, ये टोटल कर लेना 1 आनी चाहिए। पर यही नहीं, कैश फ्लो तो अलग अलग हो सकती है, प्रोजेक्ट की लाइफ भी अलग हो सकती है, 3 साल से लेकर 10 साल, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपको दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, अच्छा आगे आपको और एक डेटा दिया, रैंडम नंबर्स दिए। अब इसका सिमुलेशन में काम आता है। 10 बार रैंडमली मान लो हमने नंबर निकाले, एक बॉक्स था कैश फ्लो वाला, एक बॉक्स था लाइफ वाला। हमने 1 से लेकर 100 तक नंबर रखे और उसके अंदर में रैंडम नंबर निकाले, एक बार हाथ डाला, एक एक करके दोनों का आया, तो दैट इज़ 1 रन। ये जो रन है यानी कि एक बार निकाला। ऐसे करके हमने 10 बार उन दोनों बॉक्स में हाथ डाले और नंबर निकाले, तो पता चला साथ में 53 के साथ में 97 आया, 66 के साथ में 99 आया। नंबर्स जो होते हैं ये सारी प्रोबेबिलिटी दर्शाते हैं, और ये 100 से या 99 से ऊपर नहीं रहेंगे। 100 भी नहीं आएगा, 99 से ऊपर नहीं रहेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर देखना 99 से ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया रैंडम नंबर का, और इस पे हमें टेस्टिंग करके देखनी है कि एनपीवी कितनी आती है। कैलकुलेट करना है एनपीवी फॉर ईच सिमुलेशन रन, यानी कि 10 रन है तो 10 बार एनपीवी निकालना है 10% का डिस्काउंटिंग रेट लेके। ठीक है सर, कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि 10,000 रुपये की कैश फ्लो होने के चांसेस 0.02 है, तो 15,000 के कैश फ्लो के चांसेस कितने, या आप 25 ये यहाँ ले लो। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ध्यान देना यहाँ पे 10,000 के चांसेस 20% है। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी अभी अभी शुरू करा इसलिए 0.02 ही लिखा हमने। पर अगली कैश फ्लो जो है 15,000 की, उसके चांसेस 0.03 है। ठीक है, 3%। यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का मतलब ऊपर वाली भी प्रोबेबिलिटी नीचे में ऐड कर देंगे हम। तो आप देखना 0.2 प्लस 0.3 को ऐड करोगे तो ये आ गया आपका 0.5। ठीक है, ध्यान देना। आप बोलोगे क्या लॉजिक है सर, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, इस तरह से 100% प्रोबेबिलिटी पे पहुंचेंगे। अब आप 20,000 ले लो, 20,000 की प्रोबेबिलिटी 15 है, तो यहाँ तक की टोटल करोगे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की, दैट विल कम टू 0.20। इस तरह से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आप निकालते जाओ और आखिरी में आपका आएगा 1% का। पूरा ऐड कर दोगे तो 1%, 100% प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई। ठीक है, अब इस 100% प्रोबेबिलिटी का आप रेंज निकाल लो, रेंज। और कभी भी अगर आप रेंज निकालोगे तो इस आखिरी नंबर को छोड़ देना। जैसे 0.2 है तो यहाँ देखना उन्होंने जो रेंज निकाला 0.0 से लेके 0.1 तक निकाला, पर अगला जो नंबर है 5, उसमें 5 छोड़ दोगे, 4 तक निकालोगे 0.2 से, प्रीवियस वाले नंबर से, क्योंकि एक के बाद दूसरी प्रोबेबिलिटी, दूसरे परसेंट की प्रोबेबिलिटी आगे कवर होनी चाहिए। आप बोलोगे क्या लॉजिक है, किसी भी पॉइंट पे हम एग्जैक्ट 2% इतनी कैश फ्लो होंगे ये नहीं बोल सकते, इसीलिए हम वो आखिरी नंबर छोड़ते हैं हर पॉइंट पे, पर अगली बार वो इंक्लूड कर लेते हैं।
कर लिया, ठीक है। आप देखना यहाँ पे 20% है। रैंडम नंबर यानी कि इनकी रेंज निकाल रहे हो। ये 0.2% है तो 0.0 से स्टार्ट हुआ होगा ना, 0.1 तक। अब ये 0.5 है तो ये 0.0 से 0.5 नहीं लिखना है सर, 1 तक तो आगे हो गया था, अब 0.2 से स्टार्ट करो, पहली बात तो। और एक डिजिट कम आएगा सर यहाँ पे, आखिरी नंबर नहीं लोगे आप, क्योंकि 100% श्योरिटी नहीं होती हर कैश फ्लो की। तो 5% भी पूरी तरह से बोलना गलत हो जाएगा। तो 0.2 से 0.4 लिया। अब 4 के बाद देखो इधर 5 आ जाएगा, 19 के बाद 20, 34 के बाद 35, अगला नंबर से स्टार्ट करते हो और इस नंबर से कम लेते हो। इस तरह से 99% आता है, 100% नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से आपका एक रेंज बन गया। क्या बन गया? ये रेंज बन गया। सबसे पहले आपने कैश फ्लो की प्रोबेबिलिटी देखी, प्रोबेबिलिटी को क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करा, क्यूमुलेटिव की रेंज निकाल ली, ठीक है, कि ये 20% की रेंज क्या है, आपने 5 से 19 तक निकाल ली। इसी तरह से आपने क्या करा, ये तो हो गया एक फैक्टर एनुअल कैश फ्लो का। अब जो प्रोजेक्ट की लाइफ है उसको भी सेम इसी तरीके से करो कि प्रोजेक्ट की लाइफ 3 साल होगी, इसके चांसेस 5% है ना, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करा। इसकी रेंज क्या आएगी? 0.4 तक, 0.0 से लेके 0.4 तक नंबर्स। अब 4 साल प्रोजेक्ट की लाइफ होगी, इसके चांसेस कितने? 10%, क्यूमुलेटिव 10 + 5 15%, तो ये आ जाएगा 14 तक। अगले नंबर से स्टार्ट करोगे, आगे आ गया 2 डिजिट रैंडम नंबर। ये रेंज बना लिया आपने। आप क्या खेल खेल रहे हो सर? एग्जैक्टली ये सिमुलेशन करना यानी कि खेल खेलना ही है। आपको ये 2 कॉलम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक्चुअली 0.1 से लेके 100 तक का रेंज बना ले रहे हो कि कहाँ से कहाँ तक ये वाली लाइफ आएगी, कहाँ से कहाँ तक ये वाली लाइफ आएगी, या कहाँ से कहाँ तक ये वाला एनुअल कैश फ्लो आएगा। आपने ये सब बना लिया। अब क्या करना है? टेस्टिंग करेंगे सर। जो 10 रन इंस्टीट्यूट ने अपने क्वेश्चन में दिए थे उसमें से मैं पहला रन लेता हूँ। पहला नंबर है, रैंडम नंबर निकाला हुआ है, रैंडमली निकला हुआ 53। अब आपको जो रेंज बनाई थी कैश फ्लो की उसमें ढूंढना है कि 53 कहाँ आती है, और ये मानोगे कि ये कैश फ्लो होगी मेरी एनुअल, और उसकी लाइफ कितनी होगी जहां पे ये 97 का नंबर आएगा। आओ सर ढूंढते हैं। अरे खेल ही तो है। अब मैं ये सब हटा देता हूँ। 53 ढूंढेंगे। ये टू डिजिट रैंडम नंबर में क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा 53 इसके बीच में आएगा, यहाँ 53 आएगा, यानी कि मेरी कैश फ्लो कितनी हो गई जो मैंने पहले वाले रन में लेनी है? 30,000, उसी के रेंज की। अब 97 वाला नंबर देख लो। 97 का नंबर कहाँ इंक्लूड हो रहा है सर? यहाँ आ रहा है। तो इसका लाइफ कितना हो गया प्रोजेक्ट का? 9। यानी कि अब पहले रन के लिए एनुअल कैश फ्लो 30,000 कंसिडर करो 9 साल तक, क्योंकि 9 की लाइफ आई है। 9 साल तक का डिस्काउंट रेट ले लो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से, 10% का क्वेश्चन में दिया है। ये देखो 53 पे कैश फ्लो 30,000 आ गई, 97 पे लाइफ 9 आ गई, एन्युटी फैक्टर 10 साल से ये 10% से 9 साल का आ गया। तो अब आप क्या करोगे? 30,000 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, एनुअल कैश फ्लो, तो ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। आउटफ्लो तो आपका सेम है, 1,30,000 का इन्वेस्टमेंट है थ्रू आउट, तो ये आ गया एनपीवी, सैल्वेज वैल्यू कुछ है नहीं। अगला रैंडम नंबर निकालो रन, और वो दोनों ढूंढो कि उसकी कैश फ्लो कितनी, लाइफ कितनी, उसको लो और एनपीवी निकालो। एक और करते हैं फिर आगे बढ़ लेंगे। रैंडम लेते हैं, चलो हम बीच में से ले लेते हैं, ये 5वां ले लो। इसमें देख रहे हो 31 रैंडम नंबर आ रहा है कैश फ्लो के लिए, 67 आ रहा है लाइफ के लिए। मैं पेन का कलर बदल देता हूँ। 31 ट्राई करो कहाँ है, ये 31 इसके अंदर आएगा, यानी कि हमारी कैश फ्लो क्या हो गई? 25,000। और क्या आया था? 67 ढूंढो सर। 67 यहाँ आता है, यानी कि लाइफ कितनी लेनी है? 6। यानी कि अब आपको समझ में आ गया 2 चीज़ें। इस बार एनपीवी निकालने के लिए हम वैल्यू लेंगे एनुअल कैश फ्लो की 25,000 और लाइफ लेंगे 6। 25,000 लाइफ लेंगे 6। इस 25,000 को लाइफ 6 ली तभी तो आपको एन्युटी फैक्टर निकालना आया 10% से, तो वो आया 4.355। एनुअल कैश फ्लो को एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करा तो कैश इनफ्लो आया प्रेजेंट वैल्यू, आपने आउटफ्लो में से माइनस करा
तो आपका आया माइनस, ये है ना माइनस साइन है, 21,125 निगेटिव एनपीवी आई है यहाँ पे। इस तरह से 10 बार एनपीवी निकालना है और टेस्टिंग करना है, आगे कुछ भी नहीं है। सिमुलेशन एनालिसिस में 10 रन दिया है तो 10 बार आपको एनपीवी निकालनी है, दैट्स इट। क्वेश्चन में भी यही बोला, सिमुलेट करो, टेस्टिंग करो, करा। कितना डिफिकल्ट है। चलो सर, खत्म कहानी। अब आपका अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है सिनेरियो एनालिसिस, और ये आप ऑलरेडी देख चुके हो। सिनेरियो एनालिसिस क्या है? जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो एक तरह से आपका सिनेरियो ही था। क्या सिनेरियो था सर उसमें? सर 3 सिनेरियो थे कि आपकी कैश फ्लो 1 लाख की भी हो सकती है, 1,10,000 हो सकती है, 1,20,000 हो सकती है। यही है मेरे मालिक सिनेरियो एनालिसिस। 3 अलग अलग सिचुएशन दे दी थी कैश फ्लोज की, तो दैट इज़ नथिंग बट द सिनेरियो। किसी प्रोजेक्ट में मेरी एनपीवी ये होगी, ये होगी, ये होगी, कैश फ्लो ये होगी, ये होगी, ये होगी। दिस इज 3 डिफरेंट सिनेरियो, 4 डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है, तो और कुछ नहीं होता, बाकी प्रोबेबिलिटीज़ का इस्तेमाल होता है सिनेरियो एनालिसिस में, वो हमने पहले क्वेश्चन में ही कर लिया। अब है डिसीजन ट्री एनालिसिस। डिसीजन ट्री का कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ है, आई थिंक हमारे पास। डिसीजन ट्री में भी सिनेरियो एनालिसिस आपका कवर हो जाएगा। ये देखो, आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ फर्म हैज़ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। फर्म को इन्वेस्टमेंट का एक प्रपोजल है, पैसे लगाना है मालिक। रिक्वायरिंग एन आउटले ऑफ 80,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड टू हैव 2 years ऑफ इकोनॉमिक लाइफ विथ नो साल्वेज वैल्यू। बहुत सिंपल है, आज शुरू करो, 1 साल में इन्फ्लो आएगा, दूसरे साल में इन्फ्लो आएगा, कहानी खत्म। कुछ भी नहीं मिलेगा आखिरी के 2 साल में, मतलब 2 साल के एंड में। In year 1 there is 0.4 probability that the cash inflow after tax, यानी कि ये पूरी तरह से कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है, will be 50,000 रुपीज़, और 0.6 की प्रोबेबिलिटी है कि कैश फ्लो 60,000 होगी। तो 0.4, 0.6, पहले साल सिर्फ 2 कैश फ्लो होगी, और वो भी दोनों होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटी है दोनों में से कोई एक होगी। ठीक है, पर अब नोटिस करना सेकंड ईयर की कैश फ्लो को। सेकंड ईयर में आपको 50,000 के अंदर भी 3 कैश फ्लोज दी है सेकंड ईयर की, और 60,000 के अंदर भी दी हुई है। इसका मतलब क्या है आप समझो, कि फर्स्ट ईयर की कैश फ्लो पे डिपेंड करती है सेकंड ईयर क्या कैश फ्लोज होने वाली है। अगर फर्स्ट ईयर 50,000 हुई तो जाके 24, 32 या 44 में से एक कैश फ्लो होगी सेकंड ईयर में, और जिसके चांसेस 0.235 है। पर अगर फर्स्ट ईयर में ही 60,000 हो गई कैश फ्लो, तो अब ये वाली कैश फ्लो नहीं होगी सर सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में इनमें से कोई एक होगी, और जिसके चांसेस है ये। तो आप यहां पे नोटिस कर सकते हो कि दोनों साल की कैश फ्लोज की पॉसिबिलिटीज कितनी सारी है। पहले साल 50, दूसरे साल 24, 50, 32, 50, 44। देख रहे हो ना, क्योंकि पहले 50 हो गया तो बाद में तीनों में से एक ही होगा। पर और एक पॉसिबिलिटी क्या आती है, 60 पहले साल होगी, दूसरे साल 40, 60 पहले साल, दूसरे साल 50, 60 पहले साल, तीसरे साल 60। 6 पॉसिबिलिटीज है आपके पास में, और इन 6 में हर एक की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, और आप बताओ कैसे निकालोगे। पहले साल की प्रोबेबिलिटी तो अलग से दी है 40, 60, दूसरे साल में भी इनकी टोटल 1 आती है, इनकी टोटल 1 आती है। वो बहुत कहानी सिंपल है, आपको करना कुछ और नहीं सर, ध्यान देना है। अगर पहले साल होने के चांसेस इसके 40% है, तो इसके बाद जितनी भी प्रोबेबिलिटी होनी है वो 40% चांसेस की ही प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 0.4 इंटू 0.2, 0.4 इंटू 0.3, 0.4 इंटू 0.5। हमने पूरे 40% के जो चांसेस थे उसको डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में। इन तीनों की टोटल 40% से ऊपर नहीं आएगी, वैसे ही इन तीनों की 0.6 इंटू 0.4, 0.6 इंटू 0.5, 0.6 इंटू 0.1, इस 60% को भी हमने इन 3 प्रोबेबिलिटीज में डिवाइड कर दिया। इसकी टोटल भी 60% से ऊपर नहीं आएगी, और अब इसे कहा जाएगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपने पहले साल और दूसरे साल की प्रोबेबिलिटीज को साथ में लिया है, दोनों ऑब्जर्वेशंस को पता लगाने में, दोनों साल के कैश फ्लोज का।
दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी में 6 प्रोबेबिलिटीज आएगी आपके पास में, 6 के 6 की टोटल 1 होनी चाहिए। इसकी टोटल 40 आएगी, उसकी टोटल 60 आएगी, टोटल करोगे 1। कहानी सिंपल। अब देखो डिस्काउंट रेट 10% है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देना। कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन ट्री फॉर द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, पहले तो एनपीवी निकालने बोला है, फिर अब बताओ एनपीवी क्या होगी अगर वर्स्ट आउटकम आया तो। देखो 6 आउटकम पॉसिबल है। 6 आउटकम में से आपने पहला जो क्वेश्चन देखा था उसमें 3 आउटकम थे, 3 एनपीवी आई थी, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा था तो 1 आई थी। बस यहाँ पे 6 एनपीवी आएगी, 6 की 6 को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो तो टोटल आ जाएगी। तो आपका वर्स्ट आउटकम पता चल जाएगा। जो भी सबसे खराब एनपीवी होगी वो वर्स्ट आउटकम है और उसकी प्रोबेबिलिटी बता देना कितनी है। व्हाट विल बी द बेस्ट आउटकम और उसकी प्रोबेबिलिटी ये भी बता देना। इसके लिए अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाएगा ये डिपेंड करता है इस पे। पहले आंसर में अगर एनपीवी एक्सपेक्टेड वाली पॉजिटिव आई तो यस वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये 1 2 3 और 4 ऐसा होना चाहिए था। फैक्टर्स क्वेश्चन ने आपको दे दिए हैं, वही इस्तेमाल करना है, ध्यान देना। स्टार्टिंग में ये 0 टाइम है, कैश आउटले होगा 80,000 का है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक में नहीं आया होगा, मैं ठीक कर दूंगा। अब पहले साल 50,000 होने के चांसेस 40% है और 60,000 होने के चांसेस 60% है। और अगर पहले साल 40 हुआ, ध्यान देना मेरी बात में, अगर पहले साल की कैश फ्लो 50 हुई तो फिर ये 3 ही कैश फ्लो हो सकती है। ये पहला साल है आपका 1 ईयर और ये सेकंड ईयर, तो उसके बाद सिर्फ 3 कैश फ्लो हो सकती है। वैसा डायग्राम निकाल लिया हमने। फिर 60,000 हुआ तो 3 कैश फ्लो हो सकती है। क्या डिफिकल्ट है बताओ ये डायग्राम निकालने में? बहुत आसान है। यहाँ से 1 साल 2 साल जो जो पॉसिबिलिटी है सब डालते जाओ। हाँ, मैं आपके फैक्टर्स ले लेता हूँ 0.235 और 451, 0.2, 0.3, 0.5, 0.4, 0.5, 0.1। अब आप नोटिस कर सकते हो, अगर अब मैंने डिसीजन ट्री में जब प्रोबेबिलिटी डाला तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, सेकंड ईयर में 24,000 की कैश फ्लो होगी। इसके चांसेस कितने? 20%। ठीक है, सेकंड ईयर में 24,000 की कैश फ्लो होगी, इसके चांसेस 20% है। पर अगर मैं बोलूं कि पहले साल 50,000 और दूसरे साल 24,000 की कैश फ्लो होगी, इसके चांसेस कितने? तो ना आप 40 बोल सकते हो ना आप 20 बोल सकते हो। इसके चांसेस है सर 0.4 इंटू 0.2, दैट इज 0.08। सिर्फ 8% चांसेस है, क्योंकि 50,000 भी आगे जाके 3 अलग अलग कैश फ्लो ऐड करता है सेकंड ईयर में। तो इस 40% को भी 3 हिस्सों में बंटना पड़ेगा। 0.4 इंटू 0.2 8%, फिर 0.4 इंटू 0.3 12%, 0.4 इंटू 0.5 20%। इन तीनों की टोटल करोगे तो वो आएगा 40। वैसे ही इन तीनों की टोटल करोगे तो आएगा 60, और 40-60 की टोटल करोगे तो आएगा 1। 6 के 6 पॉसिबिलिटीज़ की ये प्रोबेबिलिटी हो गई। 8% चांस है कि पहले साल कैश फ्लो 50,000 की होगी और दूसरे साल 24 की होगी। आप बोल सकते हो 12% चांस है कि पहले साल की कैश फ्लो 50,000 होगी, दूसरे साल की 32,000 होगी। ये है मतलब। ठीक है, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। अब आपको चाहिए क्या? ये एनुअल कैश फ्लो हो गई सर, आप डिस्काउंटिंग कर लो। ये आपकी 6 पॉसिबिलिटीज़ है, ध्यान देना 1 2 3 4 5 6। ईयर 1 की कैश फ्लोज दी हुई है। पहले साल की कैश फ्लो 50,000 सेम रहेगी 3 पॉसिबिलिटीज़ में, बाकी 3 पॉसिबिलिटीज़ में 60,000 रहेगी। तो 50,000 इंटू 0.909 कितना आता है सर प्रेजेंट वैल्यू? 45,450। ये तीनों में सेम। इसके बाद आपने 24 32 42 44 जो सेकंड ईयर की कैश फ्लोज है वो रख ली और उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ख़त्म। अब आप क्या करो, इसको और इसको टोटल कर लो, ये आपका कैश इनफ्लो आ गया और 80,000 का आउटफ्लो तो सेम है सब में, तो इसमें से माइनस कर दो, तो ये आपकी एनपीवी आ गई। ऐसे ही आपको बाकी के 5 और पॉसिबिलिटीज़ जो है
उसकी एनपीवी निकालनी है। क्या पॉसिबिलिटीज़ है मैं आपको क्लियर फिर से बता देता हूँ। पहले साल 50 होगी, दूसरे साल 24 की कैश फ्लो, 50 32, 50 44, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। ईयर 1 ये क्या आता है, ईयर 1 ईयर 2 अपने अपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्या 60 40 60 50 60 60, जैसे ये कर लेते हो उसके बाद ये आपकी एनपीवी आ जाएगी 8 अलग अलग 6 अलग अलग एनपीवी आ गई। वर्स्ट केस एनपीवी कौन सी, ये वाली, क्योंकि सबसे ज़्यादा निगेटिव है और इसके होने के चांसेस कितने सर, ध्यान देना। ये वर्स्ट केस हो गई, बेस्ट केस ये हो गई, इसके होने के चांसेस 8% है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी आपको बता देगी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी यानी कि दोनों साल की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, और बेस्ट केस के होने के चांसेस कितने, 6% है। ये आपका आंसर आ गया। अब एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालनी है तो सर ये जो 6 एनपीवी आई है उसको अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, 8 12 20 24 36, ये रहा कर दो मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है 6223, प्रोजेक्ट तो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ये रहा एनपीवी आपको 14726, ये आंसर देना। वर्स्ट केस एनपीवी ये है, उसके होने के चांसेस 8% है। ये लॉस नहीं दिखाया तो भी चलता। सेकंड वाले में बेस्ट केस एनपीवी, उसके होने के चांसेस 6%, लॉस नहीं दिखाया तो भी चलता। प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करा जाएगा क्योंकि पॉजिटिव एनपीवी है। डिसीजन ट्री एनालिसिस में बस यही है, और कुछ नहीं है सर। डिसीजन ट्री बनाना होता है, बस आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी नाम का कॉन्सेप्ट इसमें सीखने मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पहला पार्ट, दूसरा पार्ट हमारा ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं बाकी टॉपिक्स पे। सबसे पहले देखेंगे इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट क्या होता है। इक्वेटेड एन्यूटी कॉस्ट या इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट बोलो। उसके बाद रिप्लेसमेंट डिसीजन, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। ठीक है सर, आ जाओ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। हाँ, ये रहा, ध्यान देना मेरी बात पे थोड़ा सा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे पहले से बना लिया था टाइम बचाने के लिए। मान के चलिए कि आपको अगले 5 साल में ये कैश फ्लोज होने वाली है 50, 100, 140, 170, 48। अब थोड़ा सा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं जो कैश फ्लो बोल रहा हूँ सिर्फ उसी पे ध्यान दो, बाकी सब पे ध्यान मत दो, मैं सब धीरे धीरे समझा दूंगा। ठीक है, अगले 5 साल में आपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करा तो ये कैश फ्लोज होने वाली है, चलो होने दो, कोई बात नहीं। अब क्या करना है आपको, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। 10% का आपको यहाँ पे मैंने रेट दिया हुआ है, तो ये भी कवर कर लिया। 5 साल कवर कर लिया, कैश फ्लो कवर कर लिया, डिस्काउंट रेट कवर कर लिया, ऐसे धीरे धीरे करके सब कुछ कवर कर लूँगा। ठीक है, अब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लोगे। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है 10% से, तो 0.909 आता है पहले साल का। दूसरे साल का 0.826 आता है, 3 साल का 0.751, 4 साल का ये, और 5वें साल का 621। आप अपनी अपनी कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कर दो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से और प्रेजेंट वैल्यू ले लो। डिस्काउंटिंग कर लिया आपने, ये सारी फिगर्स आएगी, इनकी टोटल करोगे तो आंसर आएगा 379। करना क्या है सर, बहुत सिंपल है। मुझे निकालना है 5 साल के लिए सिमिलर कैश फ्लोज, एनुअल कैश फ्लोज यानी एन्युटी, जो कैश फ्लो सेम हो हर साल। अभी कैसा 50, 100, 140, 170 या 48 अलग अलग कैश फ्लोज मिल रही है। इन 5 कैश फ्लोज की जगह कोई एक कैश फ्लो जो हर साल सेम मिलती और फिर भी आंसर मेरा प्रेजेंट वैल्यू का 379 आता, वो निकालना है। बहुत सिंपल। तो 379 आपकी प्रेजेंट वैल्यू तो आ गई। 5 साल का एन्युटी फैक्टर ले लो 10% से। अगर सेम कैश फ्लो निकालना है तो वो तो हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वाले कॉन्सेप्ट में सीखा था, वहां होती थी सेम कैश फ्लो हर साल। तो आप क्या करो, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ये जो है, इसमें प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से डिवाइड कर दो, तो आपकी एन्युटी आ जाएगी 100 की। इसका मतलब क्या हुआ कि अगले 5 साल में हर साल आपको 100 100 100 100 100 मिले, या फिर आपको 50, 100, 140, 170 या 48 मिले, आपकी प्रेजेंट वैल्यू तो 379 ही आती है, सेम ही आती है। सर अब ये एन्युटी निकालते क्यों है, बहुत सिंपल है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको
एन्यूटी EAC इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट से कंपैरिजन करके देखना पड़ता है कि कौन सी सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है। ये हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट समझ में आया, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी वाला आपने कॉन्सेप्ट देखा, वो नहीं था कुछ भी और एन्यूटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ नहीं निकालता, नीचे में थोड़ा और डिटेल में एक बार लिख देता हूँ। दो मिनट दो, थोड़ा हैंग हो रहा था, दैट्स वाई। इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट आपने क्या करा, आपको एक्स वाई या फिर हाँ ऐसे ही ले सकते हैं, ABCDE ये अलग अलग कैश फ्लोज दी थी, आपने सबको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करा और आपने टोटल करा, वो आया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, क्योंकि हमें सेम कैश फ्लो निकालनी है। और इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या है, एन्यूटी को लेंगे और प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर आपको इस मेथड से ये आंसर आ चुका है, ठीक है, और ये भी आपको पता है, तो क्या आप एन्यूटी निकाल सकते हैं? यस। तो ये और कुछ नहीं सर, आपकी इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट हो गई, ये आपकी और कुछ नहीं इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट हो गई, जो हर साल बांटी जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल में ये अलग अलग कैश फ्लो मिलना क्या और 5 साल में हर साल ये एन्युटी मिलना क्या इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से और ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा। A manufacturing unit engaged in the production of automobile parts is considering a proposal of purchasing one of the two plants, details of which are given below. दोनों में से कोई एक प्लांट ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खरीदना चाहता है। कॉस्ट क्या है सर? पहले प्लांट की कॉस्ट है 20 लाख, दूसरे की 38 लाख। इंस्टॉल करने के चार्जेस है 4 लाख और 2 लाख रुपए। ये भी आपका इसमें डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करने में जाता है। लाइफ आपको दोनों की देखना अलग अलग दी है, 20 ईयर्स और 15 ईयर्स। स्क्रैप वैल्यू दी हुई है आफ्टर फुल लाइफ, 20 ईयर्स बाद ये मैं 4 लाख में बेच दूंगा, 15 ईयर्स बाद ये भी मैं 4 लाख में बेच दूंगा। आउटपुट पर मिनट, हर मिनट में कितना आउटपुट जनरेट करूंगा ये दिया हुआ है, 200 और 400। अब एनुअल कॉस्ट ऑफ द टू प्लांट्स आर एज फॉलोज। हर साल 2,500 घंटे ये मशीन चलेगी, प्लांट चलेगा। आपको तीनों कॉस्ट और दी हुई है। कॉस्ट में वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, रिपेयर्स, पावर और फिक्स कॉस्ट, ये सारे खर्चे दिए हुए हैं। विल इट बी एडवांटेजियस टू बाय प्लांट ए और प्लांट बी? सब्सटैंशिएट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव यूनिट कॉस्ट फॉर द प्लांट। आपको क्या निकालना है पता है? प्रॉफिट वॉफिट नहीं निकालना, एक यूनिट की कितनी कॉस्ट पड़ रही है ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप टोटल कॉस्ट निकाल लो कितनी है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट कर दो, तो वो एक यूनिट की कॉस्ट आएगी। आगे देखेंगे। अज्यूम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% एंड मेक अदर रिलेवेंट अजम्पशंस। ठीक है सर, कर लेते हैं। अब आप नोटिस करना, पहले तो आपके खर्चे कहाँ कहाँ हैं ये देख लो। आप फिर वापस एक काम करो, टाइमलाइन बनाओ। इस टाइमलाइन में स्टार्टिंग के कैश फ्लोज कौन से? ये इनिशियल कैश फ्लो है, ये इनिशियल कैश फ्लो है, मानते हो? कॉस्ट और इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है सर। ऑपरेशन कैश फ्लोज देख लो, ऑपरेशन से रिलेटेड जो कैश फ्लोज है ये सारे हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, हर साल होने वाले, पर एनम, ठीक है सर, मान ली बात। और उसके बाद ये ऑपरेशन कैश फ्लोज भी आ गया, और टर्मिनल कैश फ्लोज में ये आपको दिखेंगे यहाँ पे टर्मिनल कैश फ्लोज। अब आप एक काम करो, इन सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप इन सब की टोटल कर लो। ये जो कॉस्ट दिख रही है ना,
इनकी टोटल कर लेते हैं। 1,00,000, 4,80,000, 80,000, सो ये हो गया 9,60,000। सिर्फ 3 फिगर में क्वेश्चन को समराइज करेंगे ना, अभी तो बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता है। 6,00,000, 1,00,000, तो ये हो गया आपका 12 lakhs। अब आपके पास में सिर्फ 3 कैश फ्लोज है, इसके भी टोटल कर लेंगे। ये हो जाएगा 24 lakhs और ये हो जाएगा 40 lakhs। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए की स्टार्टिंग की कॉस्ट कितनी है सर? 24 lakhs, ठीक है। और एनुअल कॉस्ट कितनी जा रही है हमारी? 9,60,000 रुपीज़, 9.60। और टर्मिनल कैश फ्लोज अगर आप देखोगे, यानी कि जब हम बेच रहे हैं उसको अपने अपने टाइम के बाद में 20 साल और 15 साल बाद, तो दैट इज़ 4 lakhs। सो ये मैं 15 ईयर्स मान लेता हूँ और ये मैं 20 ईयर्स मान लेता हूँ। सो दैट इज़ 4 lakhs। पहला वाला कितना साल चल रहा है? 20 ईयर्स, ठीक है। अब प्लांट बी ले लेता हूँ मैं, यहाँ ले लेता हूँ प्लांट बी। प्लांट बी की टोटल जो स्टार्टिंग की कॉस्ट है वो है 40 lakhs, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट है उसकी 40 lakhs, 12 लाख का एनुअल कॉस्ट है उसका, ठीक है। और 15 साल बाद वो ख़त्म हो जाएगा और 4 लाख रुपए हमें मिल जाएंगे। सो मैं क्या काम करता हूँ इस क्वेश्चन में, इनफ्लो को निगेटिव ले लेता हूँ, क्योंकि मोस्टली हमें जो आंसर निकालना है वो आउटफ्लो में निकालना है। तो ये छोटी मोटी चीज़ जो इनफ्लो की है वो निगेटिव में लेके इसे एडजस्ट कर लेंगे। अब कर रहा हूँ कि क्या, आप मेरे को बताओ। बहुत सिंपल है सर, आपका स्टार्टिंग जो 24 लाख और 40 lakhs है, ये तो 0 पॉइंट पे ही है, ये तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ही है। आप एक काम करो, 9.6 को प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। कितने साल का? 20 ईयर्स का, ये 20 ईयर्स का। और 12 लाख को भी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। पर अब जो आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगाओगे वो 15 साल का रहेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 15 साल ही चल रहा है, ठीक है सर। इसके बाद इस 4 लाख को भी लेके आ जाओ 20 ईयर से डिस्काउंट करके, और इस 4 लाख को भी लेके आ जाओ 15 ईयर से डिस्काउंट करके। क्या होगा अल्टीमेटली आपके पास में? हर केस में यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3, ये 3 फिगर रहेगी। तीनों को टोटल कर लो तो आपकी नेट कॉस्ट पता चल जाएगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। मैं एनपीवी नहीं बोलूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों की प्रेजेंट वैल्यू पता चल गई। अब थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, आपके पास में दोनों प्रेजेंट वैल्यू में तो है, लेकिन फिर भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रेजेंट वैल्यू जो है, ये वाली एक्स जो फिगर आई है, ये 20 ईयर्स के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है, और वाई जो फिगर आई है ये 15 ईयर्स के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है। आप कैसे उसको कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। इसीलिए आगे हम काम करेंगे। चलो देखो अब क्या करा है यहाँ पे। 24 और 40 ले लिया, ये आपका इनिशियल कैश फ्लो हो गया, ठीक है। सैल्वेज वैल्यू की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। 4 lakhs का ये आई थिंक ये 20 ईयर्स का है, ये 15 ईयर्स का है, तो ये भी एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने एन्युटी फैक्टर निकाला है, ध्यान देना मेरी बात को। 10% का 15 और 20 साल का एन्युटी फैक्टर मैं बताता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% से 15 साल का और 20 साल का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दैट कम्स टू 7.606। हो सकता है छोटी मोटी गलती हुई हो, पर देख लेंगे, कोई बात नहीं। और 20 साल का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8.514। अब आप ध्यान देना, एक्चुअल एन्युटी फैक्टर ये होता है, ठीक है, 15 साल का। ये प्रोजेक्ट बी का है और ये ए का है। अब आपको जो एन्युटी फैक्टर यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ध्यान देना, 0.1175 और 0.1315, ये और कुछ भी नहीं है। जो आपने एन्युटी फैक्टर यहाँ पे निकाले, जिस तरह से आप हर बार निकालते हो, उसका रिवर्स है।
आप उसको रिवर्स कर दो, 7.606 कैलकुलेटर पे रखो और डिवाइडेड बाय और इक्वल्स टू कर दो, आपको आंसर आएगा 0.1315, 15 साल का। तो देखो यार, बहुत सिंपल सी चीज़ है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है, ठीक है, पर 2 को 0.5 से डिवाइड करो तो भी 4 आता है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर वहाँ लिख दिया 2, और ये है 0.5 वाला नंबर, उसको रिवर्स कर दिया, तो अब डिवाइड करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के बजाय, बस वो इतना सा फ़र्क है। ये यहाँ का नंबर है और ये यहाँ का इन्वर्स है, दोनों का इन्वर्स दिखा दिया मैंने, ठीक है। चलो अब क्या करें, हाँ अब ये तो सिर्फ आपकी सैल्वेज वैल्यू और आउटले वगैरह हो गया। अब हम ऑपरेशनल कैश फ्लो पे जाते हैं। ऑपरेशनल कैश फ्लो में हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने वाले हैं ना, ठीक है सर, करते हैं। एनुअल आउटपुट कितना निकलेगा, देखो हर मिनट में हम इतना आउटपुट जनरेट करते हैं, 200 और 400, और रनिंग आवर्स हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी रनिंग आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे मिनट्स आ जाएंगे, और 200 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे टोटल आउटपुट आ जाएगा। सेम विथ प्लांट भी, ध्यान देना, रनिंग आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करा और टोटल पर मिनट आउटपुट ले लिया, तो मैं एक साल में 3 करोड़ यूनिट्स जनरेट करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, और मशीन ए में, और मशीन बी में जनरेट करता हूँ 6 करोड़ यूनिट्स। मशीन ए में 3 करोड़, मशीन बी में 6 करोड़ यूनिट, और वो है एनुअल आउटपुट। ध्यान देना मेरी बात, एनुअल, ये कोई 15 साल या 20 साल का नहीं है, ये हर साल का है। अब आप एक काम करो, एनुअल कॉस्ट निकाल लो। एनुअल कॉस्ट तो देखो आप इन दोनों की निकाल चुके हो, 960 और 12 लाख। आपको सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू जो है वो पूरी 15 और 20 साल की है, उस कॉस्ट को कैसे डिवाइड करोगे 3 करोड़ और 6 करोड़ के यूनिट में? 3 करोड़ और 6 करोड़ के लिए ये कॉस्टिंग तो आपको समझ आ गई, 960 की और 12 लैक्स की, क्योंकि ये उसी साल की है जिस साल यूनिट्स जनरेट हो रहे हैं। आप ये बताओ, इनिशियल कॉस्ट जो आपको 24 लैक्स लगी, या सैल्वेज वैल्यू जो है, ये तो अलग अलग टाइम पे है, कोई 15 साल की है, कोई 20 साल की है। इस कॉस्ट को कैसे डिवाइड करोगे नंबर ऑफ यूनिट में? क्योंकि क्वेश्चन आपको एनपीवी निकालने नहीं बोल रहा, क्वेश्चन निकालने बोल रहा है, कहाँ गया, substantiate your answer with the help of comparative unit cost of the plant। जिस प्लांट की पर यूनिट कॉस्ट सबसे कम होगी ना, उस प्लांट को हमें सिलेक्ट करना है, एनपीवी निकाल के नहीं। तो आप बोलोगे सर 9,60,000 यहाँ पे कम आ रही है कॉस्ट, ऐसा नहीं है, आप पर यूनिट निकाल के देखो। यहाँ 3 करोड़ यूनिट है 9,60,000 में, यहाँ 6 करोड़ यूनिट है 12 लाख में, इसकी कॉस्ट कम आ रही है 12 लाख वाले की, पर फिर भी ये सारी कॉस्ट तो आई नहीं ना, अभी तो ये वाली कॉस्ट बाकी है। इसीलिए जो कॉस्ट अलग अलग टाइम पे है, उस कॉस्ट को हम एन्युटी में कन्वर्ट कर देंगे सर। इनिशियल कैश फ्लो और टर्मिनल कैश फ्लो को हम डिवाइड कर देंगे पूरे 15 और 20 साल में, 15 और 20 साल के फैक्टर से। ये जो कैश फ्लोज है और ये जो कैश फ्लोज है आपकी, इसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू तो यहाँ पे निकाल ली एक, इसको आप वापस डिवाइड कर दो 15 और 20 साल में। यही हमने करा था जब हमने एन्युटी का कॉन्सेप्ट देखा था। मैं वापस से आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ। ये देखो, अलग अलग टाइम पे जो कैश फ्लोज थी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करा, तो जो भी आज की वैल्यू थी 379, उसको आपने हर साल में डिवाइड कर दिया 100 100 100 100 100, भेज दिया वापस उधर। पहले तो लेके आ गए सबको यहाँ पे, और यहाँ से फिर वापस सबको भेज दिया हर साल, पर जब भेजा तब इक्वल कॉस्ट थी वो, बस वही आपको यहाँ पे करना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि वहाँ वाला आंसर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट या समझेगा नहीं। ठीक है, आपकी इनिशियल कॉस्ट यहाँ 24 लैक्स थी, यहाँ 40 लैक्स थी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू सीधा सीधा ले लेंगे, 4 लाख का
जो आंसर था आपका 0.1486 का, और यहाँ पे इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आ गई थी, तो मैं सीधा सीधा ये फिगर ले रहा हूँ 59440 और 95760। ठीक है, ये अब देखो, पर ये सैल्वेज वैल्यू है, ये माइनस कर देंगे, 24 लाख माइनस 59440, दैट कम्स टू 23,40,560, 39,04,240। ये है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, यह है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश फ्लो और सैल्वेज वैल्यू। अब आप यहाँ पे लोगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। देखो यहाँ लोगे 10% से 20 साल का, यहाँ लोगे 10% से 15 साल का। मैं फैक्टर जो हमने कैलकुलेट करे वो ले लेता हूँ, दैट कम्स टू 8.514 और 7.606। आप क्या करो, डिवाइड कर दो, प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड करोगे एन्युटी फैक्टर से तो आपकी आएगी एन्युटी, एनुअल कैश फ्लो 513311, 274907। तो ये एक कैश फ्लो हो गई। अब आपने क्या करा, ये वाली और ये वाली स्टार्टिंग की और एंडिंग की कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली और फिर उसको एनुअल में भेज दिया वापस। इसके अलावा हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो एनुअल ही है ऑलरेडी, उसको और भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी एनुअल है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ले लो एनुअल वाले। कहाँ है, ये रहा, 9,60,000 और 12 लाख, 9,60,000 और 12 लाख। अब कर लो टोटल, एक बार मेरे को ये देखने तो कैश फ्लोज 275, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा 5-13, थोड़ा बहुत 100-200 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। चलो हम कॉन्सेप्ट तो सीखें। 274,907 प्लस 9,60,000, इसकी एनुअल कॉस्ट आ गई 34,907, इसकी आ गई 17,13311। देखो अब ये है सर आपकी एनुअल कॉस्ट हर ऑप्शन में। ये आपकी अब प्रॉपर ध्यान देना, आपकी ये कॉस्ट पूरे 20 ईयर्स की एनुअल है, हर साल इतनी होगी। 15 ईयर्स की ये एनुअल है, हर साल इतनी होगी। आप सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो नॉर्मल तरीके से भी और इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, आंसर सेम ही आएगा। बस ख़त्म, यही तो चाहिए था। क्यों चाहिए था सर? अब ले लो आप नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ आपने 3 करोड़ यूनिट जनरेट करे, मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, हर साल 3 करोड़ यूनिट जनरेट कर रहे हो और हर साल की कॉस्ट 12,34,907 है। कर लो 12,34,907 डिवाइडेड बाय 3 करोड़, तो ये आ गया 0.04117 या 412 ले लो। फिर यहाँ 6 करोड़, यहाँ तक 0.02856। अब आप बताओ कहाँ पे आपको पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ रही है। मैं एक बार देख लेता हूँ इंस्टीट्यूट का आंसर भी, 0.0412 और 028, ये लो 0.0412 और 0.028 राउंड ऑफ में आया। ठीक है ना, क्या हुआ, इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट हमने निकाल ली थी, वो हमने ऐड कर दी हमारी नॉर्मल जो कॉस्ट आ रही थी उसमें। ये सारी जो नॉर्मल कॉस्ट थी, ये 9,60,000 और ये इसमें आप ये तो बोल सकते हैं ना कि अब जो ये 12,35,000 और 17 लाख आया, इसमें सारी कैश फ्लोज इंक्लूडेड है, एन्युटी में हमने कन्वर्ट कर दिया था। आप ज़रा सा सोचो कि अगर सिर्फ 9,60,000 लेते हम
और 12 लाख लेते और डिवाइड कर देते नंबर ऑफ यूनिट से, तो वो क्या सही होता? इनिशियल कॉस्ट तो हमने कंसिडर ही नहीं करी, सैल्वेज वैल्यू तो हमने कंसिडर ही नहीं करी, ये मतलब होता उसका। सारी कैश फ्लोज कवर करना था, तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका हुआ, इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट निकाल के करना। आया समझ में? चलो सर, आएगा अभी इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट का और एक कॉन्सेप्ट आएगा। अब हम थोड़ा सा हमारे कॉन्सेप्ट जो कैपिटल बजटिंग है आपका मोस्टली कवर अप हो गया है। अब हम आते हैं मशीन्स पे, कि कोई भी मशीन जब हमने ख़रीदी है तो उसको कितने साल बाद रिप्लेस करना सही रहेगा। सिंपल सा तरीका है, जहाँ पे भी सबसे कम आपकी कॉस्ट लगती है वो ऑप्शन प्रिफरेबल है, ठीक है। रिप्लेसमेंट साइकिल नाम का कॉन्सेप्ट है, ये अब हम देखेंगे। यहाँ पे आ जाता हूँ, ध्यान देना। हमने डिसीजन ट्री एनालिसिस भी देख लिया, हमने इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट का एक क्वेश्चन भी देख लिया। इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट में ये वाली कॉस्ट तो आपको एनुअल दी हुई थी, ये वाली दो नहीं थी, तो हमने इन दोनों को एक जगह लाया और फिर से वापस इसको एनुअल में शिफ्ट कर दिया और इस कॉस्ट को और इस कॉस्ट को टोटल कर लिया 1 और 2 को, और वो हो गई हमारी एनुअल कॉस्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे रिप्लेसमेंट डिसीजन की। कोई भी मशीन लाने के बाद अगर उसकी लाइफ 5 साल की है तो 5 साल बाद ही रिप्लेस करना चाहिए या बीच में भी कहीं रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मशीन जितनी पुरानी होती जाती है तो खर्चा उसका बढ़ता जाता है। ऑप्टिमम हमारे लिए ये होता है कि तीसरे साल में बदल दो, या आज हम रिप्लेसमेंट करें या नहीं करें, ये डिपेंड करता है कि नई मशीन जो आ रही है हमारे पास में उसका खर्चा हमें कितने लगने वाला है, और पुरानी मशीन हम कब कितने में बेच सकते हैं। हो सकता है पुरानी मशीन आज नहीं 1 साल बाद अच्छे दाम में बिक जाए, तो 1 साल बाद रिप्लेस करेंगे सर। सब कुछ डिपेंड करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज पे, कि कौन से पॉइंट पे 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, कौन से पॉइंट पे आपकी कैश आउटफ्लो कम से कम है। तो ये दो चीज़ें देखेंगे, रिप्लेसमेंट और ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। इस पे 2 क्वेश्चन है। एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू पे अभी क्वेश्चन नहीं है, पर आगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कहीं तो कहीं ये कॉन्सेप्ट कवर होगा, तब हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। ज़्यादा है नहीं उसमें डिफ़िकल्टी, ठीक है सर। रिप्लेसमेंट डिसीजन और ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। एक ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद आता हूँ, फिर देखते हैं इस पे क्वेश्चन। सी यू। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं रिप्लेसमेंट डिसीजन का। अब इसमें होगा ये कि हमारे पास एग्जिस्टिंग कोई मशीन दी हुई है, उस मशीन को हम रिप्लेस कर सकते हैं और नई मशीन ला सकते हैं। क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर हम एग्जिस्टिंग मशीन जो है वो अभी तक ख़राब नहीं हुई है, वो आने वाले 4-5 साल और चल सकती है, पर काफ़ी पुरानी हो गई है, तो अब उसका मेंटेनेंस बढ़ गया है, तो क्या हमें अभी रिप्लेस कर देनी चाहिए और नई ला लेनी चाहिए, क्योंकि उसका मेंटेनेंस तो कम होगा ना, या फिर 1 साल बाद, 1 साल तक चला लो पुरानी मशीन को फिर नई लेके आओ, या 2 साल बाद चला लो इसको फिर नई लेके आओ। तो ये हमें डिसाइड करना है। क्वेश्चन देखेंगे। ए एंड कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग वेदर टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग मशीन और टू स्पेंड मनी ऑन ओवरहॉलिंग इट। एग्जिस्टिंग मशीन को बेच दे, नई लेके आ जाए, या फिर एग्जिस्टिंग मशीन को चलाए। ए एंड कंपनी करंटली पेज नो टैक्सेस, द रिप्लेसमेंट मशीन कॉस्ट 90,000 नाउ and requires a maintenance of 10,000 rupees at the end of every year for 8 years, और 8 साल के अंत में उसकी सैल्वेज वैल्यू रहेगी 20,000 रुपीज़। देख रहे हो आप। एंड वुड बी सोल्ड द एग्जिस्टिंग मशीन। ये थी नई मशीन की जानकारी, क्या थी पहले वो देख लेते हैं। सर नई मशीन जो है आपकी, इसकी लाइफ है 8 साल की। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये नई मशीन जो अगर आप खरीदोगे तो वो आएगी 90,000 में। मैं 90 ले लेता हूँ, थाउजेंड्स मान के चलो। और हर साल, ध्यान देना, हर साल उसको 10-10 हज़ार रुपये लगने वाला है। आउटफ्लो है तो नेगेटिव ले रहा हूँ। अदरवाइज़ आप एक और काम कर सकते हैं, क्योंकि हम सब कुछ बात आउटफ्लो में ही करने वाले हैं। चलो नेगेटिव ही चलने दो फिलहाल, बाद में करेंगे। तो ये 10,000 हो गए, और 8वें साल के अंत में वो मशीन हम बेच देंगे। कितने में बिक रही है वो मशीन? 20,000 रुपीज़ में। सो 20,000 का हमको वहाँ पे इनफ्लो होगा। सो ये है सारी कैश फ्लोज। ऑपरेशनल कैश फ्लोज देख ली, इनिशियल कैश फ्लोज देख ली, और एंड की कैश फ्लोज देख ली, ठीक है। अब इसका मैं क्या करूँगा, ध्यान देना। सबसे पहले तो ये अलग अलग कैश फ्लोज है,
मैं सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है, निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ न्यू मशीन 3 अलग अलग टाइम पे डिवाइड होगी इसकी कैश फ्लोज। इनिशियल कैश फ्लो, ऑपरेशनल कैश फ्लो, टर्मिनल कैश फ्लो। इनिशियल है सर 90,000 की, ऑपरेशनल है हर साल 10,000 की, और 20,000 की है टर्मिनल कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए क्वेश्चन ने आपको डिस्काउंटिंग का जो रेट दिया है वो है 15% का, ठीक है। 15% से एन्युटी फैक्टर भी दिया है 4.4873, 4 डेसिमल में है तो 4 ही लेंगे, और ये रहा 0.3269। तो 0.3269 क्योंकि ये 15वें साल से 8वें साल से सीधा डिस्काउंट करके लाना है, और पूरे 8 साल का है 4.4873। इसका मतलब समझ लेना आप। और 90,000 तो आज की कैश फ्लो है, 0 पॉइंट ऑफ टाइम की है तो उसको तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आउटफ्लो, ये आउटफ्लो, सो ये आ गया हमारा 90,000, ये आ गया 44,873, और ये आ जाएगा 6,538। सो दिस इज द नेट कैश आउटफ्लो। अब ये जो 1,28,335 है, ये पूरे 8 साल में, 8 ईयर्स में जहाँ कहीं भी इनफ्लो आउटफ्लो जो भी हो रहा होगा उन सब की प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा, हाँ, इन सब की ये प्रेजेंट वैल्यू है। ये पॉइंट कौन सा है सर? यहाँ की कैश फ्लो है, ठीक है, 0 पॉइंट ऑफ टाइम की कैश फ्लो है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, कैश आउटफ्लो, ठीक है। नाउ आई विल टेक प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ 4.4873, ठीक है, और यहाँ मैंने क्या निकाल लिया? इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट। क्या निकला ये? 28,600। अब ये इसको सिर्फ इंटरप्रेट करके दिखाओ कि ये है क्या। 28,600 8 ईयर्स के एंड की, हर साल के एंड की कैश फ्लो है सर, कॉस्ट है मेरी, जिसमें मेरा 90,000 भी आ गया, 10,000 हर साल का आ गया, और 20,000 की सैल्वेज वैल्यू भी आ गई। अलग अलग टाइम पे अलग अलग कैश फ्लोज हो रही थी, मैंने उसको इक्वल एनुअल कॉस्ट में डिवाइड कर दिया। इससे आपको डिसीजंस लेने में हेल्प होती है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दीज कैश फ्लोज नाउ 90,000, 10,000 और 20,000, हम हर साल के लिए जब जरूरत पड़ेगी तो 28,600 वाली कैश फ्लो लेंगे। अब इसका मतलब ये है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ 28.6, 28.6, 28.6, 28.6, 28.6, जानबूझ के लिख रहा हूँ पूरा वापस से, ताकि कहीं कोई वो ना छोटे। जो आपने ब्लू में आंसर देखा है, वैल्यूज देखी है, वो रिप्रेजेंट करती है सारी ब्लैक वाले नंबर्स को, यानी इन न्यू मशीन की सारी कॉस्ट उसमें आ गई 28,600। अब अगर कभी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे मुझे न्यू मशीन की कॉस्ट लेनी पड़ी, आई कैन टेक 28,600, ठीक है। पहला एक क्लियर हो गया। अब मुझे आप बताओ कि अगर मैं ये मशीन आज ना खरीदते हुए 1 साल बाद खरीदता तो मेरी इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट कितनी होती? सर इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट आपकी सेम ही होती 28,600, सिर्फ फ़र्क ये पड़ता कि आप यहाँ पे खड़े होके कैलकुलेट करते, और यहाँ से 8 साल आगे चलती तो ये 1 साल और ऐड हो जाता, यानी 9th वाला। ये 8, 9 तो आपको 0 पॉइंट से कंपेयर कर रहे हो इसलिए दिख रहा है। 1 साल बाद अगर 8 साल शुरू करोगे तो अलग अलग वापस से 1 साल उसमें से कम दिखेगा। और ये जो 128,335 है, ये आएगी इस पॉइंट पे। एन्युटी लोगे फैक्टर तो यही आएगा सर, और एन्युटी कॉस्ट भी 28,600 ही आएगी, यानी कि सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स जो आपको दिख रहा है अभी, वो बन जाएगा फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, और यहाँ तक कहानी चलेगी, पर चलेगी वो 28,600 की ही।
कोई भी पॉइंट पे आप मशीन खरीदो, वहां से आगे 8 साल वो मशीन चलेगी, और जहां खरीदोगे वहां की प्रेजेंट वैल्यू है ये 128,335। गेटिंग इट? वहां की प्रेजेंट वैल्यू है, और वहां से अगले साल से एन्युटी चालू हो जाती है 28,600 की। सो ऐसा मत समझना कि ये सारी कैश फ्लो सिर्फ जीरो पॉइंट पे है। जीरो पे खरीदूंगा मशीन तो जीरो पे कैश फ्लो है, 2 साल बाद मशीन खरीदूंगा तो 2 साल बाद से शुरू हो जाएगी, यही कैश फ्लो रहेगी। ठीक है। जनरल अजम्पशन रिप्लेसमेंट डिसीजंस में क्या होता है कैपिटल बजटिंग में, कि 8 साल खत्म होने के बाद मैं नई मशीन लेके आऊंगा सिमिलर टाइप की, जिसकी कैश फ्लोज भी सिमिलर रहेगी, डिस्काउंटिंग रेट भी सिमिलर रहेगा, तो मेरी एन्युटी कॉस्ट जो आ रही है इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट वो भी सिमिलर रहेगी 28,600। ये अजम्पशन है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो 8 साल बाद में मशीन की कीमत बढ़ जाती है, पर हमारे पास डेटा नहीं है, तो हम यही मान के चलते हैं कि इसी मशीन से रिप्लेस किया जाएगा इन्हीं कॉस्ट के साथ में। सो दिस 28,600 विल नॉट जस्ट एंड हियर, इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक आगे आप 28,600 यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब ये हो गई एक कहानी। अब मैं दूसरी कहानी लेता हूँ। एग्जिस्टिंग मशीन जो है आपकी, इट रिक्वायर्स इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ मेंटेनेंस ईच ईयर एंड इट्स सैल्वेज वैल्यू फॉल्स ईच ईयर एज फॉलोज। अगर एग्जिस्टिंग मशीन जो आप ऑलरेडी कंपनी में इंस्टॉल करके बैठे हो, वो चला रहे हो, ठीक है, वो अगर अभी बेच दोगे तो बढ़िया सैल्वेज वैल्यू मिल जाएगी सर आपको, दैट इज़ 40,000। पर जितना डीले करते जाओगे आप देख रहे हो सैल्वेज वैल्यू उसकी गिरती जाएगी हर साल, 25,000, 15,000, 10,000, और 4th ईयर में तो आपको कुछ भी सैल्वेज वैल्यू नहीं मिल रही। इनफैक्ट आप जितना डिले करोगे उतना ही आपका मेंटेनेंस का खर्चा सर बढ़ता जाएगा, 10, 20, 30, 40 हर साल का मेंटेनेंस है ये। क्वेश्चन क्या है, व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस मशीन? मशीन रिप्लेस करने के कितने ऑप्शंस दिए हैं आपको? सिर्फ 5 ऑप्शन। एक तो आप अभी के अभी रिप्लेस कर दो, जिसको हम बोलेंगे नाउ या प्रेजेंट, या फिर 1 साल बाद करो, 2 साल बाद करो, 3 साल बाद करो, या 4 साल बाद करो। 5वें साल में करने का तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, क्योंकि 5वें साल का उसके लिए मेंटेनेंस भी लगेगा। कहाँ है मेंटेनेंस 5वें साल का? तो आपको सिर्फ 5 ऑप्शन है, 5 आंसर है अल्टीमेट। आज रिप्लेस करना है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। बताओ कब रिप्लेस करना चाहिए? कैसे डिसाइड करोगे सर? बहुत सिंपल है। आज रिप्लेस करते हो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 1 साल बाद करते हो तो कितनी, 2 साल बाद करते हो तो कितनी, और 3 साल बाद करते हो तो कितनी। देखो, अगर हम आज रिप्लेस कर देते हैं मशीन को तो कैश फ्लोज क्या होगी हमारी। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रहा, अब थोड़ी बहुत तैयारी तो करके रखनी पड़ेगी ना सर, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 0, हमारे पास सिर्फ इतने ऑप्शन है, इतने ही ऑप्शन को में हमें डील करनी है। मान लो कि आज हम रिप्लेस कर देते हैं मशीन को, 40,000 रुपये आज हमें मिल जाएंगे, कहानी ख़त्म। अब क्या होगा सर? अब नई मशीन लाई है हमने, और उसकी कॉस्ट कौन लेगा? लेना पड़ेगा। यस, बिल्कुल लेना पड़ेगा। कितनी लोगे सर? बहुत सिंपल, ध्यान देना, ग्रीन कलर में ले रहा हूँ, 28,600, 28,600, 28,600, 28,600। कब तक ये कहानी चलेगी? पूरे 8 साल तक चलेगी। हाँ बिल्कुल, चलाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलाओ। जानबूझ के लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बताऊँगा। ले लो, 28,600 लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया वो सिनेरियो जब हम आज ही नई मशीन ला लेते हैं, पुरानी रिप्लेस कर देते हैं। मान लो कि हमने दूसरा ऑप्शन चूज करा, हम आज रिप्लेस नहीं करते, 1 साल बाद रिप्लेस करते हैं, तो 1 साल तक पुरानी मशीन चलाने की हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस फिर सैल्वेज वैल्यू आएगी। दोनों सेम टाइम पे है, तो नेट अमाउंट कितनी आ रही है? 15,000। ये ओल्ड मशीन की अमाउंट है। और इस टाइम पे अगर हम नई मशीन लाएंगे तो वहाँ से हमारा अगले साल से 28,600 का कॉस्ट लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 28,600, 28,600, 28,600। कितने साल सर? पूरे 8 साल लेना है? पूरे 8 साल ले लो। 3 साल हो गए और 5 साल ले लेना यहाँ पे इधर में। सर आप लिख क्यों नहीं रहे? लिखेंगे। दूसरा ऑप्शन ले लो कि आपने मशीन, एग्जिस्टिंग मशीन 2 साल तक चलाई, तो पहले साल तो आपको उसका मेंटेनेंस देना पड़ेगा सर, 10,000 रुपये। बेचने की प्राइस तो नहीं आएगी ना, क्योंकि बेचोगे, सैल्वेज वैल्यू कब आती है? जब बेचते हो, ठीक है। तो आपने 2 साल चलाई, 2 साल मेंटेनेंस भरो,
और दूसरे साल में 15,000 मिलेगी। अब सैल्वेज वैल्यू गिर गई, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 10,000 रुपये, नेट में ये 5,000 रुपये। आ रही बात समझ में? मैं ना ये 10,000 रुपये नीचे लिख लेता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा। तो ये 10,000, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं ना, इसको टोटल कर लेते हैं, ये 10,000 ऐसे। तो ये 10,000 की कॉस्ट, ये 5,000 की कॉस्ट। सैल्वेज वैल्यू को हमने वहाँ पे निगेटिव में लिया है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। हमने कैश इनफ्लो को निगेटिव लिया है क्योंकि मैक्सिमम काम हमने कॉस्ट में ही करना है, आउटफ्लो में, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप नई मशीन लाओगे तो यहाँ से वो नई मशीन चलेगी और आपकी हर साल की कॉस्ट कितनी आएगी सर? 28,600, 28,600, और ये पूरा और अगले 6 साल तक जाएगी, ठीक है। थर्ड ईयर, ये एक और ऑप्शन है आपके पास में कि एग्जिस्टिंग मशीन 3 साल तक चलाओ। अगर आप एग्जिस्टिंग मशीन सर 3 साल तक चलाओगे तो पहले साल उसका 10,000 का मेंटेनेंस देना पड़ेगा, दूसरे साल भी 20,000 का मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तीसरे साल आप 30,000 का मेंटेनेंस दोगे, 10,000 में मशीन बिकेगी, नेट में 20,000 आपके हाथ में आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप नई मशीन लाओगे तो उसका कॉस्ट ले लो, वो भी तो कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी, 28,600 अगले 7 सालों के लिए, ठीक है। और एक ऑप्शन है हमारे पास, 5 ऑप्शन है सर पूरा। अगर हम 4 साल तक मशीन चलाते हैं एग्जिस्टिंग वाली तो हमें 4 साल तक उसका मेंटेनेंस देना पड़ेगा, 10,000, 20,000, 30,000 एंड देन 40,000, और उसके बाद हम मशीन लाएंगे नई वाली और वो चलेगी 8 साल तक। अब ध्यान देना, आप पांचों ऑप्शन में मुझे बताओ, ये जो पांचों ऑप्शन आपने देखे इसमें आप मुझे बताओ 4 साल के बाद कैश फ्लोज कितने आ रहे हैं। हर ऑप्शन में आपने नोटिस करा होगा 4 साल के बाद कैश फ्लोज आपकी सेम है 28,600। जहां से मेरी पांचों ऑप्शन में कैश फ्लो सेम आना शुरू हो गई, वहां मैंने क्या करा, वहां मैंने एक लाइन खींच दी कि यार इसके बाद की कैश फ्लोज मेरे लिए इररिलेवेंट है फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। कैश फ्लोज आर इररिलेवेंट। हो रही है कॉस्टिंग, हो रही है, इनकर होगी, मशीन में खर्चा लगेगा, पर सारे ऑप्शंस में हमें तो 5 में से एक ऑप्शन चूज करना है। ये नहीं चूज करना कि खर्चा कम करना है, आपको कम करने के लिए नहीं बोला गया। तो 5 में से जो भी ऑप्शन आप चूज करो, सारे ऑप्शंस में 4 साल के बाद की कॉस्ट नई मशीन की ही लग रही है, सेम 28,600। दैट्स वाई कैश फ्लोज आर इररिलेवेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। इसके आगे की कैश फ्लोज को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, डिसीजन नहीं बदलेगा। अगर आप करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका डिसीजन फिर भी नहीं बदलेगा, सिर्फ कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगे, एग्जाम में टाइम बढ़ जाएगा, टाइम वेस्ट भी होगा, फाइनल आंसर आपका सेम ही आना है। तो अब क्या करूँ सर, मैं आपको 5 ऑप्शंस दे दिए, पांचों ऑप्शन की कैश फ्लोज दे दी, आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और देखो कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट वैल्यू सबसे कम आ रही है, उस ऑप्शन को चूज करो। इंस्टीट्यूट ने भी इसी तरीके से कुछ आंसर दिया, पहला आंसर उनका छोड़ देना इस बुक में, ये जो ऑल्टरनेटिव आंसर है इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऑल्टरनेटिव आंसर आप ध्यान देना 0 पॉइंट पे 40,000 रुपये लगे, सॉरी सैल्वेज वैल्यू आई, उसको 1 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि 0 पॉइंट की है, 1 फैक्टर है, और 28,600 को उन्होंने पूरे 4 साल तक लिया एन्युटी फैक्टर। यहाँ देख लो, हमने भी वही करा ना, 0 पॉइंट में 40,000 का कैश इनफ्लो है, उसके बाद 4 साल तक 28,600 है। सेकंड ऑप्शन में क्या आएगा, जहां पे हम 1 साल बाद मशीन को बदल रहे हैं, तो 1 ईयर के एंड में ये कैश इनफ्लो दिखेगी और 3 साल तक 28,600 दिखेगा। उसके बाद ये 2 कैश फ्लो, फिर 2 साल तक 28,600 दिखेगा। ये देखो ये इन्होंने नेट करके ले लिया होता तो भी सेम आता आंसर 0.870, ठीक है। ये पहले साल की कैश फ्लो, दूसरे तीसरे चौथे साल के लिए 28,600, और ये 3 साल का एन्युटी फैक्टर की टोटल है सिर्फ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेम इन्होंने यहाँ पे भी करा, फर्स्ट ईयर का कैश आउटफ्लो लिया, इसको नेट किया जा सकता था, सेम आएगा ये कैश फ्लो, और तीसरे और चौथे साल में 28,600 लगा, उन दोनों साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की टोटल। तो एक एक करके हमारी प्रेजेंट वैल्यू आती जा रही है, सब में 4 साल का बेस पीरियड सेम है। तो हम इन पांचों प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, ये पांचों की पांचों
प्रेजेंट वैल्यू है 5 डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ रिप्लेसमेंट और पांचों में 4 साल का ही पीरियड कंसिडर हुआ है। 5वें साल से आपको आगे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और इस केस में दिखता है कि सर हमें मशीन को तुरंत रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसमें सबसे कम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट आई है। बाकी सब में देख लेना उससे ज़्यादा वैल्यूज आ रही है। कहानी सिंपल, जो आपने यहाँ पे अभी अभी देखा, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ऐसे ही करना है। आगे कितने भी क्वेश्चन आ जाए, एक पॉइंट के बाद में आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि उसके बाद तो हर ऑप्शन में एनुअल कॉस्ट जो आ रही है मशीन की वो सेम है, इसीलिए कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, डिसीजन आपका नहीं बदलेगा। This is how the replacement decisions are taken. Now, what is the replacement decision in this question? That we should replace the machine immediately, because in that case only our total cost is least. बाकी सारे ऑप्शन में हमारा खर्चा फालतू का बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये हो गया रिप्लेसमेंट साइकिल, रिप्लेसमेंट डिसीजन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, वो होगा ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। साइकिल मतलब दोहराना, कि हमने आज मशीन अगर खरीदी तो वो हर 2 साल में बदलना चाहिए, कि वो हर 3 साल में बदलना चाहिए, कि वो हर 4 साल में बदलना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, ओल्ड मशीन कब बदलना चाहिए ताकि हम न्यू लेके आए। आगे क्या मिलेगा आपको, कि जो मशीन आप ला रहे हो, ओल्ड मशीन तो छोड़ दो, है ही नहीं मान लो, जो मशीन ला रहे हो उसको हर कितने साल में रिप्लेस करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। और वो साइकिल है, वो कोई पॉइंट नहीं है कि 2 साल बाद बदल दो, वो रहेगा हर 2 साल में मशीन को बदलते जाओ, हर 3 साल में मशीन को बदलते जाओ, हर 4 साल में मशीन को बदलते जाओ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ मशीन यूज्ड ऑन अ प्रोडक्शन लाइन मस्ट बी रिप्लेस्ड एटलीस्ट एवरी 4 ईयर। इसका मतलब आपकी लिमिट कर दी ऑप्शन। आपकी ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल सिर्फ 4 है सर। 1 साल में हर साल मशीन बदलो, 2 ईयर्स का रिप्लेसमेंट साइकिल यानी हर 2 साल में मशीन बदलो, दूसरे साल में नहीं, हर 2 साल में। 3 साल का साइकिल हो सकता है, 3 साल चलाओ, मशीन पुरानी जाने दो, नई लेके आओ, 3 साल चलाओ, फिर मशीन जाने दो, नई लेके आओ, या 4 अलग अलग ऑप्शन है आपके। ठीक है, अब आप देखो, आपको इस मशीन की डिटेल्स कुछ दी गई है कि जब भी परचेस करोगे उसकी कॉस्ट लगेगी 60,000। हर साल का मेंटेनेंस दिया है आपको। आप अगर मशीन को मान लो 2 साल चलाते हो सिर्फ और रिप्लेस कर देते हो, तो पहले साल की कीमत 16,000, फिर आएगी 18,000। अब 2 साल बाद जब वापस मशीन लेके आओगे तो नहीं रहेगी वो मशीन उस साल, उसके लिए तो तीसरा साल यानी पहला साल ही हुआ, तो फिर 16,000 लगेगी, फिर 18,000 लगेगी, फिर 16 लगेगी, फिर 18 लगेगी। तो ये कॉस्ट लिमिट हो गई मेंटेनेंस। ठीक है, अगर आप 3 साल तक चलाते हो तो फिर आपको वैसे 3 साल की मेंटेनेंस लेनी पड़ेगी। वैसे रिपेयर्स है और स्क्रैप वैल्यू है। जहाँ पे मशीन को बेच दोगे यानी कि निकाल दोगे, उस साल का स्क्रैप वैल्यू आपको मिल जाएगा। अगर आपका साइकिल सिर्फ 2 साल का है तो आपकी सैल्वेज वैल्यू कितनी हुई, 24,000। 2 साल चलाओ, 24,000 में बेच दो। 60,000 की मशीन 24 में निकाल दी, फिर लाई 60,000 में, फिर 24 में निकाल दी, फिर लाई, फिर निकाल दी, फिर लाई, फिर निकाल दी। ये हो गया साइकिल। ठीक है, फ्यूचर रिप्लेसमेंट विल बी विथ आइडेंटिकल मशीन विद द सेम कॉस्ट एंड रेवेन्यू इज अफेक्टेड बाय द एज ऑफ द मशीन। देखो, ये जो लाइन इन्होंने दी ना, ये देने की ज़रूरत नहीं है, ये डीम्ड अजम्पशन है कि फ्यूचर में, भविष्य में जब भी मशीन और नई लाओगे तो तब कॉस्टिंग सेम लगेगी, रिपेयर सेम रहेगा, मेंटेनेंस सेम रहेगा, स्क्रैप वैल्यू सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। आइडेंटिकल मशीन के साथ में आपको रिप्लेसमेंट करने मिल जाएगा। ठीक, इग्नोरिंग इन्फ्लेशन एंड टैक्स डिटरमाइन करो ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 15% आपको दिए हुए 4 डेसिमल में, तो यही इस्तेमाल करना। अब कैसे आंसर निकालोगे, बहुत सिंपल है सर। हर ऑप्शन में तो आप पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो अब छोटा सा ब्रेक लेके तैयारी कर ली ताकि थोड़ा सा टाइम और बचा सकूँ आपका। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन लेते हैं, ध्यान से समझेंगे सर। 2 ही तो क्वेश्चन रिप्लेसमेंट पे देखने हैं रिवीजन में, उसको भी अगर हम फटाफट कर देंगे ख़त्म तो कैसे होगा। ठीक है,
मान लो कि हमने आज मशीन खरीदी और 1 साल चलाएंगे और बाद में बेच देंगे, तो क्या होगा, कॉस्टिंग क्या आएगी, आप ध्यान देना। आज हमें 60,000 रुपये लगेंगे मशीन खरीदने के, 1 साल चलाने की 16,000 की कॉस्ट है, और उसको बेचेंगे तो 32,000 मिलेगा। ठीक है, ये देखो, ये हमारा पहला ऑप्शन है कि अगर हम हर साल नई मशीन खरीदते हैं तो 60,000 देना पड़ेगा, 16,000 की कॉस्ट लगेगी, 32,000 में बेच देंगे। आया ये डिटेल? ठीक है, उसके बाद क्या होगा सर, इसी पॉइंट पे वापस यही तीनों कैश फ्लोज रिपीट होगी। मैं आपको एक अंदाज़ा दे रहा हूँ, वापस मिटा दूंगा मैं। ये देखो, ये आपको ऐसा दिखेगा अगली बार जब नई मशीन खरीदोगे। ठीक है, फिर और एक बार जब नई मशीन अगले साल खरीदोगे तो ये ऐसा दिखेगा, देख रहे हो। फिर ये आपको अगली बार नई मशीन खरीदोगे, ये ऐसा दिखेगा। यानी हर साल ये कॉस्टिंग आती जानी है। ठीक है, डीम्ड करो, और ये हर ऑप्शन में ऐसा ही रहेगा। चलो तो वापस हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना अपने को। ठीक है, रिप्लेसमेंट साइकिल बना रहे हैं हम, कोई 1 साल के लिए कैलकुलेशन करके घर थोड़ी जाना है, साइकिल बनाना है, तो रिपीट होने वाली है हर साल ये कैश फ्लोज। ये माइंड में बिठाओ, विजुअलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, हमने अगर मशीन को 2 साल चलाया और फिर रिप्लेस करी, फिर 2 साल चलाया, फिर रिप्लेस करी, तो क्या होगा, तो हमारी कैश फ्लोज 16,000 की आएगी। स्टार्टिंग में कॉस्ट लगेगी, पहले साल का रिपेयर मेंटेनेंस, दूसरे साल के रिपेयर मेंटेनेंस का ये टोटल है 18 और 4,000 22,000। आप देखना यहाँ पे कितना है, 18 और 4 22,000, और 24,000 में आपने उसको बेच दी, तो सैल्वेज वैल्यू। ये हर 2 साल की कॉस्टिंग दिख रही है, कैश फ्लोज आपको दिख रही है। ठीक है, आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये हर 2 साल की कैश फ्लोज है, और ये रिपीट होने वाली है बाद के 2-2 सालों में भी, मान के चलो। ठीक है, ठीक है सर। ऐसे ही हमने 3 साल चलाया तो क्या कैश फ्लोज आ रही वो निकाल लिया, 4 साल चलाया तो क्या कैश फ्लोज आ रही वो निकाल लिया। अब क्या करना है सर, बहुत सिंपल, सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। आप एक काम करो, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। आपके पास में 4 प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ 2 मिनट पॉज करके। ठीक है, देखो आ गई प्रेजेंट वैल्यू चारों की, ऑप्शंस जो हमारे पास थे। क्या मैं कंपेयर करके ये बोल सकता हूँ कि मेरी रिप्लेसमेंट साइकिल 1 ईयर की होनी चाहिए बिकॉज मेरी कॉस्ट वहाँ पे कम है? नहीं बोल सकते। बहुत सिंपल है ये जानना कि सर यहाँ तो कैश फ्लोज प्रेजेंट वैल्यू टोटल कॉस्ट की कम ही रहेगी, क्योंकि कैश फ्लोज 1 ही साल के हैं। इस वाले केस में कैश फ्लोज 4 साल के हैं तो ज़्यादा दिखेगी। एग्जैक्टली, थोड़ा सा ध्यान देना। प्रेजेंट वैल्यू तो आपने चारों ऑप्शन की निकाल ली, लेकिन इस प्रेजेंट वैल्यू में 1 साल, इस प्रेजेंट वैल्यू में 1 साल के कैश फ्लोज की कॉस्टिंग है, यहाँ 2 साल के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है, यहाँ 3 साल के कैश फ्लोज की है, और यहाँ 4 साल के कैश फ्लोज की है। ऐसे तो हमेशा आंसर पहला ही आएगा। कंपेयर नहीं कर सकते चारों को, क्योंकि बेस सेम नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में बेस सेम था, सारे ऑप्शंस में 4 साल के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू थी। यहाँ तो अलग अलग है प्रेजेंट वैल्यू, तो अब क्या करें? रिप्लेसमेंट साइकिल में यही होता है। बट एक चीज़ अच्छी है जो आप कर सकते हो, आप ये चीज़ नोटिस करना कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू भले ही अलग अलग टाइम की आ गई है, आप इन्हीं कॉस्ट को वापस इनकर करने वाले हो अपने अपने पीरियड के बाद। अगले 1 साल की प्रेजेंट वैल्यू जब निकालोगे तो भी यही आएगी, अगले 1 साल की निकालोगे तो भी यही आएगी, तो भी यही आएगी, तो ये तो चलता रहेगा। 1 ईयर रिप्लेसमेंट साइकिल में ये कॉस्ट चलती रहेगी, 2 ईयर रिप्लेसमेंट साइकिल में ये कॉस्ट चलती रहेगी, वैसे यहाँ पे भी, वैसे यहाँ पे भी, यानी कि ये परपेचुअल हो गया। अब क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल सर, आपको कुछ नहीं करना, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर 1 ईयर, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर 2 ईयर, क्योंकि उस न्यूमरेटर में जो कैश फ्लो है वो 2 साल की है, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर 3 ईयर, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर 4 ईयर।
जैसे ही आप टोटल कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर करते हो तो आपका क्या निकल के आएगा सर? हर ऑप्शन का इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट निकल के आएगा। अब आपको जो फिगर मिली है वो हर ऑप्शन में हर साल की फिगर है, जिसके अंदर सैल्वेज, रिपेयर, मेंटेनेंस और परचेस सब कुछ है। अब आप कंपेयर कर सकते हो ईएसी के बेसिस पे, जिसका भी इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट सबसे कम आएगा वो ऑप्शन चूज करो। देखो ये वो चार फिगर्स है, 46, 72, 98 और 124। इनको यहाँ पे लिया और नोटिस करना एन्युटी फैक्टर से डिवाइड किया हुआ है। ये 1 साल का है, ये 2 साल का है, ये 3 साल का है, ये 4 साल का है, क्योंकि न्यूमरेटर में भी कैश फ्लोज उतने साल की है। और इससे आपका आया इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट। हर साल मशीन रिप्लेस करने के लिए, मेरी वर्डिंग्स पे थोड़ा सा ध्यान देना, हर साल मशीन रिप्लेस करने के लिए मेरी कॉस्टिंग 52,997 जाती है अगर हर साल रिप्लेस करूं। हर 2 साल में मशीन रिप्लेस करने के लिए हर साल की कॉस्ट, ये पर ईयर है। अब ध्यान दो वापस, हर 2 साल में मशीन को रिप्लेस करने के लिए हर साल मेरी कॉस्टिंग 44,536 जाती है। हर 3 साल में मशीन रिप्लेस करने के लिए हर साल मेरी कॉस्ट 43,114 जाती है, और हर 4 साल में रिप्लेस करने के लिए एनुअल कॉस्ट मेरी 43,772 जाती है। रिप्लेसमेंट साइकिल इधर दिख जाएगा आपको, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, और यहाँ जो दिखेगा वो बेस सेम दिखेगा। एनुअल कॉस्ट टू रन द मशीन फॉर 4 ईयर्स, इस केस में, लास्ट वाले केस में एनुअल कॉस्ट टू रन द मशीन फॉर 4 ईयर्स, एनुअल कॉस्ट टू रन द मशीन फॉर 3 ईयर्स एंड देन रिप्लेस। अब आप बताओ, पर ईयर आ गई ना, बेस सेम हो गया। अब आप कंपेयर कर लो, हमारे लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा निकल के आ रहा है? 3 ईयर्स वाला। ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल शुड बी 3 ईयर्स, क्योंकि उस केस में हमारी एनुअल कॉस्ट सबसे कम है, 43,114। दैट्स इट। ये जो फिगर निकली है रेड वाली, ये सारे फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है। यही इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे करा है। मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, ये देखो, दोनों चीज़ें चालू कर लेते हैं, साइड बाय साइड समझा दूंगा मैं। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट का आंसर है, ये हमारा थोड़ा वर्किंग है बस, और क्या बोलूँ मैं, है ना। इंस्टीट्यूट ने देखो यहाँ 60,000 लिया था, हमने भी यहाँ पे 60,000 लिया। इंस्टीट्यूट ने ये 16,000 कैसे निकाला? इन दोनों का नेट ऑफ करके, 1 साल बाद का। इस केस में भी 60,000 है, हमारा भी 60,000 है। इंस्टीट्यूट ने 16 और 2,000 लिया है, ध्यान देना, हमने भी 16,000 लिया, और इन दोनों का नेट ऑफ करोगे तो 2,000 ही आएगा। इस तरह से इंस्टीट्यूट ने ये सारे कैश फ्लोज लिए। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने चालू करा प्रेजेंट वैल्यू निकालना। ये पहला ऑप्शन है, सॉरी, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। ऐसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। गेटिंग इट? आया समझ में कैसे करा? रिप्लेसमेंट डिसीजन में आपने क्या करा, इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट सबसे पहले निकाल ली, और सारे ऑप्शन में एक लिमिट डाल दी कि 4 साल बाद के कैश फ्लो सेम है तो उसको इग्नोर कर देंगे, और उसके पहले कि जितनी कैश फ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 साल की प्रेजेंट वैल्यू आई थी। ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल में आप क्या करते हो, 1 साल की साइकिल है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, 2 साल की साइकिल, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, 3 प्रेजेंट वैल्यू, 4 प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू तो आ गई है, पर सबका बेस अलग अलग है, किसी में 1 साल की कॉस्ट है, किसी में 2 साल की, 3 साल की, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एनुअल कॉस्ट में। तो अब हमारे लिए डिसीजन लेना आसान बन गया, क्योंकि आखिरी जो वैल्यू आ रही है वो है इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट। ठीक है सर, आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू। रिप्लेसमेंट डिसीजंस, अनफॉर्चुनेटली रेगुलर बैच या फिर ऐसा कुछ रेगुलर क्लास होती ना तो मैं आपको पूरा लिख लिख के बताता और डिटेल में 4 डिस्कशन और करते, पर यहाँ तो हमें अब आगे बढ़ना है। ठीक है सर, सो विद दिस वी एंड आवर कैपिटल बजटिंग का चैप्टर। एक को टॉपिक और बचता है, उसमें वो है एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, बट डोंट वरी अबाउट इट, आगे आएगा। आगे अगर नहीं भी आया तो मैं आपको एक दरख्वास्त करता हूँ कि आरटीपी नवंबर 2022 में वो क्वेश्चन था और वहाँ मैंने सॉल्व कराया और वो यूट्यूब पे भी है,
तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस चीज़ को कवर अप कर लो, क्योंकि अभी मैंने कवर यहाँ पे डाला नहीं है, तो अभी क्वेश्चन 13 ऐड करूँगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा, अभी ऊपर नीचे हो जाएगा और टाइम भी लगेगा। तो वहाँ कर लेना, आगे आए तो आगे भी हम ज़रूर कवर करेंगे। चांसेस है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आने के, बट वहाँ पे भी एक आध दो क्वेश्चन लेना है, तो आई डोंट नो, अभी देखा नहीं है। ठीक है सर, इसके साथ हम हमारा कैपिटल बजटिंग चैप्टर ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा फार्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं सर, हमने अभी तक क्या क्या देखा और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मेरे साथ रिवाइज कर लो। सबसे पहले हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी से स्टार्ट करा था। पहला फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। इसके बाद हमने देखा था कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू वन पी प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर टू द पावर एन टी। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्या है सर, इसी का ही पार्ट है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन टू द पावर एन -1 कर देते हो। फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू बहुत सिंपल है सर, ये इस तरीके से तो मुझे ज़्यादा समझ आता है फॉर्मूला रटने से। ये प्रेजेंट वैल्यू होती है, ये फ्यूचर वैल्यू होती है, बीच का रेट जो होता है वो या तो मल्टीप्लाई करोगे तो फ्यूचर वैल्यू निकलती है, डिवाइड करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू निकलती है। ठीक है, 1 प्लस आर को हम फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बोलते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। इसके बाद हमने एन्युटी वाला कॉन्सेप्ट देखा, जो कैपिटल बजटिंग में हमने बहुत इस्तेमाल करा है। आप ये मिस करो और वहाँ पे आधी चीज़ें आपको समझ नहीं आती। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी इंटू एन्युटी फैक्टर। अगर कोई भी कैश फ्लो 2 या उस साल से ज़्यादा से रिपीट हो रही है तो उसको एन्युटी कहा जाता है, और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका बहुत सिंपल बन जाता है इस फॉर्मूले से। परपेचुटी भी हमने सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से ही निकाला था, पी इंटू आर इंटू टी में। अब परपेचुटी में क्या होता है, टाइम नहीं होता, तो टाइम हटा दो, फिर जो बचा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर, तो ये हो गया पी इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय आर। ये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि पीरियोडिक कैश फ्लो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे में आ गया। इसके बाद ये बेसिक्स जो है, अभी रेशोज़ जो है ये हमने नहीं देखे, मतलब ये आपके इंटर से लिए हुए हैं मोस्टली, तो सीए इंटर का जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें से, तो एक बार आप गो थ्रू कर लो इसको। इसमें से हमने क्या देखा ये मैं बता देता हूँ। हमने ये 100 बेसिस पॉइंट वाला पार्ट तो देख चुके हैं, ये वाला सिक्योरिटी वैल्यूएशन में कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा, ये भी कवर होगा ग्रोथ वाला। सो डोंट वरी, ये आगे पीछे जाके सारे फॉर्मूलेस कवर अप होंगे, तब मैं डिस्कस कर लूँगा। उसके बाद हमने रिस्क मैनेजमेंट शुरू करा था, अगर आपको याद होगा तो। जी स्कोर निकालने के लिए हमने जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको एक्स माना था, ऑब्जर्वेशन, उसमें से मीन को माइनस करा तो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन आया। और इसी फॉर्मूले से, आप नोट करो, इसी फॉर्मूले से वार का फॉर्मूला बनता है। क्या है सर वार का फॉर्मूला? इस केस में क्या होता है, म्यू अगर हम 0 पकड़े तो फॉर्मूला बन जाता है z इज इक्वल टू एक्स बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत सिंपल है, एक्स क्या है सर, आपका वार है, और जेड स्टैंडर्ड डेविएशन को उधर भेजोगे तो जी स्कोर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। वार फॉर टी डेज इज इक्वल टू जी स्कोर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी डेज। ठीक है, अब ये टी डेज निकालने का तरीका क्या है, अगर हमारे पास 1 डे है तो अंडर रूट टी कर सकते हैं। अंडर रूट टी का भी लॉजिक बताया था मैं, कि वेरिएंस को आप कैलकुलेट करो। वेरिएंस अगर 10 दिन का निकालना है तो एक दिन के वेरिएंस को 10 से मल्टीप्लाई करो, और आप सब पे स्क्वायर रूट डालोगे तो आपका बराबर आंसर आता है। ये वार फॉर टी डेज, इतना पार्ट जो है आपका वार बन जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हमने सीखा इस फॉर्मूले से, कि टी डेज के लिए निकालना है तो अंडर रूट टी से मल्टीप्लाई कर दो 1 के लिए। पोर्टफोलियो वरायंस, ध्यान देना यहाँ पे फॉर्मूला वही है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, बस फ़र्क क्या है कि हमने वेट्स इस्तेमाल नहीं करते, इसका भी मैंने लॉजिक बताया था। अब आपको नॉर्मल वरायंस निकालना है, ठीक है, पोर्टफोलियो वार निकालना है तो वार रख दो बस, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट को मत भूलना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने चालू करा था कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। क्या ध्यान में रखना है सर, कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में ये टाइमलाइन ज़रूर याद रखना है। पहला तो कैश फ्लो यहाँ पे होता है, इनिशियल कैश फ्लो कहते हैं इसको, ठीक है, इसको कहते हैं इनिशियल कैश फ्लोज। फिर जो दौरान होता है 5 साल 3 साल जो भी होगा, तो वो हो गई ऑपरेशनल कैश फ्लोज, और तीसरा हो गया टर्मिनल कैश फ्लोज। जब आप इन तीनों कैश फ्लोज को प्रेजेंट पे लाते हो डिस्काउंटिंग करके, तो उसका टोटल करने पे आपका आता है एनपीवी। एनपीवी अगर आपका पॉजिटिव जा रहा है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, ज़ीरो जा रहा है तो भी एक्सेप्ट कर सकते हो, और निगेटिव जा रहा है तो रिजेक्ट कर सकते हो। मैंने ज़ीरो पे एक्सेप्ट क्यों करना ये भी बताया था। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालना है तो बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल कर दो। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको निकालना मैंने पहले बताया था बेसिक्स में, उसी चीज़ को बस आर माइनस बार आर की जगह पे आप कैश फ्लो माइनस बार कैश फ्लो रख लो, प्रोबेबिलिटी दी है। तो एनपीवी निकालना है तो एनपीवी माइनस बार एनपीवी,
और स्क्वायर। पर एक चीज़ कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, सबसे पहले आप डेविएशन लेते हो, निगेटिविटी माइनस करने हटाने के लिए आप स्क्वायर करते हो, फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल करते हो तो वेरिएंस आता है और उसको स्क्वायर रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने देखा था रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न है, और ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है। न्यूमरेटर में रिस्क आता है, डिनोमिनेटर में एनपीवी ले लो अगर कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है तो। अदरवाइज कहीं और पे भी इस्तेमाल हो रहा है तो ये सिंपल याद रखो, इसका कॉन्सेप्ट है रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय आर आई, ऐसा फॉर्मूला बनेगा इसका। तो आप फॉर्मूले को रटो मत, समझो, जगह बदलेगी तो फॉर्मूला बदलेगा। बहुत बढ़िया सर। हिलियर्स मॉडल का ध्यान रखना, थोड़ा सब्जेक्टिव है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर क्या कर सकते हैं, सिलेबस का पार्ट है। इसमें एक ही चीज़ डिफर करती है, वो है 2T, डबल डिस्काउंटिंग करते हैं हम। पहले साल के वेरिएंस को दूसरे साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे साल के वेरिएंस को चौथे साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉमिनल कैश फ्लो, रियल कैश फ्लो आपने देखा था। नॉमिनल कैश फ्लो इज नथिंग बट रियल कैश फ्लो को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना, बहुत सिंपल। 1 प्लस नॉमिनल डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। ये ध्यान देना, ये जो इन्फ्लेशन है ये आप प्रिंसिपल पे भी लगाओगे और रिटर्न पे भी लगाओगे, तब जाके प्रॉपर रेट आपका आएगा। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट आपने देखा होगा, ये पार्ट होता है रिटर्न का जहाँ पे बिना किसी रिस्क के हमें रिटर्न मिलता है, और ये पार्ट होता है कंपनी जितना रिस्क लेने पे, फर्म जितना रिस्क लेने पे प्रीमियम कितना मिलना चाहिए, और उस फर्म को हमारे रिस्क फैक्टर प्रोजेक्ट के रिस्क इंडेक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा कि भैया ये पार्ट क्या है, प्रोजेक्ट जितना रिस्क लेने के लिए कितना प्रीमियम मिलना चाहिए। यही फॉर्मूला है सर आगे जाके कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल का, तो वापस दोहराऊंगा ज़रूर। ठीक है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। भैया देखो, मुझे लग रहा है कि हर साल मेरी 100 रुपये की कैश फ्लो हो सकती है, लेकिन उसमें से मैं 60 रुपये की कैश फ्लो पे ही कॉन्फिडेंट हूँ, तो मेरा फॉर्मूला बन गया 60/100, यानी कि 0.60 इज़ द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट। अगर आपकी कैश फ्लो अब 60 आ चुकी है, ध्यान देना, तो मल्टीप्लाई जो प्रेजेंट वैल्यू जब निकालोगे तो वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से ही निकालना है, क्योंकि अब जो कैश फ्लोज है 60 की, ये भी रिस्क फ्री हो चुकी है। सेंसिटिविटी एनालिसिस हमने देखा, चेंज इन बेस वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, ये है सेंसिटिविटी निकालना किसी भी चीज़ की। और चेंज कितना लाते हो, जब तक एनपीवी ज़ीरो हो जाती है, सो वो चेंज, मतलब सेलिंग प्राइस एट विच एनपीवी गोज टू ज़ीरो और माइनस एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस, ऐसा करो, या एग्जिस्टिंग माइनस वो करो एट एनपीवी गोज टू ज़ीरो, तो आपकी सेंसिटिविटी आती है। ये निगेटिव नहीं आना चाहिए आंसर। सिमुलेशन एनालिसिस की मैंने स्टेप्स बता दी, ये लिख पढ़ना है तो पढ़ लो, अदरवाइज मैंने बताया था वो क्या करते हैं हम। सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी लेते हैं, फिर उसका रेंज बनाते, ठीक है। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 0.02 और 0.05 है तो इसका रेंज बनेगा 00 से 01, और इसका रेंज बनेगा 02 से 04, लास्ट नंबर नहीं लेना, ठीक है। 99 तक आता है। उसके बाद में रैंडम नंबर्स क्वेश्चन में दिए होंगे, उस नंबर को पता लगाओ कहाँ पे है, और उसकी रिलेटेड साइड वाली कैश फ्लोज ले लो, लाइफ ले लो, या डिस्काउंट रेट, आगे हो सकता है कुछ और दिया जाए, और एनपीवी निकालो। एनपीवी निकालने का तो तरीका वही है। इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट, आपको लग रहा होगा कुछ नया फॉर्मूला है, बिल्कुल नया फॉर्मूला नहीं है। ये क्या है सर, आपका एन्युटी है, तो ये एन्युटी वाला ही फॉर्मूला है मेरे भाई। एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर करोगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाएगा। उसी फॉर्मूले को बस इधर घुमा दिया, 4 वर्ड बदल दे तो नया फॉर्मूला बन गया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, हमने क्या करा था, अलग अलग तरह की जो कैश फ्लोज हो रही है, ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, टोटल करी तो 379 आया, और उसको डिवाइड करा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से, तो अब एन्युटी आ गई 100 की, जो हर साल डिवाइड कर सकता हूँ। यानी कि वो अलग अलग कैश फ्लो मिलना क्या और हर साल 100 मिलना क्या, वन एंड द सेम थिंग। एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू देखना, आप जो अभी तक एनपीवी निकालते आए थे उसी तरीके से एनपीवी निकालो, उसको क्या बोलते हैं, बेस केस एनपीवी। बस होता यह है कि प्रोजेक्ट में जब आप पैसा लगा रहे हो, लेट से 200 करोड़, और उसमें से मान लो 50 करोड़ आपने अगर डेट से फाइनेंसिंग करी होगी, पैसा कहीं ना कहीं से तो आया होगा, आपके पास इतना तो है नहीं 200 करोड़ का, तो आप 50 करोड़ का अगर डेट से फाइनेंसिंग करते हो तो इस पर देना पड़ता है मालिक मेरे को इंटरेस्ट, और इस इंटरेस्ट को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बोलता हूँ एक्सपेंस। इस एक्सपेंस पे मेरे को होती है टैक्स की सेविंग, वो टैक्स की सेविंग लेना है, ठीक है। वो टैक्स की सेविंग अलग अलग सालों में होएगी, ये टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब उसकी जब प्रेजेंट वैल्यू ले लोगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। मान लो ये 100 रुपये की आ रही थी मेरी एनपीवी, और मैंने टैक्स सेविंग कंसिडर कर ली लेट से 20, तो अब वो हो गया 120 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडीज। ये जनरली फॉर्मूला का पार्ट है, पर ये छोड़ के चलो आता नहीं है आपको।
मतलब आपको नहीं आता ऐसा नहीं, एग्ज़ाम में नहीं आएगा ऐसा मेरा मानना है। आपको तो क्या नहीं आता सर। इसी के साथ ख़त्म हुआ। अगला चैप्टर है अपना सिक्योरिटी एनालिसिस का, आप अगले लेक्चर में देखते हैं। बाय बाय। ज़रूर शेयर करिए दोस्तों के साथ में, अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो थोड़ी बहुत हेल्प हमारी भी हो जाएगी। सी यू।